क्या है? ये क्विंबियाओ ने अचानक अपनी आंखें से खोल ली और फुसफुसाया, ये तुम्हारे लिए सस्ता है। मीडुसा ने भौहें चढ़ाई, मुझे इससे क्या फायदा? ये क्विंबियाओ शर्मा गया और मीडुसा के कान के पास झुक गया और मच्छर की तरह बोलने लगा। क्या? ये सुनने के बाद मीडुसा ने अचानक अपना शरीर सीधा किया और पाया कि उसकी आवाज बहुत तेज थी और फिर उसने तुरंत अपना मुंह कर लिया। उसके सामने की 2 आंखें बहुत उतार चढ़ाव वाली थी, जो अधिक भयंकर, आरामदायक इत्यादि है। वो अजीब तरह से शर्मसार करने वाला लगता है। हालांकि जब कोई महिला इस विषय पर बात करती है तो उसे शर्म आती है, लेकिन उसका चेहरा खुशी से भरा होता है और चर्चा का विषय और अधिक गहरा होता जा रहा है। पीछे की बात करते हुए मीडुसा ने वो दृश्य भी फुसफुसाया जो उसने पहले देखा था। ये कैसे हो सकता है? सिस्टर यूयू का चेहरा इतना पतला है, यूयू का चेहरा पतला है, लेकिन जिंगू का गला मोटा है, इसलिए वो सख्त होगा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आउच! मीडुसा ने अचानक अपना मुंह ट्वीट किया, उसकी संकीर्ण आंखों ने ये क्विंबियाओ पर नजर डाली और कहा, आप क्यों नहीं? नहीं, अनायास अनुमान मत लगाओ। ये क्विंबियाओ ने घबराहट से इनकार करते हुए कहा। मीडुसा के साथ दूरी भी खुली। क्या दर्द होता है? मीडुसा फुसफुसाते हुए करीब झुक गया। ये क्विंबियाओ चौंका, उसके सिर पर 3 प्रश्न चिन्ह थे। मानो वही कह रहा हो जो आपने कहा था। ये वो क्षण है जब वो एक महिला में बदल गई। मीडुसा बाहर कूद गया, मानो जीवन के दर्शन पर चर्चा कर रहा हो। ये सुनकर ये क्विंबियाओ शर्मा गया और अपना सिर अपनी गर्दन में वापस लेने का इंतजार नहीं कर सका। काफी देर की खामोशी के बाद वो धीरे से मुंह बनाया। इसके बाद दोनों महिलाएं बंद कमरे में सिमट गईं और उस तरह की चीजों के बारे में विभिन्न विस्तृत चर्चाएं करने लगी। लिंगियन मंडप का महल बहुत पहले ही बनकर तैयार हो चुका है। यूयू और अन्य महिलाओं की इच्छा के अनुसार आंतरिक सजावट भी पूरी की गई। परिणामस्वरूप महिलाएं खरीदी गई हवेली से महल में चली गईं। महल को आधिकारिक तौर पर 4 छोटे समूहों में बांटा गया है। यूयू और नांग यानरान, याओई और मुकियान कियान, मेडिकल किंग याओ और मीडुसा, तांग हुए और ये इरेन। शहर के पूर्वी हिस्से में अचानक एक विशाल महल बनने की खबर का प्रचार स्वाभाविक रूप से सभी ने किया। विशेष रूप से हवेली के सामने लिंगियन मंडप का एक विशाल पत्थर का स्मारक खड़ा है। इससे भी अधिक केवल आधे दिन में ये पूरे मिडल फॉरेस्ट सिटी में फैल गया। राजा लिनिया के 3 प्रमुख परिवारों के मुखिया एक साथ एकत्र हुए और फिर से चाय पी। देखते ही देखते 40 से अधिक दिन बीत गए। फैंगन शहर के बाहरी पर्वत श्रृंखला के ऊपर गगन दुनिया में अचानक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी। बादल और धुंध अचानक उभरी, पहाड़ों के ऊपर तेजी से एकत्र हुए और कुछ एहसास हुई वे लगभग 100 मीटर दूर एक विशाल गरज वाले बादल में संघनित हो गए। दुनिया में यह भारी बदलाव भले ही चिंगू ने अल्लाह प्रतिबंध की व्यवस्था की, फिर भी इसने अधिकांश लोगों का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने आश्चर्यचकित आंखों से वहां पर्वत श्रृंखला की ओर देखा। दिल्ली, एक फार्मासिस्ट ने कहा, अलगाव और निषेध के अस्तित्व के कारण हर कोई की ग्रेड को सटीक मूल्यांकन नहीं कर सका, लेकिन एकमात्र चीज जो पूरी गड़गड़ाहट का कारण बन सकती है वो 7वीं रैंक या उससे ऊपर की दूरी है। इसलिए पहाड़ों में 7वीं श्रेणी का कीमियागर है जो 7वीं श्रेणी की दूरी को परिष्कृत कर रहा है। कुछ लोगों के दिल गर्म है क्योंकि इस समय कीमियागर को नैनो का विरोध करना पड़ता है और बाह्य अंगों से बचाव करना मुश्किल होता है। इस 7वीं दर्जे के कीमियागर के हाथ से 7वीं दर्जे की दूरी को तारांकन करने की बहुत संभावना है, लेकिन अधिकांश लोग शांत होते हैं और जब तक वे हताश नहीं होते कोई भी 7वीं श्रेणी के कीमियागर को हटाने को तैयार नहीं होता। अंत में कई दूर पर्वत श्रृंखला की दिशा की ओर टूला। महल के ऊपर चांद सफेद वस्त्र पहने हुए कसी हुई कमर वाली पतली महिला ने अपने बगल में यूनियन से पूछने के लिए अपना सिर झुकाया। यूनियन ने थोड़ा सिर हिलाया। कुछ समय पहले उन्होंने बनयान यानी कि मेरी मास्टर को 7वीं रैंक की छोटी उर्दू को परिष्कृत करने में मेरी मदद की थी। इस बार वो पीछे हट गया, जो 8वीं दर्जे के कीमियागर के रूप में पदोन्नत होना चाहता है। इस स्थान पर यूनियन नालांग यानरान को वो सब बता सकती है जो चिंगू ने खुद से कहा था। नालांग यानरान हैरान थी, इस अवधि के दौरान उसे कुछ छूट गया था और जूनियर 8वीं कक्षा का फार्मासिस्ट बनने वाला था। 8 स्तरीय फार्मासिस्ट, यही वह अस्तित्व है जो उनके भूमि पर हवा और बारिश को बुला सकता है। यू कुआंग ने नालांग यानरान को चौंका दिया कि लगाई। यूनियन थोड़ा मुड़ा और अपने रेशमी काले बालों को सहलाया और फिर धीरे से कहा, चलो अपने भाई के बारे में बात करते हैं। आपने उनका दिल निकल लिया, अब आप कैसे हैं? ये सुनकर नालांग यानरान अपने मुंह के कोने पर मुस्कुराई, अपनी उंगलियां चटकाईं और उसकी उंगलियों से एक छोटी सी लाल लौ उठी। नालांग यानरान ने मुस्कुराते हुए कहा, उस समय के दौरान जब मैंने इस युवा फॉलन हॉट फिल्म को परिष्कृत किया तो मैंने फॉलन हॉट फिल्म के विकास के लिए कुछ जानवरों की आंखों को निगल लिया। हालांकि ये छोटे भाई जितना अच्छा नहीं है, लेकिन आदत नहीं है। फायर, खेती का आधार कहां है? यूयू की आंखें शांत थीं क्योंकि नालांग यानरान ने अपनी आभा प्रकट किए बिना अपनी कीमी नियंत्रण तकनीक का उपयोग किया। यूयू नालांग यानरान के वर्तमान साधना आधार को नहीं देख सकी। नालांग यानरान ने सांस का संकेत दिखाया और मुस्कुराया। शिक्षक चोंच मारने से पहले मुझे सम्राटों के पद पर पदोन्नत किया गया था। 8 सितारा टूसू, यूयू ने हल्की से कहा, ताकत की बात करते हुए वो पहले से ही टूसू से लड़ सकती थी। हिस्ट्री, नालांग यानरान ने एक सांस ली। उसे कैसा महसूस हुआ कि शिक्षक की साधना गति उसके कनिष्ठ भाई के करीब आ रही थी। तुरंत बस दोनों के बीच बातचीत चल रही है। अलगाव और प्रतिबंध के प्रभाव में हर कोई यह नहीं देख सका कि अंदर क्या हो रहा था। बेहतर, चिंगू ने 0 को दूरांक की गुली की गड़गड़ाहट की ओर निर्देशित किया। इसे गुली की गड़गड़ाहट के बपतिस्मा से गुजरने दिया और पूरी तरह से काली सोने में विकसित किया। अचानक चिंगू ने भौहें चढ़ा दी। उसकी आत्मा की धारणा के तहत ये पता चला कि अलगाव निषेध के भीतर हत्या निषेध पर 2 स्टार डोजो मक्खियां मर रही थी। हजारों हवाई परिवहन बिंदुओं को श्रेय दिया जाता है। बेजोड़ आभा वाली दुरंग वाले डैनी ने 0 के शरीर पर भारी प्रभाव डाला। टकराना, एक विशाल बमबारी गूंज उठी जिसमें आकाश में शून्यम थे जिसे दर्जनों मीटर तक खदेड़ दिया गया। वहां पर अभी भी बैंगनी रंग का आभास था और इस समय ये पूरी तरह से काला था। काला सोना आकाश दानव प्रकृति के कानून में दर्ज दानव प्रकृति का उच्चतम स्तर। दुरंग वाले डैनी का गिरना जारी रहा और शून्य को अवशोषण का विरोध करना कठिन बना रहा और शरीर की सतह पर काली सोने की चमक और अधिक गहरी होती गई। दो रंगों वाले डैनी को अवशोषित करने के बाद चिंगू ने शून्य वापस ले लिया और आकाश दानव प्रकृति पर स्विच कर दिया। बूम, उस दिन दानव प्रकृति का आधा शरीर गहरे सोने में बदल जाने के बाद दुरंग वाले डैनी ने लगभग 10 मिनट तक निश्चल से विस्फोट किया। सभी की चौंका देने वाली आंखों के सामने घने बादल धीरे-धीरे पहाड़ों से लगभग 100 मीटर ऊपर तक फैल गए। यूं बुदबुदाया, अब आपकी शक्तिशाली भावना को महसूस करते हुए जो गायब हो गई। जैसे ही वज्रपात छट गया, आधा सुनहरा शरीर और आधा सुनहरा आकाश दानव प्रकृति ने पैरों के धुआं पर कदम रखा और जगह विकृत हुई। एक उपहास हुआ और चिंगू के सामने प्रकट हुआ। चिंगू ने अपनी बात की स्थिति को सिकुड़ लिया। यह मांसपेशियों से भरा एक विस्फोटक एहसास जैसा लग रहा था। ये बेहद कठोर था, लेकिन वास्तव में ये सामान्य मानव त्वचा की तरह ही मुलायम था। आओ, मुझे मुक्का मारो। बूम, जब चिंगू की शब्द गिरी तो स्काई डायमंड पपेट ने मुक्का मारा। चिंगू ने धीमी आवाज करते हुए विरोध करने के लिए अपना सिर उठाया और स्काई डायमंड पपेट कुछ कदम पीछे हट गया। आकाश दानव प्रकृति की मुट्ठी की ताकत के अनुसार चिंगू ने इसे 6 सितारा टूसू माना। अब से तुम्हें ही कहा जाएगा। चिंगू ने इसे एक नाम दिया। कुछ ने प्रतिक्रिया में सिर हिलाया। एक आय लेने के बाद चिंगू ने फिर से शून्य जारी किया। मुझे मारो। बूम, जैसे ही आवाज गिरी चिंगू की आकृति गुप्त कमरे में विशाल शिलाखंड से टकराते हुए सीधी उड़ गई। विशाल चट्टान में सीधी घनी दरारें पैदा हो गई जो तुरंत भीड़ ढह गई जिससे चिंगू उसमें दब गए। उछाल, तुरंत बेकार चट्टान के ढेर से एक विशाल आभा फूट पड़ी और फिर सभी बेकार चट्टानें उड़ गईं और चिंगू काला कवच पहने हुए एक भद्दे चेहरे के साथ जमीन से उठ खड़ा हुआ। 0 की ताकत उसकी उम्मीद से ज्यादा थी और उनके मारने की गति उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज थी। वस्त्रों पर पत्थर की धूल छिड़कने के बाद चिंगू ने रिंग में शून्य एकत्र किया। 1 स्टार फाइटिंग सीन के प्रारंभिक चरण में शून्य शक्ति। गुप्त कमरे में कीमिया की अवधि के दौरान चिंगू के पास गिनती करने का समय था। यदि पिछले दिनों को बात किया जाए तो कीमिया शुरू होने में 35 दिन बचे थे। यदि आप इसके स्थान पर 7 या 6 का उपयोग करते हैं तो यह निश्चित रूप से उन राक्षस प्रकृति की गुणवत्ता को प्रभावित करे। बाकी समय में आइए इराक के लोगों को और अधिक जानने और चीजों के बारे में सोचने के लिए खोजें। चिंगू ने सफाई की और वापसी समाप्त की। जहां तक खेती के आधार में सुधार की बात है, फिलहाल इसके बारे में न सोचें। मूर्तियों की कैद वाली शक्ति एक विशाल ब्लैक होल की तरह है। भारी मात्रा में ऊर्जा के बिना ये बिल्कुल भी नहीं रुक सकती है। बाहर निकलने के बाद चिंगू की आत्मिक शक्ति पूरे फैंगन शहर में फैल गई और वो जानता था कि यूनियन और अन्य लोग कहां थे। चिंगू को उम्मीद नहीं थी कि याओई भी आएगा। याओई को देखकर चिंगू को अचानक एहसास हुआ कि उसे उसके लिए थोड़ा खेद है। ऐसा लग रहा था कि उसने याओई को बहुत देर के लिए ठंड में छोड़ दिया था। हालांकि यह जानबूझकर नहीं किया गया था। वह एक ऐसी महिला के लिए दया से भरा था जो शायद परिवार को छोड़कर लिंगान मंडप में शामिल हो सकती थी। चिंगू की आत्मिक शक्ति की धारणा के तहत उन्होंने पाया कि याओई की खेती की विलास सितारा दुनिया में थी। चिंगू ने भौहें चढ़ा दी और महल की ओर चलना बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां कोई नहीं बचा था और फिर सिस्टम चालू कर दिया। ईगल और फीनिक्स की जासूसी करने के लिए उस दिन सैकड़ों हजारों भाग्यान खर्च करने के बाद चिंगू के वर्तमान भाग्यान का विधि 110,000 शीश है। लड़कियों को क्या पसंद है ये जानने के लिए मैंने सिस्टम ऑन कुछ की स्त्री उत्पाद ढूंढे। स्पिरिट सेट के टुकड़े के बदले में 6000 का समय लगा जिसका उपयोग याओई की खेती के आधार को बेहतर बनाने के लिए किया गया था, लेकिन केवल दोनों की स्पिरिट खेती के आधार के लिए उपयोगी था। उसने एक खूबसूरत खंजर के बदले में 7000 खर्च किए और फिर याओई को बताया कि यह उसके शरीर के करीब है। यूं ने भी नहीं दिया और उसे निश्चित रूप से छुआ जाएगा। चिंगू ने ऊंची नीली से मेल खाने वाली लाल कुर्सी पोशाक को बनाने के लिए सिस्टम से 1000 भाग्यान खर्च किए। जहां तक स्टॉकिंग्स की बात है, चिंगू के हाथों गति से उनका आदान-प्रदान हो गया था और वो वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता था। असली वहां मुकियान कियान भी था जिसने उसने अचानक कोई को ढूंढ लिया और उसे दे दिया। चिंगू ने ये भी कहा कि उसकी मां ने इसे खुद पर छोड़ दिया था। चुनाव के बाद कई महिलाओं को भार देने के बाद चिंगू ने फिर से ये के बारे में सोचा। उन्होंने सिस्टम से फीनिक्स विषाणु के पियानो स्कोर का भी आदान प्रदान किया। 0708 के बाद भविष्य की जरूरतों के लिए एक और ढेर का आदान प्रदान हुआ। चिंगू सिस्टम से हट गए। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, चिंगू फैंगन शहर के पूर्व में महल में पहुंचे। संप्रदाय के अंदर के महल के विपरीत महल एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें केवल मुख्य हॉल, साइड हॉल और हॉल होते हैं। लिंगान मंडप में यह महल 10 से अधिक रूम में विभाजित है जो अंदर और बाहर में विभाजित है। सूरज चमक रहा था, दोपहर का समय था। महल के सबसे बड़े कमरे में यूं नंग सोफे पर चुप थी। उसके हाथ में चिंगू के लिए व्यक्तिगत रूप से बनाया गया एक काला वस्त्र था जिसमें सूर्यकांत से नाजुक बनावट की रूपरेखा तैयार की गई थी। यूं एक सिलाई चलती है। सीमा छोड़ने के बाद चिंगू को आश्चर्यचकित करने के लिए उत्सुक है। नंग सोफे से कुछ ही दूरी पर एक कुर्सी पर याओई ने बेटे के रूप में कपड़े पहने हुए अपने हाथ में एक बूट पकड़ा हुआ था जो स्पष्ट रूप से एक आदमी द्वारा पहना जाता था जो वैम्पायर के साथ सिला हुआ था। यूं की तरह याओई टाके और टाके को लेकर बहुत गंभीर है। इस अवधि के दौरान याओई यूं के साथ रही और चिंगू के पहनने के लिए चीजें लेने का प्रस्ताव रखा। हालांकि दोनों महिलाओं में से एक राजकुमारी है और दूसरी सुजन है। महिला सेलिब्रिटी बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। तथाकथित देवियां और कुछ नहीं है। ये भी लगभग पूरा हो चुका है। यूं के हाथ में सुई और धागा बागी से होकर गुजरा और एक गांठ आगे से बांधने के बाद काले धागे को यूं के हल्के चक्के से चुपचाप तोड़ लिया गया। अपने हाथ की हथेली को पलटते हुए सुई और धागे को अंगूठी में एकत्र किया गया था। यूं नंग सोफे से खड़ा हुआ सिलने वाले वस्त्रों को हिलाया और मुस्कुराया और कहा, चलो एक नजर डालते हैं। मैं बड़ा या छोटा होऊंगा, बदलो। सिस्टर यूं, आपकी दृष्टि वास्तव में अच्छी है। ये
शरीर की लड़ाई देखी है तो जुई आंखों से पानी टपक रहा है और भाव आंखों की पूरी वसंत से भरी हुई है। काफी देर तक चिंगू द्वारा दिल लगाए रहने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि वो यूं की कमी में है तो उसने घबराहट में चिंगू को छत से दूर धकेल दिया। उसी समय उसके हृदय में खुशी का विस्फोट हुआ और ऐसा लगा कि वह भी प्रति आ सकता। चिंगू द्वारा अभी उसके कान में कहे गए शब्द के बारे में सोचते हुए चिंगू द्वारा खुद को जाने देने के बाद याओ घबराकर यहाँ से भाग गई। चिंगू ने पीछा नहीं किया, यूं ने इसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, अपने होंठ भींचे और फुसफुसाया, ये कैसा चल रहा है? चिंगू को पता था कि यूं क्या पूछ रहा है और उसने कहा हालांकि यह अपेक्षित हासिल नहीं कर सका लेकिन ये बुरा नहीं है। यूं ने अपने सामने चिंगू को देखा, काले कपड़े पहने हुए, वो लंबा और सीधा था, उसकी तिरछी बाहियों पर काली आंखें थी। वो यहाँ चुपचाप खड़ा था लेकिन हल्की हल्की उस विस्फोट और पृथ्वी की एक प्रभावशाली शक्ति झलक रही थी। यूं आगे बढ़ी और चिंगू की छत से आंखों चिंगू की वस्तु को खत्म करने के तुरंत बाद वह चिंगू की बाहों में घुस गई, चिंगू की कमर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसके विचार दूर तक उड़ गए। यूं ने सोचा था कि जब उसने पहली बार चिंगू को देखा था तो यह छोटी सी गुफा थी। उसकी आंखें कातर थी पर बुरी नीयत का छिपा हुआ था। उसने सोचा कि वह नहीं जानता लेकिन जब वह अपरिपक्व था तो वह उसे उजागर नहीं करना चाहता था। गुफा में एक साथ रहने के बाद खुद को बाहर जाने से बचाना, उसकी बहुत देखभाल और विचारशील देखभाल करना यूं के दिल को वसंत की हवा की तरह महसूस होने दिया। उस पल से प्यार नाम की किसी चीज का एक झोंका चुपचाप मेरे दिल में उतर गया। इसके बाद मैंने स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए वो गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रेस्बिटेरियन में अपने चेहरे की देखभाल करने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत से याराना से लड़ाई की। तब से मानो पूरी दुनिया ही बदल गई है। मेरे साथ यह पहले कभी नहीं हुआ था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा और मुझसे लगभग 10 साल छोटी लड़की का क्या होगा। ये सुनकर कि वह दूर रेगिस्तान में गया था वह बहुत क्रोधित हुआ और जब वह आठ जनजातियों के नेताओं से घिरा हुआ था तो वह क्रोधित हुआ। ये सुनकर कि वह मुझे रहना चाहता है उसने संप्रदाय के मामलों को भी स्थगित कर दिया और पीछे रह गया। उस क्षण के बाद हर समय उसकी भावनाओं पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वह अपने बारे में बात करेगा और सत्ता के दिनों में वह उसे बिगाड़ देगा। जब वह अपना आपा खो देगा तो वह अपना पीछा करेगा। सिस्टर यूं चिंगू थोड़ा चकित होकर फुसफुसाई, ये कहां से आया? चिंगू के शब्दों ने यूं के दूर के विचारों को वापस ला दिया और तुरंत अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया जिससे चिंगू थोड़ा असंतुष्ट दिखे। चिंगू को समझ नहीं आया इसलिए उसे बहुत गलत महसूस हुआ और उसने जानबूझकर पूछा आप अपनी राजकुमारी याओ के साथ कमरे में क्या बात कर रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस महिलाओं के मामले पर बात की थी। यूं को लगा कि उसे एक बेहतर समय ढूंढना होगा और उसने चिंगू को वस्त्र सौंप दिया। चिंगू ने भी उसे छेड़ा नहीं, उन्होंने नाजी से एक छोटी सी जैतून निकाली और यूं को दी। ये पहली 8वीं श्रेणी की गुड़ी है जिसे मैंने पुरस्कृत किया है। ये बहुत यादगार है और मैं इसे आपको दे दूंगा। फिर चिंगू ने गुड़ी का नाम और प्रभाव समझाया, इसका स्मरणीय महत्व है। यूं ने ध्यान से बूतल का स्टॉपर खोला, बूतल ने दूध पी ली, गुड़ी पर नजर डालने के बाद यूं ने घूंटी और उसे रिंग में डाल दिया। उसके बाद यूं ने चिंगू की ओर देखा, अपने लाल होठों को काटा, झिझक के अचानक कहा तुम गलत जाओ। चिंगू हैरान था लेकिन आज्ञाकारी ढंग से मुड़ गया। हल्की सी आवाज आई और चिंगू कुछ परिचित थे। यहाँ यूं शर्मा गया और चीजें सौंप दी। इस समय चिंगू एहसास हुआ कि यूं ने अपने शरीर के बदले में पहना हुआ आंतरिक कवच हटा दिया था। चिंगू ने इसे लिया और उस पर भी गर्माहट का एक संकेत था, उस पर यूं की अनोखी खुशबू का स्पर्श था। चिंगू विनम्र नहीं थे, उन्होंने अपना काला दरवाजा खोला और यूं के सामने बांध लिया। तुम क्या कर रहे हो? यूं को लोगों को देखकर शर्मा रही थी और उसने तुरंत अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। मैं तो पूरा पति पत्नी हूं तो तुम क्यों शर्मा रही हो? चिंगू ने कपड़े पहनने की बात पलट कर कहा सिस्टर यूं ये कैसा है? क्या ये ठीक से फिट बैठता है? सीहोर कवच बड़ा नहीं दिखता था लेकिन इसे खुले और लचीलेपन से भरा था। इसे पहनने के बाद चिंगू को तंग महसूस नहीं हुआ। यूं ने उसके पैर की उंगलियों को देखा और धीरे से गुनगुनाया, उसके गालों पर झुनझुनी महसूस हुई। जैसे ही उसने खुद को बंधन से मुक्त किया उसने अचानक यूं कुछ सोचने लगी। चिंगू को अपना काला लबादा पहनने देखने के बाद उसने जल्दी से उसे अपने कमरे से बाहर धकेल दिया। इस दृश्य के दिन के दौरान दूसरा पक्ष क्या करेगा? चिंगू बिना कोई हलचल किए महल में लौट आया, इसलिए यूं और याओ के अलावा कोई नहीं जानता था कि चिंगू वापस आ गया है। जब चिंगू अपने दिल की बात बताने के लिए मीर से जाने वाला था तभी पियानो की आवाज आई और उसने चिंगू को आकर्षित कर लिया। ये हीरे सफेद कपड़े बांधे हैं, उनकी आंखें पानी से भरी हैं लेकिन उनमें हल्की बर्फीली ठंडक है, उनकी त्वचा लहरादार है, बर्फ गुलाबी रंग के साथ सफेद है, उनकी नसों उंगलियां लगातार तारों को तोड़ रही हैं और हॉल में पियानो की आवाज गूंज रही है जिससे लोगों को बेवजह आराम महसूस हो रहा है। महल में रहने के बाद ये यूं के दिन एक निश्चित समय पर एक टुकड़ा बजाने के लिए मुख्य हॉल में आते थे और आज कोई बात नहीं है। चांद पियानो की आवाज अचानक रुक गई और ये हीरे की 10 उंगलियों का विराम रुक गया। उसने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई और हॉल के कोने की ओर देखा, बाहर निकले। ठीक है चिंगू ने सोचा और जैसे ही अंतरिक्ष कांप उठा चिंगू की आंखें तुरंत हीरे के बगल में दिखाई दी। ये हीरे की लंबी पतली चपटी और तुरंत खड़ी हुई और चिंगू के लिए जगह बनाई। चिंगू अभी भी बंद नहीं कर सका जो हीरे ने किया। इसके बजाय आपको कुछ के तारों को देखना होगा और उन्हें अपेक्षाकृत लचीले ढंग से बजाने से पहले अपने हाथों को संबंधित स्थिति में रखना होगा। तार टूट जाते हैं और पियानो बजने लगता है। चिंगू ने वह ज्ञान पुरुष अध्याय की भूमिका निभाई। ये हीरे की तरफ खड़ी हो गई और ध्यान से सुनने लगे। गाना खत्म होने के बाद ये हीरे ने धीरे से बताया कि चिंगू ने बजाने में गलती की है। पुनश्च ऋण मास्टर के एनएन के लिए बदलाव चुने एक और अगली गायब है। उदाहरण के लिए किस स्थान पर पिछली गई है, किस स्थान पर नीचे पिच है और कहां गलत किया गया है। थोड़ी देर बाद ये हीरे ने उन सभी की ओर इशारा किया। वे इस क्षेत्र में निपुण होने के योग्य हैं और वे पीछे में हैं। चलो तुम इसे फिर से खेलो। ये हीरे मानवीय ढंग से कहा। चिंगू के पास मजबूत महारत और याददाश्त थी। उसने कहा अंत खेलने के बाद चिंगू ने उन सभी पर ध्यान दिया और दोबारा ऐसा नहीं किया। ये हीरे ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। चिंगू ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, चाहे कोई भी समय हो वह ठंडा हीरे था, यह काफी छूने वाला था। चिंगू ने फीनिक्स की चांदनी का पियानो स्कोर निकाला जो सिस्टम से एक्सचेंज किया गया था, थोड़ा मुस्कुराया और ये हीरे को सौंप दिया। ये वो पियानो संगीत है जो मेरी मां ने मेरे लिए छोड़ा था। मैंने इसे कई वर्षों तक ये सोचकर रखा है कि यह एक महिला द्वारा बजाया जाता है। अगर मैंने इसे रखा तो ये बेकार है, मैं इसे आज तुम्हें दे दूंगी। ये हीरे चौंका, अपने जीवन काल के दौरान वो चली गई है। ये हीरे फिर से स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों में खामोशी का एक निशान था। पियानो शीट उठाने के बजाय उसने कहा ये तुम्हारी मां द्वारा छोड़ा गया अवशेष है, मैं इसे कैसे मान सकता हूं? ये हीरे ने इनकार कर दिया। एक खूबसूरत महिला के साथ तथाकथित सुंदर दृश्य, एक अच्छी काठी वाला एक अच्छा घोड़ा। हालांकि मेरी मां ने मुझे ये पियानो स्कोर दिया था लेकिन इसे रखना मेरे लिए बेकार है, इसलिए इसे एक उपयुक्त मालिक को देना बेहतर है। ये हीरे ने अपना सिर हिलाया लेकिन फिर भी इनकार कर दिया। ये बहुत महंगा है और बहुत महत्वपूर्ण है। चिंगू ने आहिस्ते से जिद पर पियानो स्कोर डाला। यदि आप शर्मिंदा महसूस करते हैं ये मेरे पास कोई जिद नहीं है तो आप मुझे जिद दे सकते हैं। ये सुनकर ये हीरे ने सोचा कि वो अपना खुद का आइसैक कुचिंग बजाना चाहता है और उसने तुरंत आइसैक कुचिंग उठाया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। नहीं ये मुझे गुरु ने दिया है, ये किसी आदमी को नहीं दिया जा सकता। ये हीरे ने अभी भी एक शब्द नहीं कहा। ये कुचिंग कभी भी दानदार लोगों को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक टोकन है। मैंने यह नहीं कहा कि मैं आपके लिए आइसैक कुचिंग चाहता हूं, मेरा मतलब है आप मुझे अन्य कुचिंग दे सकते हैं। चिंगू को स्वाभाविक रूप से ये हीरे के आइसैक कुचिंग खेलने का विचार नहीं था। ये सुनकर हीरे की अभिव्यक्ति धीमी हो गई और कहा इस हनी के अलावा मेरे हाथ में कोई और कुचिंग नहीं है। हानि बिंगी कुचिंग का नाम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले पियानो को सही और जब आपको भविष्य में कोई अच्छा कुचिंग मिले तो उसे मुझे भेजना याद रखें। ये सुनकर ये हीरे ने हानि को नीचे रख दिया, मीट पर रखी फीनिक्स की चांदों को उठाया और उसे पलट दिया। जितना अधिक आप मुड़ते हैं ये हीरे का दिल उतना ही अधिक भयभीत हो जाता है और चौंकाने वाले स्वरूप मनुष्यों की भावना होती है। चिंगू बता सकती थी कि हीरे को ये पसंद आया। दा चिंगू भाई क्या आप वापस आ गए? कान हुआ मूल रूप से उसे ढूंढने के लिए ये हीरे के कमरे में जाना चाहता था लेकिन अंत में उसकी मुलाकात चिंगू से मीठू हॉल से बाहर आया था। मुख्य हॉल में मैंने एक दोपहर के लिए ये हीरे के साथ पियानो संगीत सीखा। ये देखकर कि आसमान में अंधेरा हो रहा था चिंगू ने स्नान करने के लिए वापस जाने और याओ को खोजने की योजना बनाई। बाहर आते ही उसे कान हुआ से मिलने की उम्मीद नहीं थी। चिंगू ने सिस्टम से कान हुआ के लिए उपहार का आदान प्रदान भी किया लेकिन इस समय चिंगू उसके दिमाग में नहीं था और उपहार प्रभावी नहीं हो सकता है। इसलिए चिंगू को अपनी इच्छानुसार बहाना मिलने के बाद वो कान हुआ से अलग हो गया। याओ के हाथों ने उसकी स्कर्ट को कसकर पकड़ लिया था और उसने अपने मन में केवल वही शब्द सोचे जो चिंगू शाम के दोपहर में कहे थे। मैं आज रात तुम्हारे पास आ रहा हूं। राजकुमारी याओ क्या आप सुन रही हैं? दरवाजा खुला और एक व्यक्ति दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। याओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसने तुरंत अपना सिर बिस्तर से बाहर निकाला और आश्चर्य से कहा सिस्टर कियान आप यहाँ क्यों हैं? यह वो कियान था जो याओ के कमरे में आया था। वो कियान ने चौंका और सोच रहा था क्या मैं हमेशा इस बिंदु पर नहीं आता? ये सुनकर याओ का रंग बदल गया। दरअसल लंबे समय तक वे एक साथ थे, आज रात नहीं। याओ थोड़ा चिंतित होकर शर्मा गई। क्या हुआ? तुम यहाँ कौन हो? वो कियान हैरान था। याओ की पलकें कांपने लगी, उसके चेहरे से पानी उतर आया और वो जल्दी से बिस्तर से उतर गई और बोली ठीक है तो तुम्हें चले जाना चाहिए। ओह भले ही तुम यहाँ हो, क्या तुम्हें मुझे तुरंत भगाने की जरूरत नहीं है? यूं कियान को लगा कि उसे बहन होने का गौरव दिखाना होगा। यह ऐसा नहीं है सिस्टर कियान मैं आपसे पहले जाने की विनती करता हूँ और मैं आपको कल ये समझाऊंगा ठीक है? याओ रोने वाली थी अगर मैं कियान यहाँ है तो चिंगू कियान का इंतजार करो क्या बात है? चल रहा है याओ ये क्या आपको नहीं करना चाहिए? वो कियान ने अपनी आंखें से दूर ली और सीधे याओ की ओर देखा। ये सुनकर याओ का शरीर कांप गया। ये सोचकर कि वो कियान ही दिखता है और कांपते हुए कहा चाहिए क्या बात है? बूम यह मैं हूँ। दरवाजे पर चिंगू की आवाज याद आई। पुनश्च केरन के लिए और जुड़े। केरन 1000 पुस्तक सिक्के के इनाम के लिए फिर से धन्यवाद। कुल 5000 पुस्तक सिक्के और एक और कोई बॉस नहीं है। 5 परिवर्तन आ रहे हैं और आखिरकार मुझे सदस्यता लेने का आत्मविश्वास आ गया है। बूम चिंगू ने देखा कि अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई इसलिए उसने फिर से फोन लगाया। याओ लगभग रो रही थी और इस समय एकमात्र विचार कियान को छिपाने के लिए जगह ढूंढना था। लेकिन कमरा इतना बड़ा है कि छुपने की कोई जगह नहीं है। बिस्तर में छिपना बिल्कुल बेकार है। वो कियान ने अपना छोटा मुंह ढक लिया, उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी लंबी और संकीर्ण पलकें लगातार कांप रही थी। आज रात सुविधाजनक नहीं है क्योंकि मैं चिंगू का इंतजार कर रहा था। याओ को देखते हुए वो कियान की खूबसूरत आंखों में घबराहट थी। मानो कह रही हो अब मुझे क्या करना चाहिए? याओ को नहीं पता था कि क्या करना है और वह इसे पहले से जानती थी। क्रंच जब दोनों महिलाएं घबरा गईं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें तो दरवाजे के बाहर चिंगू की आत्मा की शक्ति बढ़ गई और उसकी उनकी कोई मदद नहीं कर सकी लेकिन उसने धक्का देकर दरवाजा खुला और अंदर चली गई। ओह चिंगू को अंदर आते देख वो कियान और याओ दोनों जोर से चिल्लाए। याओ को नहीं पता था कि दोनों हाथ कहां रखने हैं लेकिन वो कियान ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और चिंगू को उसके पीछे से किसी और भागने का प्रयास करने से पहले एक शर्मनाक नजर से देखा। ये सब यहाँ है चलो एक साथ रहें। चिंगू ने एक मुस्कुराहट दी और अपनी उंगलियां चटका ली। कमरे का दरवाजा पीछे से बंद हो गया
ने उसके होठों को चूमा और जब उसका प्रतिरोध इतना मजबूत नहीं था तो वह बिस्तर की ओर चला गया। जैसे ही उसने इसे नीचे रखा या ये कोने की ओर पीछे हट गया, उसने दोनों हाथों से बिस्तर पकड़ लिया। चिंगू की आंखों को देखते हुए उसकी आंखें चमकती रहीं। मुंह की आंखें को एक बार अनुभव हुआ था और उसका प्रतिरोध इतना मजबूत नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसे स्वीकार कर सकती थी। अपनी आंखें चमकाती हुई चुप-चुप के खराब आंखें चिंगू से उसे जाने देने की विनती करती दिख रही थी। चिंगू की अभिव्यक्ति शांत थी, उसके हाथ झुक गए और निशान तेजी से बदल गए। एक क्षण में एक अदृश्य ऊर्जा का आवरण पूरे कमरे में छा गया। चिंगू ने अपना काला वस्त्र उतार दिया और मोमबत्ती बुझा दी। व्यवस्थित और मौन रहे, मुंह की आंखें लाल होकर जाने वाले थे और जब चिंगू बिस्तर पर चढ़ गया तो उसने फुसफुसाया, ऐसा मत करो। मुंह की आंखें का शरीर कांप उठा। भले ही कमरे में अंधेरा था, चिंगू अभी भी अपनी सूट से जैसे गालों पर हल्की लाली देख सकता था। हालांकि उसकी आंखें मीरज़ा की प्राकृतिक रूप या आकर्षण की तरह नहीं थी, लेकिन वे लिप्त थी। कामुक, हल्के हरे रंग की लंबी स्कर्ट सुंदर आकृति को ढक देती है और लेकिन आकर्षक वक्र रंगीन रूप से गतिशील है। चिंगू ने बिस्तर की ऊपरी बाईं और दाईं कोने पर लगे पर्दों को खोल दिया, जिससे वे नीचे लटक गए। बाहर की रोशनी से तो साफ देखा जा सकता था, पर इस समय पूरा अंधेरा था। ये देखकर कि बाहर कोई हलचल नहीं थी, यामी ने अपना सिर बिस्तर से बाहर निकाला और चिंगू ने उसे पकड़ लिया। चिंगू ने बिस्तर की चारों ओर दोनों पर रख दिया और फिर वह धीरे से अंदर लेट गया। खिलना, अंदर का स्टाइल बाहरी लोगों के लायक नहीं है। फैमिली शहर रात के सन्नाटे में डूब गया। शहर के पूर्वी महल में आत्मा अनुबंध को पता चलता है कि मीरज़ा, जिसे चिंगू वापस लौटा है, अंधेरे का फायदा उठाता है और लगभग हर कोई सो गया है। कमरे में मोमबत्ती की रोशनी बुझा रहा है और चुपचाप खिड़की से बाहर कूद रहा है। विशाल महल में मुख्य हॉल और कई गलियारों से रोशनी आ रही थी और चारों ओर सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। हालांकि मीरज़ा को यह नहीं पता था कि चिंगू उस कमरे में रहता था। महल में केवल इतने ही कमरे थे और मुख्य नौकरानी का कोई अधीनस्थ नहीं था और जिन कमरों में यूं और अन्य लोग रहते थे, उन्हें बाहर रखा गया था। बाकी जिन कमरों में कोई नहीं रहता, उन्हें एक-एक करके जांचे। हालांकि पहले कमरे की जांच करने के बाद मीरज़ा ने उसमें किसी को न देखकर थोड़ा भौंचक्का दी। उसका मंत्रमुग्ध कर देने वाला चेहरा थोड़ा अजीब था। एक महत्वपूर्ण क्षण में मीरज़ा फिर से झिझकी और उसने अचानक सोचा, ये राजा चिंगू की महिला बनना कब चाहता था। ये लोगों द्वारा लाई गई संकट चेतना। इसके बारे में सोचने के बाद मीरज़ा थोड़ा परेशान हो गया। भले ही मीरज़ा ने अपना सिर चिंगू को हिलाया, उसने अपने मन में जटिल भावनाओं को बाहर निकाल दिया और पहले चिंगू की महिला बनने का मन बना लिया। अगली बात जहाज पुल पर पहुंच गया। इस बात पर कि क्या वह चिंगू को पा सकती है और उसकी पत्नी बन सकती है, मीरज़ा को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। मीरज़ा ने अपना सिर नीचे किया और नजर डाली और तुरंत अपने मुंह के कोने ऊपर उठाए। वह लंबी थी, पतली रंगों वाली थी और वह भी अधिक महंगी थी। वो रंगीन लड़का लंबे समय से लालची था, इसलिए इस राजा ने उसे भेज दिया और मीरज़ा के पास ये संदेह करने का कोई कारण नहीं था कि चिंगू मना कर देगा। मीरज़ा के कदम हल्के और खामोश थे और कमरों की कुछ भी
से हिलाया, बस जियान का कदम दर कदम अनुसरण करते हुए। जियान ने पूछा, दादाजी क्या आप भी जानना चाहते हैं? महान बुजुर्ग चाहते हैं कि मैं आपकी रक्षा करूं, क्या ये कोई बड़ा आदमी नहीं है? जियान ने बड़े आदमी की ओर इशारा किया। उत्तराधिकारी ने तुरंत अपनी छाती को जोर से थपथपाया और वादा किया, बुजुर्ग क्यों, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इसलिए तुम युवा महिला को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये सुनकर क्यों ने अपना सिर हिलाया, हाल ही में मध्य क्षेत्र शांतिपूर्ण नहीं है और तेजी से नया आगे बढ़ने वाली है, अकेले जो इंसान बुजुर्गों के साथ नहीं है। ठीक है, जियान ने हाल ही में सिर हिलाया, क्यों के साथ वो कई जगहों पर नहीं जा सकी। वो मीटिंग खत्म होने का इंतजार करना चाहती थी और फिर वापस कनान कॉलेज जाकर देखना चाहती थी। ये हीरे पियानो संगीत में उच्च उपलब्धि हासिल करने का हकदार है और केवल एक दिन में वो श्रद्धा से फीनिक्स को शाप नृत्य खींच सकता है। मुख्य हॉल में पियानो की आवाज गूंजती रहती है। अगर ये जीवन की शक्तिशाली आत्मा नहीं होती तो मुझे लग रहा है कि वह समय जाने पियानो की आवाज के साथ नृत्य करता। पियानो का संगीत बहुत अच्छा है, लेकिन पियानो के संगीत पर नृत्य करने वाली कोई नर्तक नहीं है। गाना खत्म होने के बाद ये हीरे ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ओह, चिंगू की आंखें चमक उठी और स्पष्ट रूप से कहा, आर्यन, क्या तुम नृत्य करना जानते हो? यह उन कौशलों में से एक है जिसे युवक को सीखना चाहिए, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये सीखेगा। ये हीरे ने कहा ढंग से, नहीं तो जब मैं सीखूंगा तो तुम्हारे उछलने कूदने में कैसा रहेगा? ये हीरे को नहीं पता था कि चिंगू का दिमाग अलग था। नृत्य करने से पहले जब वो हिंगू में थी तो वो अक्सर नृत्य करती थी और उसे कुछ भी महसूस नहीं होता था, इसलिए उसने हल्के से सिर हिलाया। इसके बाद चिंगू ने वहां जनक का अध्ययन जारी रखा। पिछले 2 दिनों में चिंगू की प्रगति को तेजी से वर्णन किया जा सकता है, जिसने शांति हीरे को आश्चर्यचकित कर दिया। यदि चिंगू के पास कोई शिक्षक नहीं होता तो ये हीरे उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहेंगे। पियानो संगीत में उनकी अच्छी पकड़ है। खोज या को कई बार बजाने के बाद चिंगू को समझने के लिए चिंगू को स्पष्ट शब्द देने की बारी हीरे की थी। ये कुछ समय पहले चिंगू और ये हीरे के बीच की मौन समझ है। वो दोनों कुछ नहीं बोली, उन्हें पता था कि आगे क्या करना है। चिंगू ने किसी टून के 13 अध्याय पहले ही सुन लिए हैं, लेकिन अब वह इसे फिर से सुन रहा है। तारों के उतार चढ़ाव और पियानो की आवाज के साथ चिंगू ने धीरे-धीरे अपनी आंखें बंद करके पियानो की आवाज के कलात्मक अवधारणा में शामिल होना शुरू कर दिया। लेकिन पूरा गीत सुनने के बाद चिंगू ने उस दिन राज्य में प्रवेश नहीं किया। चिंगू ने आंख भरी, ये हीरे मानिए ध्यान से कहा, अभी नहीं। चिंगू ने सिर हिलाया, फिर हाथ जोड़कर ये हीरे को विदाई दी। हमेशा की तरह शब्दों के स्वर सुनने के बाद चिंगू हॉल से चले गए। हालांकि ये हीरे रुके रहे, क्या आप एक और गीत सुनना चाहेंगे? तुम्हें परेशान तो नहीं करोगे? ये हीरे ने हॉल के बाहर आसमान की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। यह अभी भी जल्दी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और गाना बजाने के बाद आसमान में पहले से ही अंधेरा था। ये हीरे को तार टूटते हुए और एक और गाना बजाना चाहते हुए देखकर चिंगू ने हाथ में अपना हाथ रखा और कहना चाहा कि यह सब आज के लिए है। लेकिन क्या हुआ? ये हीरे के हाथ के पीछे अपना हाथ रख दिया। कुछ देर के लिए माहौल थम सा गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड। ये हीरे ने पहले ली और चुपचाप अपना हाथ हटा लिया। हालांकि चिंगू थोड़ा शर्मिंदा था, उसका चेहरा मोटी चमड़ी वाला था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हाथ तुम्हें गर्म करने में मदद करने के लिए बहुत ठंडे हैं। आज के लिए बस इतना ही और हम कल भी जारी रखेंगे। बोलने के बाद चिंगू उठी और कदम दर कदम हॉल से बाहर चले गए। हॉल से बाहर जाने के बाद उसके मुंह से तुरंत निकला, प्रभाव बुरा नहीं है, कल जारी रखना। चिंगू के जाने के काफी समय बाद ये हीरे की ठंडी आंखों में जाने की जटिल भावना प्रकट हुई। वो धूप में चिंगू के जहर हाथ को छुआ और उसके गाल पर रख दिया और फिर हल्के से कहा, ये वास्तव में झूठ है, बस कहां है? आसमान गहरा होता जा रहा है। चिंगू, जिसने अभी यूनियन के साथ रात्रि भोज समाप्त किया था, अपने कमरे में लौट आया। इस कमरे को यूनियन ने चिंगू के लिए व्यक्तिगत रूप से चुना और व्यवस्थित किया था। ये महल की दूसरी मंजिल पर है और इसकी ऊंचाई उपयुक्त है। खिड़की के माध्यम से आप विपरीत का एक बड़ा रात का दृश्य देख सकते हैं। कमरे का लेआउट, जगह के अलावा उस दृश्य की पूरी तरह से एक पूर्ति है जहां चिंगू यूनियन पैलेस के साइड हॉल में रहते थे जब वो यूनानी में थे। मेज पर नीली रोशनी के साथ चिंगू ने नाची से नशीब पुस्तक निकाली, उसे पृष्ठ पर पृष्ठ करते हुए देखा कि क्या उसे इसमें कोई दिलचस्प नशीब मिल सकता है। आज रात चिंगू अकेले सोने का इरादा रखता है। आखिरकार वे तीनों कल रात एक साथ सोए थे और आज सुबह फिर आ गए और इसे दिमाग में वास्तव में कुछ दिन लग गए। हालांकि चिंगू ऐसा सोचते हैं लेकिन कुछ लोग अलग हैं। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि चिंगू ने नशीब पुस्तक पलटी और दरवाजे के बाहर कदमों की थपथपाहट की आवाज आई। भले ही उसने आवाज सुनी हो, चिंगू को पता था कि यह कौन थी। उसके हाथ की झटके से मोमबत्ती की रोशनी के प्रभाव में बंद दरवाजा चमककर खुल गया। मिर्जा, जो पहले से ही शर्म से भरी हुई थी, थोड़ा कांप उठी। टिंगू, तुम यहाँ क्यों हो? चिंगू ने लापरवाही से नशीब पुस्तक मेज पर रख दी और उसका स्वागत करने के लिए उठ गया। मिर्जा, आज रात विशेष रूप से गतिशील है। मेरे हाथ चुनछुनी का चेहरा मोती जैसा है। उसने चमकदार लाल रंग की पोशाक पहनी हुई है जो जमीन से कटी हुई है और कंधे कमर में कटी हुई है और रूप उज्ज्वल है। हल्की पीली मोमबत्ती की रोशनी में मिर्जा, जो सांप के आकर्षण के साथ पैदा हुआ था, इस समय और भी अधिक आकर्षक और कमजोर लग रहा था। लंबी और संकीर्ण सुंदर आंखों की एक जोड़ी के साथ, जैसे कि वे भूल सकते हैं, चिंगू ने उन सभी को स्तब्ध देखा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिर्जा ने पहना था लाल ऊंची जो चिंगू ने उसे दी थी। ये स्वयं स्पष्ट है कि मिर्जा ने इस तरह कपड़े पहने और रात में चिंगू के कमरे में आई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, चिंगू ने मिर्जा के होठों को बहुत तबंदी से चूम लिया। उत्तरा चिंतित और शर्मिंदा था और उसके दिल में खुशी का संकेत था। हालांकि यह उसका अपना इरादा था, फिर भी वो बहुत तेज और सीधा था, है ना? मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। दोनों को झटके से जवाब देने के बाद मिर्जा ने चिंगू को दूर धकेल दिया और गुस्से से कहा, पहले तुम जाने दो, इस राजा को जाने दो। चिंगू ने उसे बहुत आज्ञाकारी ढंग से जाने दिया। जल्दी नहीं, वैसे भी जब वह आज रात आएगी तो जाने के बारे में सोचना मत। मिर्जा अभी भी चिंगू की खुद की प्रति आदत से काफी संतुष्ट है, लेकिन अपनी खुद की बातें सुनने के लिए भी। आज रात उसके 2 उद्देश्य हैं, एक है पहचान निर्धारित करना, दूसरा है चिंगू के स्वर का परीक्षण करना। उसे इस पर विश्वास नहीं था, वो वास्तव में यूनियन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। मिर्जा उस स्थान पर गया जहां चिंगू पहले बैठा था और बैठ गया। मेज पर मर्चेंट किताब देखकर उसे समझ नहीं आया कि वो किस विषय पर बात कर रही है और बोली, ये कैसी किताब है? प्रतिबंध की पुस्तक, ब्लैक पॉइंट क्षेत्र के प्राचीन खंडहरों से प्राप्त की गई है। आप पियानो पर्वत से फैंटन शहर में आए थे, इस संचलन प्रतिबंध को इस पुस्तक से स्थापित किया गया था। चिंगू आगे बढ़े और मिर्जा के सामने थे। बैठ जाओ। ये सुनकर मिर्जा की रुचि बहुत बढ़ गई, जैसा कि चिंगू ने पहले किया था। मोमबत्ती की रोशनी की मदद से कंधे दर्द में बदल गए। यह अनुकूलन का समय हो सकता है। मिर्जा के बैठने के बाद वह नशीब पुस्तक को पलटती रही, उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया। आगे किताबें हैं, लेकिन दिल कहीं और है। चिंगू थोड़ा मुस्कुराया और नाची से अच्छी शराब का एक बर्तन और 2 सेब के टुकड़े निकाले। मिर्जा युगुआन ने इस दृश्य को देखा, उसका दिल धड़क उठा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बेहद शांत थी और उसने कहा, ये राजा शराब नहीं पीता। चिंगू ने 2 सेब के टुकड़े भरे, उनमें से एक मिर्जा को दिया और कहा, चलो एक कटोरा बनाते हैं। ये राजा शराब पीना नहीं जानता, तो फिर एक कटोरा पी लो। तुमने राजा से पीने के लिए कहा था, न कि वो जो राजा पीना चाहता है। एक और कटोरा पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो जारी रखें। जैसे ही जग नीचे आ गया, चिंगू ने नाची से एक और जग निकाला। एक के बाद एक बर्तन, चाहे आप कितना भी पी लें, चिंगू और मिर्जा दोनों के लिए नशे में रहना संभव है। लेकिन दोनों के चेहरे पर नशा छलक रहा था। चिंगू ने रिंग से मिर्जा के लिए बदले के सामान को बाहर निकाला और कहा, टिंगू, यह मेरे उसी उपहार है। उसके बाद सब कुछ वैसा ही हो गया। सफेद मछली का पेट पूर्व में दिखाई देता है। कमरे के पर्दे के अंदर मिर्जा बहुत जल्दी जाग गई, जिसके बाद केवल एक नई महिला ही उसके गालों पर जा सकती थी। अपनी दाहिनी कलाई से गायब हुई शोभा को पूछती हुई उसकी आकर्षक आंखों में भावनाएं कथनीय थी। अपने बगल में सो रहे आदमी को घूरते हुए मिर्जा थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन अजीब गतिविधि था। उसने अपना सिर उसकी छाती पर रखने की भागी और उसकी पत्नी उसके चारों ओर घूम गई। ये राजा है, मैं तुम्हें से कुछ भी दूंगी अगर तुम राजा को दूं। हम चिंगू नींद बड़बड़ाया और जब वो सो गया तो उसे अपने नीचे ठंडक महसूस हुई। चिंगू आधा स्वप्न और आधा जागृत अवस्था में था। केवल एक चीज जो वह जानना चाहता था वो अपनी आंखें खोलना था, लेकिन जागने के बाद मिर्जा को अनुकूलन के लिए समय देना था। 7 लोगों की रानी के रूप में मिर्जा का व्यक्तित्व अपेक्षाकृत स्थिर है, लेकिन उसके दिल में एक जंगली और स्वतंत्र व्यक्तित्व छिपा है जो नैतिकता के बंधनों से मुक्त होने के लिए उत्सुक है। इसलिए मिर्जा कुछ देर के लिए चिंगू के शरीर पर सोई। उस रात जो हुआ उसके बारे में सोचकर उसके चेहरे पर शर्म आ गई। चिंगू का सामना करना जो सो रहा था उसे एक अच्छी पत्नी होने की चेतना नहीं थी, इसलिए उसने चिंगू को थपथपाया। मुंह की छाती से खड़खड़ाहट की आवाज आई, तुम्हें कल रात मेरे राजा को पीने के लिए कहना बहुत आरामदायक है ना? मैं चाहता हूं कि तुम आज इसका स्वाद चख लो। मिर्जा ने अपने हाथ नहीं रखे। चिंगू गर्मी होने का नाटक नहीं कर सकता था। उसने मिर्जा की कलाई पकड़ ली और दूसरे हाथ से मिर्जा की नाक खरोंच ली। क्यों? मैं उसके पति की हत्या करना चाहता हूं। आह बेन, मेरे पति, तुम मेरे सिर वाली भूत हो। मिर्जा ने अब एक महिला के रूप में चिंगू की पहचान की पुष्टि कर दी है और यूं भी इसे डरता नहीं है। वो चिंगू से भी डरती है और तुरंत चिंगू को मुक्का मार देती है। राजा ने कल रात कहा, तुम अभी भी यही हो। मेरे राजा ने बताया, तुम चुप रहो। आप सहज महसूस करें, संतुष्ट महसूस करें और जल्दबाजी न करें। इस समय मिर्जा की क्रूर पत्नी ने बदल गई। उसने बिस्तर पर बिखरे हुए अजीब कपड़े निकाले और चिंगू पर फेंक दिए। बस एक शॉट, एक लंबा समय। चिंगू ने अपने कपड़े पहने और अपनी टूटी आंखों पर नजर डाली। जो कपड़े उसे अब नहीं पहनने चाहिए। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और बोला, अगर ये टूट गया तो मैं तुम्हें किसी और दिन दूसरे से दूंगा। ये सुनकर मिर्जा अब अपनी दिल में शर्म को नहीं रोक सकी और चिंगू को बिस्तर से बाहर निकाल दिया। तुम बहुत
चाहते हैं, अपने हाथ में एक वास्तविक अध्याय देखना चाहते हैं। यदि आप जीतते हैं तो मैं इस विचार से आपको सिर्फ कोई कहूंगा। यूं तलवारबाजी में माहिर हो गया है और मीरसा वास्तव में सच्चा है। जब दोनों महिलाएं अपना चेहरा फाड़ने ही वाली थी, तब अचानक दरवाजे के बाहर एक आवाज आई। तुम क्रूर हो, ये खत्म नहीं हुआ है। मीरसा अचानक उठ खड़ा हुआ, जाने के लिए तैयार, बस दरवाजे तक चला गया, रुका और मुड़कर बोला, याओ ठीक है। याओ शर्मिंदा दिखी और सभी ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। वो तुमसे मजाक कर रही है, उसकी परवाह मत करो। यूं ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी का समय हमेशा छोटा होता है, जैसे-जैसे समय धीरे-धीरे बीतता जा रहा है। दिन कब शुरू होने में केवल 10 दिन से अधिक बचे थे। चिंगू ने ये हीरोइन को बताया कि वो कुछ दिन पहले ही गुजर चुका है। दिन के अंत में समूह तैयार था। चिंगू, यूं, मीरसा, ये हीरोइन तांजीन इस यात्रा पर निकल गए। पुनश्च यह अध्याय विशेष है। चिंगू और अन्य को जो जल्दी करना है वो गुई लुमिंग का टीम है और यह पवित्र भूमि भी है जिसकी सभी फार्मासिस्ट आकांक्षा करते हैं। पवित्र गुई शहर दांता का मुख्यालय इसी शहर में है। फ्रैंकलिन सिटी, ये परिवार के अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्र की ऊंचाई वाला स्थान एक मनमोहक हुई सिटी की ओर जा रहा है। चिंगू द्वारा अनिच्छा से एक याओ और न्यू कियांग को विदाई देने के बाद वह हुई सिटी की ओर चल पड़ा। फिर क्लब के पास कई चिकित्सक और फार्मासिस्ट हैं जो अंतरिक्ष से लेने के लिए आते हैं। अंतरिक्ष मार्ग के सामने लंबी कतारें। हालांकि तांजीन की पहचान के साथ ये स्वाभाविक रूप से पूरे रास्ते में हरी रोशनी थी और अंतरिक्ष मनमोहन में कदम रखना आसान कदम था। शांत अंतरिक्ष मार्ग में तांजीन ने नारी से एक सुनहरी नाव निकाली, उसे थोड़ी देर तक किसी से रगड़ा और फिर उसे आगे फेंक दिया। सुनहरी नाव तूफान के खिलाफ उठी और एक विशाल विशाल जहाज में बदल गई। यह उस नाव से 10 गुना अधिक बड़ी थी जो दूसरों ने चिंगू की चूंकि वाली पर भेजी थी। कई लोग विशाल जहाज पर फिसल गए और तांजीन बहुत स्पष्ट रूप से धनुष की ओर चली गई। वो परसों मीपर फॉरेस्ट से आए थे। चिंगू के आगे सच्ची उड़ जाने के बाद वहां रूप से चिंगू को हुई के बारे में बताने की योजना बनाई गई और चिंगू से ये देखने के लिए उसकी वास्तविक पूछी कि क्या वो किन परिवार बना सकता है। उस आदमी की 3 पत्नियों और 4 लड़कियों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन तांजीन ने पाया कि वो इसमें शामिल था और ये थोड़ा परेशान करने वाला था। अगर उसने शादी कर ली तो उसकी रैंक कितनी होगी। फिनियान घाटी की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। तांजीन घाटी का मालिक है और तांग हो उसकी इकलौती बेटी है। लेकिन अगर आप चिंगू के लिए एक बच्चा बनाने जा रहे हैं तो अगर आप इसे फैलाएंगे तो यह एक मजाक होगा। इसलिए जब तांग हो ने भी हुई स्थिति का अनुसरण करना चाहा तो तांजीन ने गंभीर रूप से इनकार कर दिया। बेशक ये सिर्फ एक पिता का अपनी बेटी की जीवन भर की घटनाओं के बारे में विचार है। इसके विपरीत यदि यह विफल हो जाता है और चिंगू चुप है, तांजीन चिंगू के साथ खेलना चाहता है। बेशक चिंगू तांजीन के विचारों को नहीं जानते थे क्योंकि उसने पाया कि मीरसा एक अलग व्यक्ति प्रतीत होता है। हालांकि सुनहरा जहाज विशाल है, इसके अंदर कोई कमरा नहीं है, लेकिन ये सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त एक विशाल बैठक कक्ष जैसा दिखता है। बड़ी सुनहरी नाव के बीच में कई लोग बैठे थे। ये हीरे चिंगू के सामने बैठे थे। मीरसा और यूं चिंगू की बाईं और दाईं ओर बैठे थे। मीरसा ने चिंगू की बाहें पकड़ ली और एक पक्षी की तरह चिंगू के शरीर से चिपक गया। क्या यह अभी भी मीरसा की रानी है? यह क्या है? जब यूं ने ये दृश्य देखा तो उसने ठंडे स्वर में हाथ लगाया और अपने दिल में कहा, नादान। हमेशा की तरह जैसे ही पियानो बजने लगा, चिंगू ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और उस अवस्था की तलाश करने लगा जहां उसने पहली बार शब्दों का स्वर सुना था। जब तांजीन ने इसे पहली बार सुना तो वह चौंक गया क्योंकि पियानो की आवाज दूसरों की भावनाओं को जगा सकती है, यहां तक कि दूसरों के रूप में भी इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। इस समय दोनों महिलाओं ने ये हीरोइन को फिर से देखा और उन्हें एक अलग एहसास हुआ जैसे वो खुद बड़ी थी। आखिर की बैठक अब से कई साल दूर थी। चारों लोगों ने सिर हिलाया और जैसे ही अंतरिक्ष यान उछल कूद कर रहा था, कुछ मिनटों के बाद एक शोर जैसा शोर कई लोगों के कानों में घुस गया जो बेहद कानों को चीरने वाला था। कुछ लोगों के अंतरिक्ष में मनमोहन से बाहर आने के बाद उनकी दृष्टि के क्षेत्र में जो दिखाई दिया वो पूरी तरह से लाल चट्टान से बना एक विशाल पद था। इस चौक का अंत दिखाई नहीं देता था। इन लोगों में फार्मासिस्ट का जूता पहनने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, लगभग आधी। इसका कारण यह है कि चिंगू जैसे लोग जिन्होंने फार्मासिस्ट की पोशाक नहीं पहनी थी और अपनी सांस का खुलासा नहीं किया था, उन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन 3 महिलाएं वास्तव में आकर्षक हैं। 3 महिलाएं चिंगू के पास खड़ी हैं, एक हरी, एक लाल और दूसरी सफेद। उनकी अलग-अलग शैलियां हैं और उन सभी में शहर की सुंदरता है जिससे आदमी का दिल से भर जाता है। लेकिन ईर्ष्या ईर्ष्या से संबंधित है, लेकिन कोई भी नफरत को आकर्षित करने के लिए नहीं आया। आखिरकार दानव में से कुछ ही दिन पहले की बात थी। जो लोग इस समय यहाँ प्रकट हुए थे वे पहचान और ताकत में असाधारण थे और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। उस समय स्वयं व्यक्ति को ही नहीं, शायद उसके परिवार या उसके पीछे की शक्तियों को भी दुर्भाग्य का अनुसरण करना पड़ता है। चलो, ये केवल बाहरी क्षेत्र है और हम अंतरिक्ष क्षेत्र में जा रहे हैं और दांता अंतरिक्ष क्षेत्र में है। तांजीन कई बार हुई सिटी गए हैं और इससे बहुत परिचित हैं। चिंगू ने अपना सिर हिलाया और उन्होंने आने से पहले हुई सिटी के बारे में कुछ विवरण तैयार कर लिया था। आंतरिक डोमेन के रास्ते पर चिंगू को हुई सिटी में नवीनतम घटनाओं के बारे में पता चला। सबसे पहले ये परिवार ने दांता मुनिया के पास कर लिया और ये परिवार की सीट को उनकी सीट पर बरकरार रखा और 5 लोगों को परिवार से बाहर नहीं किया गया। इसके बाद ये परिवार के दामाद चीन तियान हैं जो 30 साल की उम्र में आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंच गए हैं और यहाँ तक कि सातवीं दर्जे की मध्यवर्ती की मियां भी हैं। इस बार यह वक्त था जिसने ये जियाली को स्थिति बदलने और दांता के मियां में उत्तीर्ण होने में मदद की। सबसे व्यापक खबर यह भी है कि काउ फैमिली डायमंड की 5 प्रमुख परिवारों में से एक काउ की चैंपियनशिप जीतने की उम्मीद है। काउ परिवार की दानव लड़की मीरसा ने ये सुना, रुचि दिखाई और तांजीन से पूछा, इसे दानव लड़की क्यों कहा जाता है? क्या ये भी राक्षस के रूप में है? ये भी है। तांजीन अचंभित हो गई। उसने ज्यादा परवाह नहीं की और फिर मुस्कुराई। उसे राक्षस लड़की कहा जाता है इसका कारण यह है कि उसका जीवन बहुत पौराणिक है। वो कब का जन्म हुआ, उसने अत्यंत प्रबल आत्मशक्ति प्रकट की। उसकी मां उस शक्तिशाली आत्मशक्ति के कारण लगभग स्तब्ध होकर मर गई थी। 7 साल की उम्र में वो फार्मासिस्ट बन गई। 15 साल की उम्र में वो दांता की प्रमुख शिष्या बन गई। 20 साल की उम्र में वह काउ परिवार की सबसे कम उम्र की 7वीं कक्षा की फार्मासिस्ट बन गई। अब वह 22 साल की है। वो 1 वर्ष से भी अधिक समय पहले ही अपने आत्मा क्षेत्र में आध्यात्मिक क्षेत्र को भूल चुकी थी। बोलने के बाद जब तांजीन ने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि मीरसा और यूं की आंखें चौड़ी हो रही हैं और फिर उन्होंने अप्रत्याशित रूप से चिंगू पर नजर डाली। तांजीन ने भी अपनी बाहें उठाई और अंत में अपने मन में संदेह पूछा, पवेलियन मास्टर चेन, ये सवाल बुरे व्यक्ति के लिए अपमानजनक हो सकता है, लेकिन कृपया सच बताएं, इस साल आप कैसे हैं? ये सुनकर ये हीरे ने अपनी आंखें चमकाई और उम्मीद की दृष्टि से चिंगू की ओर देखा। चिंगू की उम्र कोई रहस्य नहीं है। बहुत से लोग उनकी उम्र जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर विश्वास नहीं करते। तांजीन ने ठंडी सांस ली और फिर आखिरी पवेलियन मास्टर चेन वास्तव में युवा और होनहार है, वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ऐसी तुलना में काउ परिवार की दानव लड़की वास्तव में कुछ भी नहीं है। 21 साल की उम्र में शक्तिशाली स्टार फाइटिंग सेज, बाहरी डोमेन से आंतरिक डोमेन तक की दूरी चिंगू और अन्य लोगों की कल्पना से अधिक थी। उनकी ताकत से 2-3 घंटे लग गए। जब आसमान में अंधेरा होने लगा तो प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह हीरे डोमेन की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जब वे आंतरिक क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि आज हुई सिटी में लोगों का प्रवाह अधिक से अधिक भयानक होता जा रहा है। हालांकि बहुत अधिक ट्रैफिक था और आंतरिक क्षेत्र के रेस्तरां और सराय के सभी कमरे बुक नहीं थे और वे भरे हुए थे और उनके लिए कोई जगह नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति इन डोमेन में रह सकता है वह कमरा बुक कर सकता है, वह चिंता को झेलने वाला व्यक्ति नहीं है। चिंगू कमरा हथियाने के लिए इस तरह का काम करने में असमर्थ होंगे। सौभाग्य से टैंजीन बनियान की घाटी मालिक के रूप में अभी भी आंतरिक क्षेत्र में कुछ जगह था। 5 बड़े परिवारों के मुखिया डैन परिवार द्वारा नियंत्रित एक रेस्तरां ने तांजीन के लिए 3 कमरे खाली कर दिए। ये 3 कमरे अभी भी डैन परिवार की अपनी जनजाति में रह रहे हैं और मैंने सुना है कि वे दूसरों को दिए जाने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से वे असंतुष्ट हैं, लेकिन ये परिवार के प्रमुख द्वारा दिया गया आदेश था और उसने इसका पालन करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने अपना सामान पैक किया और कमरे से बाहर चला गया। चिंगू और अन्य लोगों के पास से गुजरते समय यीनो यांग ने कुछ शब्द कहे। चिंगू असंतुष्ट नहीं है, यही शिकायत है जो सामान्य लोग करेंगे। मैं अच्छे से रहता हूं और अचानक मैं बाहर जाना चाहता हूं। जब मैं बदलूंगा तो सब नाराज हो जाएंगे। कमरा तैयार है। चिंगू, यूं और मीरसा एक ही कमरे में रहते हैं। मीरसा ने कमरे के किनारे बिस्तर की ओर देखा और उस रात को वो उसे याद करने से खुद को नहीं रोक सकी और उसकी आंखें तुरंत चलने के पानी के तालाब में बदल गईं। आज रात तुम्हें कैसे नींद आएगी? कुछ हद तक बुद्धवादी व्यक्तित्व वाला मीरसा भी इस समय मच्छर की तरह आवाज करते हुए जुड़ा हुआ हो गया। चिंगू ने इस क्षण को देखा, वह इसे कैसे जाने दे सकता था? उसकी आंखें साफ थीं और उसने कहा, मैं बिस्तर पर कैसे सो सकता हूं? यू कांट बेयर टू लेट मी हिट द फ्लोर, राइट? चलो चलो, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये शब्द सुनकर मीरसा की आंखें चौड़ी हो गईं। वो कोई शुद्ध हृदय वाली छोटी लड़की नहीं थी। जब उसने चिंगू की बातों पर विश्वास किया तो उसके पास एक दूत था और वो तुरंत चल पड़ी। लेकिन इस समय यूं ने मच्छर की तरह गुनगुनाना शुरू कर दिया। बोथ हैंड्स आर क्लेंच्ड टाइटली। ये देखकर कि चिंगू अभी तक नहीं हिला था बल्कि सो गया था। दोनों व्यक्तियों के दिल चौंक के दिल में उठे हुए थे, अंततः जाने लगे। तुरंत दूत ने इस निगाह में चिंगू को अलग कर दिया और अंधेरे में एक दूसरे पर तीखी नजर पड़ी और फिर एक व्यक्ति ने चिंगू के चारों ओर अपना हाथ रखा और सो गया। दूसरी तरफ जहां चिंगू रहते थे उससे कुछ ही दूरी पर एक बड़े कमरे में एक सुंदर चेहरे वाली और बहुत ही कमजोर दिखने वाली महिला मेज पर धीरे-धीरे स्याही रगड़ रही थी और समय-समय पर खांस रही थी। क्रंच। इसी समय कमरे का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लड़की जो नौकरानी के बीच में दरवाजे से अंदर आई, उसने पीछे वाली महिला को देखा और फुसफुसाया, मिस इस तरह का पीछे का काम बस एक दास और एक नौकरानी है। जब स्त्री ने परिणाम सुना तो जान लिया, मीच के किनारे से एक गिरी के बाल उठाए, स्याही की क्लिप पर क्लिक किया और उसे बहुत समय पहले बिछाए गए सफेद कागज। फिर उसे क्लिक किया और कहा, अभी क्या हुआ? Patriarch ने Tiana और Lunatic Kumar Kali Crane like कहा, यहाँ का GPI से मेहमान है मेहमान now Brownie ने साहिब से कहा, Titi, I heard that one of them is the Valley Master of Fen and Valley, but the other 4 don't know. Now Brownie ने से कहा, Tang Jenna, Barney ने Valley Bagwana, Bahai to visit Titi Hayam, Mahal ने बहुत होकर कहा, और फिर हॉकी से मस्कुराई, ऐसा कहा जा रहा है कि इंट्री में मैंने कितनी बार फार मेला होगा, जो बाहर की फार मिली से बाहर नहीं now Brownie ने से रहलिया, ऐसा लग रहा है कि महाल के साथ यूएस की सैंड हायम, और मस्कुराई की कहा, BTC फार मेला थाना जाए एंट्री फार मिली की गाड़ी, मुझे डर है कि गेना वीकी टू एमएम, यहाँ यूएस का नहीं है now Brownie की कसी की अभी जाती है महाल मस्कुराई और बोली, लिंगारा, तुम कॉल yourself फार मिली में calji, ham, CMO बाहर जल्दी today, बिल यूएस का दिमाग लांकी ताकि केयर सुनदा, फिर भी मुझे बाहर बाहर थी, कुछ सामकी तारा हाली राइटी, मुझे कोकेन से दूर तक CMO स्टार से तार गया, CMO के केयर नाम की कोरोना, दन मांगनी बाहर रामा से सुगाई, और CMO के स्टार से think he all calci jacket name came, not long after Medusa left Shenmue, she embraced Yan Yan. उनके बाद यहाँ है कि यूएस का मां नहीं ना, सुरवाल में यम यम कैफे एंड डालिया नहीं जाएगा, but after discovering something was wrong, Yan Yan was startled and woke up instantly.
Because Chenmo's technique is not so unfamiliar. Kavinga, Mo, Yum Yum Nay Pain Danton Kiki Wabu Wabu Sabu Nikale, Yusaki Waju Babu Lambi Hogai, Hamadi Kasaki Hayam Ki Yum Yum Babu Dasmenti. After Medusa was awakened, she was shocked when she saw the scene in front of her and quickly retracted her hand. Looking at Yum Yum Nay's faster Rupa saying Medusa K Iron Kuku Falling Home the Award turned to Gulli Mirror Medusa K Saddle Rise Superiority. Taba, Bistar Dahagaya, Warrior to Kabis Fodawa, Jesus Kamari Kafar Karen Nasta Hogaya, Babu Bar Handlana, Asapasa K Kamaran K Sabi Lobu Yusa Hadakin K Lava Haragai. Not long after leaving the room, Chenmo, who was about to discuss matters with Tengen, was also shocked. He rushed into the room and stopped the fighting between the two women before the trouble did not get worse. Abakya Kira Ho, Sinamone Jukabula. The two women snorted at each other, folded their arms around their chests, and neither spoke. Chenmo glanced at the two and asked Yun Yun, Sister Yun Yun, what's the matter? Sinamone for Bonham Karham, Fear Medusa Ki Wardika, King Ho, Tumane Kahada, Yaha Dekakara, Medusa Sansa Hogaya, Yuna Yuna Kuchina Kaha, Muji Raju Kokayam Kahani Dinakaki, turn to dance Fair Memsilia, or Yaha Kaha. If you say this, wouldn't you just lure Yun Yun? Kaim Kaim Kimi Mem for you Tar Karhavada, Flipa, Sinamone Donna Mali Lam Kome Kiki with the Dabai or Hani Kalam Kona Takadia, Halki USA the Best Kapra with India, Lucky USA the Pain Hobby name Rocky, Kya Babi Jiang the Gonga Kosan Kiki and Karate, Kya Bai's broken name socket, Kya Baji on the Gonga Case main Kalki Green Kiki and Karate. Are you obedient? If you are obedient, you won't fight. Quote. Sinamoko like Kya Bani Kai Koku Same Job Green Kasmaya Gai Hai, Donna Mali Lam Kiam Kam Darda, or Yaha Fast Kiki Sinamone Gai and Indikai, or Best of Mega Bari Habutaya, Yuna Kasi Haras Ram Rahada, Bahadi Darna Name, Belki Sarna Kiti, Sinamoki Guru Ki Rubam, Onyx Sixteen AM Fair Kita, Sinamone Santis Team Sirila, Yuna Ko India, or Medusa Ki Wardeka Laga, Kimo, Timothy So, Java Sinamone Sabis Tukusa Hogai, Isazami, or Ice Bari Heli Sita Pathaya, Kya Basuna Sabi Hayam, Isaac Bear Mamasuko, Turakagaya, Yaha Raja Tumes Lar Raha Hai, Medusa opened her red lips and wanted to bite at Chenmo, but Chenmo was surrendered in an instant, and he snapped again, you are a dog. You even bite your husband. Papa, it's hard to say. Chenmo covered the trace of vindictiveness when he took the food this time. I'm not convinced. Medusa ने ठंडी सुनने कहा, इसके बारे में मत सोचो. Humph, मत लड़ो. राजा लीगा से तुम्हारी बात सुनो. अरे, तुम अभी नहीं मानते. ये राजा पागल है. ये राजा तुमसे मत करने जा रहा है. मेडुसा के शरीर से एक शक्तिशाली आवाज फूट पड़ी. हालांकि चेंगू के थप्पड़ ने उसे तुरंत थप्पड़ मार दिया. मैं को कोई महिला का किस तरह का राजा हूं. जियांग गोंग ने जो कहा वही है कि मुझे जानता है. आज तुम दोनों कमरे में अच्छा आराम करोगे. बाहर बताना. चेंगू ने ढाल हटाते हुए दिखावा करते हुए कमरे से बाहर चला गया. हां, दोनों महिलाओं ने एक ही समय में चेंगू की पीठ की ओर देखते हुए उत्तर दिया. इस समय सिस्टम द्वारा संकेत दिए जाने पर चेंगू ने विपरीत बाईं ओर एक बड़ी कमरे की ओर देखा. दो महिलाएं कमरे से बाहर चली गईं. उनमें से एक सामान्य पहचान वाली महिला की तरह लग रही थी और उसकी नजर चेंगू पर पड़ी. महिला ने हल्की सी नजर डालने के बाद बदल वाली महिला इस तरह से बाहर चली गई. आपका क्षेत्र की आत्मा इतनी युवा महिला. जब चेंगू इस तरह सोच रहा था, तांजीन ने ये वहां है और पहले पूछा, कभी मास्टर चेन, अभी क्या हुआ? तांजीन ने भी विस्तार से नहीं पूछा और जारी रखा, आज आंतरिक क्षेत्र में एक फार्मासिस्ट व्यापार मिला है. क्या चीन मुख्य रूप से इसे देखने नहीं चाहते? औषधि व्यापार मिला. क्या यह आउटलाइन में समाप्त नहीं हुआ है? चेंगू को इस मिल के बारे में पता है. यदि मिल को 3 या 6 चरणों में विभाजित किया जाए तो औषधालय मिला शीर्ष श्रेणी में होता है. तांजीन ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराया. ये सब पिछले वर्षों से अलग है. आउटलाइन में केमिस्ट व्यापार मिला वास्तव में खत्म हो गया है. 5 प्रमुख परिवारों के लिए इसका आकलन करना सुविधाजनक है. लेकिन इनमें मिला अजाइब होता है और 3 दिनों तक चलता है. डेनहुई के पास उस पैमाने को भावी कहा जाता है और आंतरिक क्षेत्र में कीमियागत व्यापार मिला बाहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक सुरक्षित है. ये दांतों की नसों के नीचे आयोजित किया जाता है. भले ही गड़बड़ करने के लिए आत्मा हो, यह कोई समस्या नहीं होगी. तांजीन ने इतने विस्तृत तरीके से कहा कि चेंगू, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, स्वाभाविक रूप से आशान्वित लग रहे थे और मुस्कुराते हुए कहा, चलो एक नजर डालते हैं. तीनों रेस्तरां के बाहर की ओर चले, लेकिन बाहर जाने की कुछ ही देर बाद ये यूरेनियम दोनों को अलविदा कहा. मैंने 7 साल पहले एक बार केमिस्ट व्यापार मिला देखा था. जाओ, मुझे नाता जाना है. चेंगू ने सोचा कि ये जाने वाला है, इसलिए उसे हार मानने की इच्छा महसूस हुई और उसने कहा, क्या तुमने छोड़ दिया? ये यूरेनियम को चेंगू का मतलब समझ में नहीं आया, इसलिए उसने थोड़ा सिर हिलाया और चेंगू को इशारा करने के बाद वह दिन पे उड़ के चल दिया. इसलिए इस दृश्य को देखकर तांजीन के पास कोई चाल नहीं थी और वह चुप रहा. ये यूरेनियम की पीठ को देखते हुए चेंगू ने अचानक जोर से कहा, उसको चेंगू मत भूलो जो तुमने मुझे ढूंढने का वादा किया था. ये यूरेनियम के कदम रुक गए और उसने एक पल के लिए अपना सिर घुमा लिया. वह इतना उदास क्यों था और सिर हिलाकर बिना पीछे देखे दांता की ओर चल दिया. तांजीन अभी भी चुपचाप देखती रही. चल कर, चेंगू ने कहा. चेंगू एक बहुत बड़ी क्षेत्र वाली इमारत के सामने खड़ा था. उसने पट्टिका पर लिखे शब्दों को देखा और अपने उनके कोनों को मोड़ने से खुद को नहीं रोक सका. पट्टिका पर केमिस्ट व्यापार मिल के 6 लाख पात्र आकर्षक हैं. चल कर, इस समय व्यापार मिल से पहले बहुत अधिक ट्रैफिक था. लोग ज्वार की तरह आ रहे थे और जा रहे थे. सभी प्रकार की चिल्लाहट, सौदेबाजी और न्याय से का शुरू एक साथ मिला हुआ था. इसलिए ये जीवित नहीं था. तांजीन हाथ में हाथ डाले खड़े रहे, रास्ता दिखाया और साथ में व्यापार मिल में चले गए. लेकिन जब वह मिल में प्रवेश करने वाले थे तो उन्हें एक गार्ड ने रोक दिया. चेंगू ने डेनहुआन शहर के सामने नाची से 7वीं श्रेणी का कीमियागर मैच निकाला और हल्की सी उसे अपनी छाती से लगा लिया. चेंगू मुस्कुराए, फिर व्यापार मिल की ओर देखा. पवेलियन मास्टर चेन, आइए अंदर चलिए और देखें. तांजीन ने मुस्कुराते हुए कहा, हॉल के दोनों ओर ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियां हैं. तथाकथित व्यापार मिल को 3, 6 या 9 ग्रेड में विभाजित किया गया है और व्यापार मिल के अंदर का क्षेत्र समान है. पहली मंजिल पर लॉबी की तरह. ये स्वाभाविक रूप से इस व्यापार मिल की सबसे कौन चीज है. ये देखते हुए कि सिस्टम ब्लॉक में वह कुछ भी नहीं चाहता था. चेंगू ने सिर हिलाया और ऊपर की ओर तांजीन का पीछा किया. दूसरी मंजिल पर चलते हुए हॉल के प्रवेश द्वार पर एक अन्य गार्ड ने उन दोनों को रोक दिया और इस बार दरवाजे पर तैनात गार्ड दूसरों निकला. ये चेंगू के लिए भी आश्चर्य की बात है जिसने दूसरों को मिलने दिया दरवाजा सचमुच समृद्ध है. दूसरी मंजिल में प्रवेश करने के लिए आपको सच या उससे ऊपर के केमिस्ट या दूसरों या उससे ऊपर के साधना आधार की आवश्यकता है. तांजीन द्वारा अपनी आभा का एक हिस्सा प्रकट करने के बाद दूसरों की गार्ड की आंखें काम गईं और उन दोनों को अंदर जाने दिया गया. पहली मंजिल पर लॉबी की तरह दूसरी मंजिल पर भी लॉबी के दोनों ओर ऊपर की ओर जाने के लिए सीढ़ियां हैं और वहां केवल सफेद या उससे ऊपर या दूसरों से ऊपर खेती के आधार वाले फार्मासिस्ट प्रवेश के लिए पात्र हैं. चेंगू ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंचे क्योंकि उन्होंने पाया कि सिस्टम के त्वरित स्वर में दूसरी मंजिल पर कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी. दूसरी मंजिल का वातावरण पहली मंजिल की तुलना में बहुत बेहतर है. ठीक उसी तरह से एक बुटीक सुपरमार्केट और एक साधारण सब्जी बाजार के बीच का अंतर होता है. दूसरी मंजिल पर लोगों की संख्या भी पहली मंजिल की तुलना में काफी कम है. चेंगू और तांजीन पूरी रात से अंदर घूमते रहे और अंत में उनके सामने एक बूथ पर आए. यह एक टीआर दानव है. पूरा शरीर लाल है. भले ही ऊर्जा आवरण बाहर है. चेंगू अभी भी दानव से हल्की रात से सांस महसूस कर सकता है. स्टोर का मालिक एक बूढ़ा आदमी है जिसका चेहरा खराब है. उसने फार्मासिस्ट का चूल्हा बांध रखा है. उसके सीने पर लगे वैसे पता चलता है कि वो 7वीं श्रेणी का फार्मासिस्ट है. जो लोग यहाँ चीजें बेचने आ सकते हैं वे भी दूरदर्शी हैं. वे चेंगू के सीने पर 7वीं रैंक के कीमियागर का बैच देख सकते हैं और उसे इतना युवा देखकर उसके पीछे एक बड़ी शक्ति होनी चाहिए. मनोज बूढ़े आदमी ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपके पति को ये टीआर मैजिक कोड पसंद है? चेंगू ने सिर हिलाया और कहा, आप क्या विनिमय करना चाहते हैं? बूढ़ा आदमी 7 स्तरीय दूरी की मात्रा चाहता है जिसे पहले परिष्कृत नहीं किया गया है. मनोज बूढ़ा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जानता है कि 8वीं स्तरीय जादुई कोड को 7 स्तरीय दूरी से बदलना पर्याप्त नहीं है. इसलिए बोलना समाप्त करने के बाद उसने जानबूझकर आगे आकर चेंगू के कान में फुसफुसाया. इसलिए मनोज बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया. उसने सोचा कि वह व्यापार मिल के एक अनुभवी व्यक्ति से मिला था जो शांत होकर नाटक कर रहा था ताकि कैसे उधार लेना जारी रख सके. लेकिन चेंगू ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये बदल गया है. तभी चेंगू ने अपने मन में 10,000 वाले संख्या की याद के आधार पर उस मनोज बूढ़े व्यक्ति को 7 स्तरीय दूरी देने की तैयारी की. इंतजार. अचानक एक प्रत्यक्ष आवाज आई. पुनश्च खुली अश्लील दिनचर्या यहाँ है. अध्याय 229 सॉन्किन डेंचिन काओलियन. चारों ओर कृपया सदस्य दलें, सभी का समर्थन लें. दादा, जैसे ही चेंगू ने डेनफ्रेन की नकल की, बहुत दूर से कदमों का एक समूह आया और 4 आकृतियां सामने आई. वहां 2 आकृतियां थीं. चेंगू की आंखें परिचित थीं. मैंने इसे सुबह देखा और शेष 2 आंकड़े नहीं जानती. उस आदमी ने ऊर्जा संभाला और उन तीनों के सामने चला गया. उन्होंने देखा कि चेंगू की छाती में 7वीं रैंक के केमिस्ट के बैच का प्रतीक है. उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और वो तुरंत मुस्कुराया और कहा, लो सॉन्किन में वो दांता का वजूद भी है. महामहिम, चाहे अगले के चेहरे पर निर्भर करता हूं, मुझे 8 विक्रम का जादू कोड दे. जब उसने सॉन्किन की पहचान सुनी तो उसके चारों ओर विस्मय गूंज उठा. अगर सॉन्किन सिर्फ ये कह रहा था तो यह किसी को खुश करने के लिए पर्याप्त नहीं था. जिस बात ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया वो ये थी कि वह अभी भी महान बुजुर्ग दांता का शिष्य था. महान बुजुर्ग कौन है? वो एक मजबूत लड़ाकू ऋषि है और यहाँ तक कि 9 रैंक का खजाना दूरी कीमियागर भी है. ताकतवरों के इस वर्ग के शिष्य केवल अपनी स्थिति के आधार पर कुछ प्रमुख ताकतों के निगम के जितने महान नहीं है. उस मनोज बूढ़ी की पुतियां भी आश्चर्य व्यक्त करते हुए सिकुड़ गईं. सॉन्किन के पीछे की 3 महिलाओं की नजरें सॉन्किन पर नहीं बल्कि चेंगू पर थी. जाहिर है इसने सॉन्किन को चेहरा नहीं दिया. सॉन्किन ने भौहें चढ़ा दी. वो जानता था कि काओलियन जिस दूरी को परिष्कृत करना चाहती थी वो केवल टीआर मैजिक कोड थी. इसलिए जब उसने सुना कि दूसरी मंजिल पर टीआर मैजिक कोड है तो वो दौड़कर आया और इस टीआर मैजिक कोड को खरीदना चाहा. जादुई कोड ने काओलियन को एक उपहार दिया. इसलिए सॉन्किन ने चेंगू की मनस्वीकृति को नहीं छोड़ा और कहा, आप मुझे 8 विक्रम का जादुई कोड कैसे दे सकते हैं? यद्यपि वह महान बुजुर्ग का शिष्य है, वह निश्चित रूप से महान बुजुर्ग से बाहर नहीं निकल सकता है. अधिक से अधिक वो दूसरों को दबाने के लिए गति का उपयोग करता है. लेकिन अक्सर गाना किसी पहले संकेत से हल कर सकता है. आज मेरा सामना ऐसे लोगों से हुआ होगा जो ताकतवरों से नहीं डरते. ये सॉन्किन के आंतरिक विचार हैं. चेंगू ने अभी भी कुछ नहीं बोला लेकिन बगल में मौजूद तांजीन ने हल्के से कहा, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है. यह 8 विक्रम का जादुई कोड आपको ऐसा नहीं करने देगा. क्या आप? तांजीन के सीधे शब्दों को देखकर सॉन्किन ने गहरे चेहरे के साथ कहा, फिनिन वेली वेली मास्टर तांजीन. तांजीन ने हल्की आभरी और दूसरों की आभा फैल गई. ये देखकर सभी के हाव भाव चौंक गए और तुरंत उत्साह का भाव दिखा और अच्छा शुरू हुआ. एक फिनियान घाटी है और दूसरा महान बुजुर्ग का शिष्य है. जाहिर है दोनों में से कोई भी किसी से नहीं डरता. सॉन्किन की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई और दूसरों को दबाने के लिए स्थिति का फायदा उठाना निश्चित रूप से बेकार होगा. यदि दूसरा पक्ष वास्तव में फिनिन घाटी का वेली मास्टर है तो वह डरता नहीं है. दांता निश्चित रूप से उसके लिए बनी गेंदों को नाराज नहीं करेगा. इसलिए सॉन्किन ने पक्ष बदल लिया और उसे उस मनोज बूढ़े व्यक्ति की ओर देखने के लिए मजबूर किया और कहा, बॉस आप टीआर मैजिक कोड के बदले में क्या करते हैं?
सामंजस्यपूर्ण था और एक सामान्य व्यावसायिक बातचीत से संबंधित था। बेशक यह इस तथ्य से भी संबंधित है कि चिंगू पहले की तरह शत्रुतापूर्ण नहीं है। इसके अलावा चिंगू पिछले कुछ दिनों में शब्दों के स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं और उनका मन अपेक्षाकृत शांत है। लेकिन चाहे कितनी भी शांति क्यों न हो, वो कोई तरह का आसान नहीं होगा। दुखी मुनि ने कहा, मुझे क्षमा करें, ये सज्जन पहले आए थे और गुणों के साथ आदान प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। मनहूस मूल व्यक्ति जो है, चाहे कुछ भी हो, हालांकि वो सौंकिन की पहचान से आश्चर्यचकित है, लेकिन वो डरता नहीं है। इसके अलावा दूसरी मंजिल पर एक विक्रेता के रूप में इतने वर्षों तक नियमों का भी पालन किया जाता है और सौंकिन की खातिर से खरीदारी नहीं की जाती है। सौंकिन का चेहरा पूरी तरह से उदास था, शायद इसलिए क्योंकि उसने पहले कभी अपनी सबसे प्रिय महिला के सामने इतना बड़ा स्वीट नहीं खाया था। सौंकिन को लगा कि कई सालों से उनका चेहरा इस समय पूरी तरह से हतोत्साहित था। जब सौंकिन घाटी में था, तो किसी ने भी उसे निराश करने के लिए कदम नहीं उठाया। चिंगू ने इसे पहले दूसरे पक्ष को नहीं दिया ताकि भ्रमित होने का नाटक न किया जा सके। इसके बजाय उन्होंने कहा, तुम्हारे पास एक सिंदूर की गुई नहीं है ना? कीमियागी के लिए इसे तारांकन गुई माना जा सकता है। सुशिंदेन बहुत आम है, हो सकता है कि फार्मासिस्ट के रिंग में एक या दो मौजूद हों। सुशिंदेन की उसकी जरूरत नहीं है, कुछ बड़ी ताकतों के पास सुशिंदेन की उसकी है, लेकिन सिक्सन रेसिपी से जुड़ी सभी ताकतों ने इसे एक रहस्य माना जिसे आगे नहीं बढ़ाया गया। मुख्य भूमि पर कुछ फार्मासिस्ट सुक्सिन की शोध में रुचि जानते थे, इसलिए जब चिंगू ने कहा कि वो सुक्सिन का आदान प्रदान करना चाहता है, तो हर कोई चौंक गया। सबकी प्रतिक्रिया देखकर चिंगू ने चुपके से कहा, खून बह गया। जब उस दुखी हुए व्यक्ति ने सुना कि यह सुशिंदेन का नुस्खा है, तो वह थोड़ा उत्साहित हुआ और उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। चिंगू ने डेनफ्रैंक को सौंप दिया, साथ ही सौंकिन के शब्दों ने सभी को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया। गुई लेने वाले मनहूस बूढ़े आदमी को भी इस समस्या का पता चला। हालांकि इस कागज पर लिखी गई कुछ औषधीय सामग्रियां वास्तव में सिक्सन की मुख्य औषधीय सामग्रियां हैं। दर्जनों अन्य औषधीय सामग्रियों वाला मनहूस बूढ़ा व्यक्ति नहीं बता सकता कि क्या ये है। चिंगू ने बीच के व्यंग्य पर थोड़ा सा वहीं से कुड़ी और जब उसने सौंकिन की ओर देखा तो उसकी आंखों में और दिखने की रोशनी आ गई और फिर उसने गहरी आवाज में कहा, क्या ये सही है? मुझे बाद में पता चलेगा। मुझे लगता है कि कोई इस विशाल डेनफ्रैंक को पहचान सकता है। क्या ये सुक्सिन की गुई है ना? हाँ, दांता के पास सिक्सन की उसकी भी है। ऐसा ही है, ऐसा होता है कि एल्डस को अभी यही थी, मैं उसे ढूंढूंगा। बेचारे गुई ने अपने माथे पर हाथ मारा, अचानक उठा, गुई और तीसरी मंजिल की ओर चल दिया। जहां तक आर्थिक क्रम की जादुई की बात है, उसने इसे वहीं छोड़ दिया और आगे नहीं बढ़ा। आखिरकार उसे देखने में मदद करने के लिए घटनास्थल पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। हाँ, फार्मासिस्टों के लिए एक पवित्र स्थान के रूप में बिल तोहर ने सभी प्रकार की दुर्लभ गुई की नुस्खे एकत्र की होंगी, जैसे कि सुक्सिन बिल्स जो बहुत कीमती नहीं है, स्वाभाविक रूप से है। इसके अलावा दांता के डेनफ्रैंक दांता के बुजुर्गों के लिए खुले हैं। दूसरे शब्दों में सौंकिन के भी सुक्सिन बिल की गुई के संपर्क में आने की बहुत संभावना है। सौंकिन की अभिव्यक्ति बेहद अजीब और थोड़ी घबराई हुई थी। उसे पूरा यकीन था कि गुई सचमुच सिक्सन गुई थी। अगर यह सच है, तो सौंकिन का चेहरा फिर से खोया जा सकता है। जब सूझबूझ ने चिंगू को देखा, तो वह भी दंग रह गया और तुरंत उसके चेहरे पर उत्साह आ गया। इसके अलावा लिंगान मंडप की अफवाहें हाल ही में फिर से उल्टी हो गई हैं। सूझबूझ को और भी अधिक अप्रत्याशित बनाने वाली बात ये थी कि दूसरा पक्ष शायद उस तरह का बुरा राक्षस नहीं था जो अपने चेहरे पर सफल था, बल्कि उसकी शुरुआती 20वें वर्ष की एक युवा संतान थी। पवेलियन मास्टर जी, मास्टर टेंगू, मैंने पिछली बार बनी ज्ञान कुछ महीनों तक एक दूसरे को नहीं देखा था, वे दोनों कैसे ठीक हैं? सूझबूझ ने अपनी मुठ्ठियां पकड़ लीं और दोनों से कहा, आइए मास्टर, उसके बारे में अधिक चिंता करें, बुरा व्यक्ति ठीक है। तांजी ने भी हार मान ली और मुस्कुरा दी। पवेलियन मास्टर चेन, सभी की आंखों में थोड़ा अजीब सा दिखाई दिया। ये कौन सी शक्ति है? क्या ये बनी ज्ञान मिल की जागीरदार शक्ति हो सकती है? सूझबूझ भी आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने सौंकिन को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिन उम्मीदवारों से इस बार चैंपियनशिप जीतने की उम्मीद थी वे सभी यहाँ थे। ये पुष्टि करने के बाद कि यह वास्तव में सुक्सिन की गुई थी, मनहूस बूढ़े व्यक्ति को डर था कि चिंगू को इसका पछतावा होगा, इसलिए उसने जल्दी से ऊर्जा ढालकर ढक्कन खोला और तैयार मैजिक को चिंगू को सौंप दिया। अपने दिल में एक निश्चित महिला के बारे में सोचते हुए काव्य ने चिंगू को देखकर मुस्कुराया, मैंने सुना है कि एल्डस ने महावीर को पवेलियन मास्टर चेन कहा था, मुझे आपका नाम नहीं पता। सौंकिन की आंखें अचानक थोड़ी सी खुल गईं। हाँ, अगर सामने वाले का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आप उसके पीछे उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। चिंगू, काव्य ने चिंगू की आंखों को साफ देखा। अन्य पुरुषों के खुद को देखने के विपरीत उसकी आंखों में डरने का एक निशान था और वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन रुचि का एक निशान पा सकती थी। यहाँ तक कि नैन चेन, जो काव्य के बगल में थे, के गालों पर आश्चर्य की झलक थी। चारों ओर विस्मयादिबोधक की आवाज थी और आंखें आश्चर्य से भरी थी। मुझे हाल लिंगान मंडप के मुख्य मंडप मास्टर को देखने की उम्मीद नहीं थी। लिंगान पवेलियन हाल ही में झोंझों में सुर्खियों में रहा है, क्योंकि जो अफवाहें मूल रूप से सच नहीं थी, उन्हें चरण-दर-चरण सत्यापित किया जा रहा है। हर कोई जानता है कि लिंगान मंडप के मुख्य मंडप को चिंगू कहा जाता है, लेकिन कभी लोग जानते हैं कि चिंगू कैसा दिखता है। कुछ लोगों ने चुप-चुप कर दिल में कहा। चिंगू ने सिर हिलाया और देखा कि दूसरी मंजिल खत्म हो चुकी थी और उसे सौंकिन की परवाह नहीं थी जब वो तांजीन के साथ तीसरी मंजिल पर जाने वाला था। श्रीमान, चिंगू, रुको, काव्य ने आकर्षक आवाज से चिंगू को रोका। काव्य ने चिंगू की अभिव्यक्तिहीन प्रतिक्रिया पर बाहें चढ़ा दी, लेकिन उसने ज्यादा परवाह नहीं की। उसकी आंखें बंद गईं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम भी तीसरी मंजिल पर जाना चाहते हैं, हम एक साथ क्यों नहीं रहेंगे? काव्य का निमंत्रण सुनकर चिंगू ने अपनी बाहें ऊपर उठाई। वह मूल रूप से मना करना चाहता था, लेकिन जब उसने सौंकिन का चेहरा बदल में डूबा हुआ देखा, तो उसके मुंह का कोना थोड़ा छुप गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। तांजीन ने भी अपने मुंह के कोने को हिलाया और उसके दिल में अधिक आत्मविश्वास था कि वह हुआ को इस निकुंज में कूदने नहीं दे सकता। मैं तीसरी मंजिल की तुलना दूसरी मंजिल से करना चाहता हूँ, जो दूसरी दुनिया है। हॉल उसी रंग की गर्द से लगा हुआ था और रोशनी दूसरी मंजिल की तरह चमकदार नहीं थी, बल्कि हल्की थी। इस हॉल में लियाओ और लियाओ के केवल एक दर्जन लोग थे। जब चिंगू इस हॉल में आए, तो हॉल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान क्यों आकर्षित हो गया? टैंजिन और लिंगर को छोड़कर कई लोगों की छाती पर सातवीं रैंक के कीमियागर के बैच थे। किसी ने सौंकिन को कई लोगों को पहचान लिया और चिंगू और टैंग को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। चेन थोड़ी देर टहलने के बाद चिंगू को काव्य की चरित्र की प्रारंभिक समझ हुई। यहाँ तक कि यह किरदार भी एक राक्षस की तरह ही प्रत्याशित है। हालांकि चिंगू के विचार में सौंकिन के पास एक निश्चित मात्रा में शहरी सरकार और योजनाएं हैं। काव्य ने इसे अपने हाथ की हथेली में लिखकर खिला है। वर्तमान में नारंगी बिल्ली इंटर्नशिप कर रही है और निश्चित रूप से सप्ताहांत पर रुकने नहीं है, लेकिन गारंटी की दूसरे है। कल का चौथा पीठ था, नारंगी बिल्ली गुप्त रूप से अपने खाली समय का फायदा उठा रही थी। आशा है सभी पाठकों को पता होगा। 1000 पुस्तक सिक्कों के इनाम के लिए धन्यवाद केनन। यह एक छोटी तीन इंच की कांस्य घड़ी है जो धब्बेदार फिरोजा पिघला से ढकी हुई है और इसमें युग के निशान है और जहां छोटी घड़ी का अक्षर नहीं हुआ है वहां गिरे हुए चीजों जैसे कुछ छोटे अक्षर हैं। टाइप्स 1 में यह विचार जाने चिंगू के दिमाग में कौन गया क्योंकि ये छोटे अक्षर हिजाबी के प्राचीन खंडहरों में चूषा में पत्थर के स्टील पर फॉन्ट के समान थे। सेंट आर्टिफैक्ट टाउन की जादुई घड़ी, ये तंत्र द्वारा दिया गया एक संकेत है और यह महान संसार से उत्पत्ति का भी संकेत देता है। यदि यह भी प्राचीन खंडहरों से है तो टाइप्स 1 में नामक प्राचीन संप्रदाय सामान्य नहीं है। चिंगू ने छोटी घड़ी उठाई और उसे ध्यान से देखा और पाया कि शहर की जादुई घड़ी के अंदर भी घड़ी की लिए चीटियां भरी हुई थी और घड़ी के मुंह के किनारे पर कुछ सजीव आकृतियां खुदी हुई हैं, चाहे वो कोई भयंकर जानवर हो या जानवर। घंटी लाल शर्ट पहने एक अधीर व्यक्ति द्वारा बेची जाती है। उसके बाद छिपे उलझे हुए हैं जैसे कि उसने कई वर्षों से इन्हें धोया ही ना हो। सिस्टम संकेत देता है कि वो 4 सितारा डूसुम है। अरे, तुमने सच में फोन करने की हिम्मत की? तांजीन थोड़ा खुश हुआ और कहा, इस छोटी सी घड़ी में इतना अजीब क्या है? या क्या आप इस छोटी घड़ी के शब्दों को जानते हैं? मुझे नहीं पता कि क्या आप अभी भी 8वीं वाली गुई मान रहे हैं और आप अभी भी जीवान चुगू की पेशकश कर रहे हैं। तांजीन ने कहा, जीवान वर्णनीय फल की एक दुर्लभ चीज है जिसमें मजबूत अग्नि विशेषता ऊर्जा होती है और यह अभी भी 8वीं कक्षा के मध्यवर्ती से उच्च प्रेम को परिष्कृत करने के लिए मुख्य औषधीय सामग्री है। चिकने आदमी के शब्दों ने काव्य और अन्य लोगों को भी थोड़ा विचलित कर दिया। केवल सौंकिन के चेहरे पर थोड़ी चमक थी। अगर तुम इसे बाहर नहीं कर सकते तो इसे नीचे रख दो। चिकने आदमी ने तांजीन को तिरछा कर दिया और हल्के से कहा, अरे, ये बूढ़ा आदमी कितना हिंसक है। तांजीन ने अपनी आस्तीन चढ़ा ली। एक चिकने आदमी के साथ काफी हद तक एक सिद्धांत। ठीक है, लॉर्ड टेंग, आप शांत रहें। चिंगू ने तांजीन को कुछ शब्दों में राहत दी, फिर उस चिकने आदमी की ओर देखा और कहा, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये छोटी घड़ी कहां से आई? चिकने आदमी ने चौंकाने वाली कुछ भी नहीं कहा और अंतहीन रूप से मर गया और उदासीनता से कहा, मैं कुछ दिन पहले एक काम आने वाले व्यक्ति से मिला था। हत्या को अधिक से अधिक स्टॉक मिल रहा है। सभी के चेहरों पर अजीब भाव भी थे। जाहिर है जवाब भी बहुत अप्रत्याशित था। ज़ेडबॉक्स के माध्यम से हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता है कि यह जीवान सुगु है। फिलहाल कोई 8 स्तरीय गुई नहीं है, बस इस जीवान सुगु का उपयोग करें। चिंगू की एकमात्र 8 स्तरीय गुई यूनियन को स्मारक उपहार के रूप में दी गई थी। ये सुनकर उस चिकने आदमी की सुस्त पुतलियां अचानक चमक उठी। हालांकि आदान प्रदान के दौरान काव्य ने अचानक कहा, चिंगू, क्या आप मुझे ये जीवान सुगु दे सकते हैं? मैं आपके बदले 8 दिन वाली गुई ले लूंगा। काव्य को उम्मीद नहीं थी कि चिंगू के हाथों में जीवान सुगु होगी और उसकी खूबसूरत आंखों में एक दृश्य करनी थी। चिंगू ने उस चिकने आदमी की ओर देखा जो तुरंत शांत नहीं बैठ सका और कहा, मुझे केवल ये जीवान सुगु चाहिए, अन्यथा आप घड़ी बंद कर देंगे। चिंगू ने शहर की जादुई घड़ी को रिंग में ले लिया। ज़ेडबॉक्स जिसमें जीवान सुगु था उस चिकने आदमी को सौंप दिया और तुरंत काव्य से कहा, क्षमा करें। काव्य की वजह से चिंगू को परेशानी नहीं होगी। काव्य ने अपने दिल के विचार नहीं दिखाए और मुस्कुराते हुए कहा, ये शर्म की बात है। सौंकिन खुश था और चिंगू के इलाज में यंग रक्त मन में निश्चित रूप से कोई अच्छा प्रभाव नहीं था। दीवार के ऊपर पानी के बाद चिंगू फिर से हॉल में घूमता रहा। कुछ आवश्यक औषधीय सामग्री बदलने के बाद वो सीढ़ियों की ओर चला गया। तभी जब वह नीचे जा रहा था, काव्य अचानक चिंगू के पास आई और उससे पूछना चाहा कि क्या उसके पास अभी भी जीवान सुगु है। उन दोनों को छूने से रुकने के लिए सौंकिन स्वाभाविक रूप से नीचे से उनके बीच में आ गया। हुआयूं के लोगों का एक समूह सीढ़ियों के नीचे से ऊपर आया। जब दोनों पक्षों ने रास्ता बनाया तो सीढ़ियों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। चिंगू पीछे हटी और डेंचिंग को दबा दिया। डेंचिंग का शरीर पहले से ही कमजोर था और जब वो मजबूती से खड़ा नहीं हो सका तो उसका शरीर पीछे की ओर गिर गया। जब चिंगू ने ये देखा तो वह स्वाभाविक रूप से पीछे मुड़ा और बिजली की तरह डेंचिंग को पकड़ लिया और वह सीढ़ी पर गिर गई। नहीं चाहता, नहीं चाहता। चिंगू को डेंचिंग का पीछा करते हुए दिखे। काव्य को डेंचिंग ने चिल्लाकर कहा, उसी समय और बाद वाले के भावों में घबराहट का संकेत था। हालांकि दोनों महिलाओं की आवाज देर से आई थी और चिंगू की बाहें पहले से ही बिजली की तरह तेजी से डेंचिंग की कमर को छू रही थी। यह मत पूछो कि तुम डेंचिंग की कमर क्यों पकड़ रही हो। चिंगू की तलवार भड़क गई और जेल की ऊर्जा को दबाने के लिए मूर्ति को थोड़ा घुमाया और चूसने पर दबा दिया गया। तुम ठीक हो? चिंगू और डेंचिंग ने अपनी आंखें स्थिर करने के बाद एक ही समय में कहा। बाद वाले ने चिंगू के साथ एक दूसरे की ओर देखा और देखा कि चिंगू का हाथ अभी भी उसकी कमर पर था। मुक्त होने के बाद वो चौंक गया, क्या तुम ठीक हो? डेंचिंग की नौकरानी
पुरानी लिंक काओ यांग और सॉन्ग इन सभी ने चीन को आश्चर्य से देखा कि वे देखने के लिए बाद वाली की अभिव्यक्ति
प्यार नामक चीज को न छुए, क्योंकि उस समय मास्टर को हानिवान द्वारा त्याग दिया गया था और वह भावनात्मक रूप से आया था और वह उस पर जहां एक महिला पुरुषों से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। ठीक इसी समय मैक्सियाओं ने चूंकि नंबर एक सुंदरता ये हीरे की छवि जारी की, मालिक क्रोधित हो गया और मैक्सियाओं को साफ करने के लिए घाटी से बाहर चला गया। इसका उद्देश्य खुद को उसके नक्शे कदम पर चलने नहीं देना है। ये हीरे ने अपने दिल में अनुमान लगाया। ये हीरे को वास्तव में मास्टर द्वारा खुद को धोखा देने से नफरत नहीं थी, लेकिन ये पूरी तरह से स्वीकार्य था। उसके हृदय में मिश्रित स्वाद है। वो क्या बकवास है जिसे प्यार कहते हैं? क्या बहुत दर्द हो रहा है? इस समय ये हीरे में अचानक संदेह और जिज्ञासा का भाव आया। कमरे में मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही थी। चिंगू ने कुछ समय तक डेमन टाउन के साथ खेला, लेकिन इसके रहस्य का पता नहीं चला, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसका उपयोग कैसे करना है। चिंगू ने जानबूझकर पुरानी पद्धति का इस्तेमाल किया। रख के एक बूंद से प्रभु को पहचानो, दूल्हा और अंडा स्वयं की आत्मा की छाप लगाने के लिए आत्मा का प्रयोग करना व्यर्थ है। क्या इसका मतलब कोई सूत्र या कुछ और पढ़ना है? यह विचार अचानक चिंगू के दिमाग में कौंध गया और फिर उसने शहर की जादुई घड़ी के अंदर और बाहर के छोटे पात्रों को देखा और उसमें से कुछ निकालने की कोशिश की। हालांकि 10 मिनट से अधिक समय तक निरीक्षण करने के बाद भी उन्हें कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। इससे चिंगू थोड़ा परेशान हो गया। को पता था कि यह एक खजाना है, लेकिन यह नहीं पता था कि इसका उपयोग कैसे करना है। शोध के निष्फल होने के बाद चिंगू सबसे पहले सप्रेसिव बीन को एक तरफ रख सके और पार्टी फ्री को डायमंड गोल्ड की खेती करना शुरू कर दिया। पहले स्वर्गीय दानव फीनिक्स का मांस खाने के बाद चिंगू के पास उसे पार्टी फ्री के शरीर में एकीकृत करने का समय नहीं था। पार्टी फ्री के शरीर के खुलने के साथ चिंगू के शरीर से एक अत्यंत राशि और रहस्यमय आभा बाहर निकली। ये कमरे के परिवेश की ओर फैलता है और ठीक इसी क्षण दबाने वाली घंटी जिसे बिना किसी हलचल के एक तरफ रख दिया गया था, एक राशि आवाज छूटती हुई हिंसक रूप से कांपने लगी और तुरंत हवा से बाहर निकल गई। दमन घड़ी जो मूल रूप से आकार में केवल 3 इंच थी, अचानक एक वैसा आकार में विस्तारित हो गई और इसे चिंगू द्वारा कब्जा किया गया जिसने अभी प्रतिक्रिया की थी और विरोध किया था। धमाके से पूरा रेस्टोरेंट हल्का सा कांप उठा। दानव दमन घड़ी ने चिंगू को पूरी तरह से निगल लिया। घड़ी का मुख जो पिघला था वो मुंह तक पिघला था। इस समय पिघला पूरी तरह से गायब हो गया और उस पर रहस्यमय पाठ चिंगार रोशनी से भरा था। कुछ मिनटों के बाद मानव आकार की शैतान की घंटी धीरे धीरे सिकुड़ गई और फिर से अपने मूल आकार में आ गई। जादुई घड़ी की आंतरिक दुनिया, आसपास का क्षेत्र अंधेरा था और अजीब और डरावनी आवाजों की लहरें कहीं से चिंगू के कानों में प्रवेश कर गई। चिंगू का शरीर हिल गया और उसे लगा कि उसकी आत्मा का एक निशान दिखने वाला है और उसे कांपना भी महसूस हुआ। चिंगू को लंबे समय तक ऐसी किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ा जिससे वो कांप उठा हो। चिंगू ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और जल्दबाजी में विरोध करने के लिए प्रिज्म गार्ड की छवि को जलाया और तुरंत वहीं चल गई। इस शहर की जादुई घड़ी क्या वो कोई राक्षस शहर के रूप में नहीं मानेगा? ये सोचकर चिंगू का रंग बदल गया। ये जादुई घड़ी एक पवित्र कलाकृति है जो किसी पवित्र उपकरण के अस्तित्व के बाद दूसरे स्थान पर है। यदि आप वास्तव में अपने आप को एक जादुई शहर मानते हैं तो आप इस जीवन में बाहर नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि इसमें चिंगू के अभ्यास के लिए कुछ भी नहीं था और प्रतिशोध का कोई निशान नहीं था। चिंगू ने अपना रास्ता खोजने की कोशिश की। 1 घंटे बाद चिंगू मूल बिंदु पर लौट आए। इस संबंध में चिंगू ने कुछ बिंदुओं का सारांश दिया। एक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चिंगू कहां जाता है या ऊपर की ओर उड़ रहा है, वह अंततः मूल बिंदु पर वापस आ जाएगा। यह एक निरंतर गठन होना चाहिए। दूसरा, इसमें चिंगू की लड़ने वाली ऊर्जा की खपत बहुत बड़ी है। अगर इसका समर्थन करना कठिन है तो ये कुछ दिनों तक नहीं टिकेगी। तीसरा, चिंगू की आत्मिक शक्ति को ढा दिया गया और उसके माथे के बीच से फैल नहीं पा रहा था। चौथा, यहाँ अंधेरा बहुत गहरा है और चिंगू एक अलग की रोशनी से केवल आधे मीटर की दूरी को ही रोशन कर सकता है। केवल तथाकथित अज्ञात ही इधर महसूस कर सकता है और चिंगू के दिल में भी इस समय डर का निशान है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीजें हैं। चिंगू को इसे खोने का डर है। कुछ और मिनटों के बाद चिंगू घबरा गया और उसे ऐसा भी लगा जैसे वो गिरने वाला है। इससे चिंगू को एहसास हुआ कि इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे चिंगू के मुंह पर असर पड़े। चिंगू ने अब नर्म होने का फैसला किया। उसने लापरवाह होने का फैसला किया। अपने पूरे शरीर की ताकत का उपयोग करते हुए उसने अपनी मुट्ठी अपने पैरों के नीचे जमीन पर पटक दी। 3 मंद ध्वनि गूंज उठी, लेकिन चिंगू के लिए यह समुद्र में फेंके गए पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं था। बजाय दहाड़ अंधेरे से अचानक एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी और एक भयंकर जानवर हिंसक रूप से बगल से बाहर निकला और चिंगू पर हमला कर दिया। लेकिन केवल भगवान की ताकत। चिंगू स्वाभाविक रूप से एक मुट्ठी से फट गया, लेकिन खाते में कोई भाग्य बिंदु नहीं है। चिंगू का चेहरा काफी बदल गया क्योंकि उन्हें लगा कि ताऊ अभी भी जीवित है। निश्चित रूप से जैसे ही जानवर की दहाड़ फिर से अंधेरे से सुनाई दी, एक भयंकर विशाल जानवर चिंगू की ओर दौड़ पड़ा। यह अभी भी वैसा ही है जैसा अभी है, लेकिन ताकत और मजबूत हो गई है। सैमसन ब्लॉसम, चिंगू ने वहीं चढ़ा दी, अपना हाथ हल्के से उठाया और उसे हवा से बाहर निकाला और 3 से 4 दूसरों की ताकत तुरंत फूट पड़ी। सिस्टम अभी भी ठीक नहीं है। वास्तव में चिंगू ने एक पल इंतजार किया। भयंकर जानवर ताऊ फिर से प्रकट हुआ और इस बार ताकत फिर से मजबूत हो गई। सिर्फ 4 फाइटिंग संप्रदाय तक पहुंच गई। चिंगू चिल्लाया, अपनी मुट्ठी उठाई और धमाका किया। एक और बैठक के बाद ताऊ फिर से प्रकट हुआ। इस बार चिंगू ने इसे दोबारा नहीं मारा, लेकिन नाची से निकाल दिया और इसे यंजू को मारने से रुकने का आदेश दिया। बस इसे उछाल दिया। मैंने मासूमियत से सिर हिलाया। यंजू के हमले का विरोध करते हुए तीर की ओर भागा। ये ताऊ को उछालने के बाद चिंगू यहाँ शांत हो गए और कोई अन्य मुंह बाहर नहीं आया। तारांकित चिंगू दोबारा जमीन पर प्रहार करने से जाहिर तौर पर उसे बड़ी परेशानी हुई। ऐसा लग रहा था मानो कोई अमर शरीर हो। उसे मारने के बाद तुम पुनर्जीवित हो जाओगे। इसके अलावा ये पुनरुत्थान उसे और भी मजबूत बनाएगा। चिंगू इसके बारे में सोचने लगे। चिंगू को अंदर आने का कारण पहले ही पता चल गया था। ये आत्मा देने वाले देवता और राक्षसी शरीर के कारण हुआ था। लेकिन मुख्य बात यह है कि कैसे बाहर निकला जाए। उस ताकत का स्रोत कहाँ है जो मजबूत और मजबूत होती जा रही है। ये हीरे थोड़ी देर आराम करने के लिए हुई नर्सरी में घूमने के बाद कमरे में वापस चली गई। अचानक मैंने जमीन पर एक छोटी सी कांस्य घंटी देखी जिससे एक साधारण वातावरण का आभास हो रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घड़ी के मुख पर लिखावट से हल्की लाल रोशनी निकलती है। ये हीरे नीचे पर आए और उसे एक साधारण छोटी घड़ी के साथ नीचे रख दिया और ध्यान से देखा। ये हीरे को घड़ी के मुख पर लिखे शब्द नहीं पता थे, लेकिन एक शब्द का अनुमान लगाने की तरह ये हीरे ने एक शब्द को देखा और बताया, टंग। जैसे ही शहर के लिए शब्द आया, ये हीरे ने जो शब्द पढ़ा वो एक पल के लिए लाल रंग में चमका और फिर बंद हो गया। इस समय जियाओ में सरल और सरल वजन भी बहुत कम हो गया है। एक ही समय पर जैसा कि चिंगू सोच रहा था उसका चेहरा बदल गया क्योंकि उसने एक और जानवर की दहाड़ सुनी और उसकी आवाज यंजू से बिल्कुल अलग थी। ये हीरे को नहीं पता था कि चिंगू इस छोटी सी घड़ी में बंद था। नए शहर के चरित्र ने अभी चिंगू को कोई परेशानी नहीं थी। जैसे ही लाल बत्ती चमकी, ये हीरे की ऊंचाई बहुत बढ़ गई और उसने फिर से जिया से शब्द कहने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने कोई
हिलाया। मिर्जा ने एक शब्द की ओर इशारा किया और कहा, "ई।" जब शब्द गिरी, जियो चोंग ने कोई जवाब नहीं दिया। या तो मिर्जा का अनुमान गलत था, या शहर के लिए ये ईरिन का शब्द ही कैसे हो? यान, तानजीन ने घड़ी के चेहरे पर एक छोटी सी शब्द की ओर इशारा किया, लेकिन जियो चोंग ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। इसे करें, यूं ने भी एक शब्द का अनुमान लगाया। इस समय जियो चोंग की अंततः प्रतिक्रिया हुई। सूखे का प्रतिनिधित्व करने वाली शब्द के लिए लाल रोशनी टिमटिमाती थी और फिर मंद हो जाती थी, लेकिन लाल रोशनी अन्य शब्दों की लाल रोशनी की तुलना में अभी भी अधिक चमकीली थी। चिंगू को केवल थोड़ी देर के लिए दुनिया घूमती हुई महसूस हुई और उसके सामने की तस्वीर थोड़ी देर बाद अचानक बदल गई और यहाँ बस अंधेरा नहीं था। चिंगू को एक घाटी में दिखाई दिया, आकाश में अंधेरा था, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आकाश में था, जमीन पर या आसपास अचानक गपशप की एक श्रृंखला दिखाई दी। हाँ, ये पिछले जन्म में गपशप श्रृंखला के समान है। 8 सदी में चिंगू ने स्पष्ट रूप से चरित्र के विन्यास के पैटर्न को उज्ज्वल होते देखा। फिर वह घाटी जहाँ चिंगू पतन की भावना के साथ हिंसक रूप से कांप रहा था। चिंगू ने ईर्ष्या को स्वीकार करने के लिए तुरंत ही को वापस ले लिया और सावधानी से इसका इलाज करना शुरू कर दिया। शू, झटके के बाद जांघों की ऊंचाई वाली जंजीरें सभी तरफ से गपशप से बाहर निकल गईं और घेराबंदी के तहत चिंगू की उड़ा गईं। चिंगू ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। 3000 गर्जनापूर्ण चालें, लकड़ी, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। कई बार लोगों ने शब्द अनुमान लगाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी जियो चोंग की प्रतिक्रिया का कारण नहीं बनाया। ऐसे ही एक दिन बीत गया। दैन की नीति के मुताबिक अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। चिंगू का आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है और कई लोगों को इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह जियाओ चोंग में फंसा हुआ है। इस कारण से तानजीन जानबूझकर लाल शर्ट वाले बूढ़े व्यक्ति को खोजने के लिए फार्मासिस्ट व्यापार मिलने गया। उन्होंने यह नहीं कहा कि चिंगू छोटी घड़ी में फंस गया था, बल्कि उसे घड़ी की उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट रूप से बताने के लिए कहा। उसे ठंडे भाव से देखकर लाल शर्ट वाला बूढ़ा व्यक्ति फिर को उत्तेजित नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। उन्होंने दावा किया कि वह आदमी एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो कहीं से चूक आया था। उनके पास स्पष्ट रूप से केवल दूसरों की खेती का आधार था, लेकिन उन्होंने ऋषि मुनि का दावा किया था। एक नीलामी में अधेड़ उम्र का आदमी लाल शर्ट पहने एक बूढ़े आदमी को उकसाता है क्योंकि वह एक वस्तु पर बोली लगा रहा है। इसके बाद नीलामी समाप्त होने के बाद लाल शर्ट वाले बूढ़े व्यक्ति ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अवरुद्ध कर दिया और हत्या और आत्मसमर्पण की लहर चला दी। अंत में लाल शर्ट वाले बूढ़े व्यक्ति ने तानजीन से कहा, वैसे वह व्यक्ति बहुत अजीब है। दूसरों के साधना आधार के साथ वह दूसरों की तुलना में ताकत प्रदर्शित कर सकता है। यदि वह बूढ़ा व्यक्ति नहीं होता जिसने वर्षों से कुछ तुरु की पत्ती जमा की होती, तो शायद उसे लगाया गया होता। यह उसके हाथ में है। अंत में तानजीन को बूढ़े व्यक्ति से कोई उपयोगी समाचार नहीं मिला। इस तरह वह दिन फिर खत्म हो गया। अचानक मिर्जा जो कमरे में घूम रही थी, अचानक घुटनों के बल बैठ गई और उसके आत्मा में चाकू की तरह दर्द महसूस हुआ। यूं ने जल्दी से मिर्जा को ऊपर उठाने में मदद की। उसके उठने के बाद उसकी भौं के बीच दर्द के साथ वह घबरा गई और बोली, वह लगता है उसे कुछ गड़बड़ हो गई है। आत्मा अनुबंध, एक पक्ष को अत्यधिक दर्द होता है और दूसरा पक्ष इसे महसूस कर सकता है। ये सुनकर यूं का चेहरा अचानक बदल गया और एक दुर्लभ घबराहट हुई। इस समय छोटी घंटी जो बिना किसी हलचल के बीच पर थी, अचानक हवा से उड़ गई और अंदर और बाहर मच्छरों और मक्खियों के छोटे पात सभी लाल हो गए। उसी समय छोटी घड़ी के दोनों ओर अचानक दो बड़े लाल अक्षर प्रकट हो गए। चिंगू में जहाँ से लड़ने की भावना है। इस समय चिंगू अपने शरीर पर एक राक्षस की तरह था। उसके दाहिने हाथ में एक गेंद बांह थी, उसके बाएं हाथ पर एक गदा लगी हुई थी और उसने एक काला कवच पहन रखा था। वह अपने सामने गपशप श्रृंखला की ओर जोर से टूटा। उछाल, भारी प्रभाव ने चिंगू की बांह को थोड़ा सुंदर कर दिया। एक सुस्त ध्वनि को छोड़कर गपशप नहीं हिली। इसके बजाय जनरल और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले दो पैटर्न अचानक चमक उठे और तुरंत जीवित लगने लगे। 8 सनी से दो पैटर्न उभरे। एक चिंगू की सिरकी ऊपर दिखाई दिया और एक चिंगू के पैर पर दिखाई दिया। थोड़ी देर के लिए वो घाटी जहाँ चिंगू था तुरंत शांत हो गई और सभी जंजीरें जो इतनी भयंकर थी कि वे किसी भी समय घातक झटका देने वाली थी, गायब हो गई। लेकिन चिंगू ने अपनी सतर्कता नहीं खोई, बल्कि उसका चेहरा और अधिक गंभीर हो गया। गेंद ऊर्जा गायब हो गई और अंदर का एक लंबा चूचू वाला दिखाई दिया चिंगू का दाहिना हाथ। दो विकल्पों का सामना करते हुए कई लोग संकोच किए बिना नहीं रह सके। यूं और मिर्जा ने एक दूसरे को देखा और एक ही समय में कहा, आप कैसे चुनते हैं? एक दूसरे को देखने और मुस्कुराने के बाद यूं ने कहा। मिर्जा ने थोड़ा सिर हिलाया। दोनों के दाहिने हाथ एक साथ खड़े थे और बड़े लाल अक्षर के सामने दबे हुए थे। उछाल, जैसे ही बड़े लाल अक्षरों को दबाया गया, घड़ी के चेहरे पर सभी मच्छर और मक्खियां धुंधली हो गई और दो बड़े लाल अक्षरों को भी छोटी घड़ी ने वापस ले लिया। फिर विचित्र छोटी घंटी, तेजी से बड़ी और कुछ ही सांसों में छोटी घंटी जो मूल रूप से केवल 3 प्रकार की थी, एक मानव आकृति के आकार की हो गई। तभी घबराहट की आवाज के साथ चिंगू की आकृति कई लोगों के सामने प्रकट हुई। शांत कमरे में सभी ने चिंगू को आश्चर्य से देखा। इस समय वह निस्तेज सांस लेकर जमीन पर गिरा हुआ बैठा था। जिस समय वह छोटी घंटी से बाहर आया, उसने जो काला कवच पहना हुआ था वह भी टूट गया था और वह शर्मिंदा था। उसके काले बाल उसके कंधों और चेहरे पर बिखरे हुए थे। जैसे ही चिंगू बाहर आया, दानव दमन घड़ी तेजी से सिकुड़ गई, अपनी मूर्ति निज आकार में बदल गई और जमीन पर गिर गई। चिंगू ने जोर से हंसते हुए एक हाथ से जमीन पर नीचे झुककर और सभी के आश्चर्यचकित निगाहों के बीच शहर की जादुई घड़ी को देखकर एक सांस ली। ये ईरिन के विपरीत चिंगू की हथेली से भारी मात्रा में चूषण निकलने के साथ चिंगू की दमन घड़ी उसके हाथ में समा गई। मेरे प्रिय, मैं लगभग तुम्हारे हाथों में गिर गया। जियो, क्या हुआ? तुम इस छोटी सी घड़ी में बंद क्यों हो? चिंगू की आभा को देखकर यूं ने पहली बार बाहर आने पर स्वस्थ होने के बजाय जियो चोंग की ओर देखा। उसने जल्दी से नाची से आभा पौष्टिक गोली निकाली और चिंगू के मुंह में भर दी। चिंगू के होंठ यूं की हथेली पर चले गए। एक और गोली को अपने पेट में निकल लिया और फिर उसने संक्षेप में एक लंबी कहानी बताई कि क्या हुआ था। तारांकित उदाहरण के लिए इस घड़ी में वातावरण में अचानक परिवर्तन और गपशप श्रृंखला। यूं मिर्जा और अन्य लोगों ने चिंगू के शब्दों को सुनने के बाद एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की ओर थोड़ा देखा। जब चिंगू ने कई लोगों के चेहरे देखे तो भौहें चढ़ गईं और पूछा, क्या बात है? यूं ने इसे छुपाया नहीं। उसने चिंगू को पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया जब ईरिन कमरे में लौटी और घड़ी उठाई। खैर, चिंगू ने सोचा कि उसने गठन तोड़ दिया है, लेकिन यूं और अन्य लोगों ने गलती से उन्हें बाहर जाने दिया। शहर, भाड़ में जाओ। यूं के शब्दों को सुनने के बाद चिंगू ने अपने दिल में चुपचाप एक दो शब्द बोले और जादुई शहर की घड़ी को ऊपर से नीचे तक देखा। शीर्ष पर मौजूद पिटना गायब हो गया है और जो बात पहले पिटना बड़ा स्पष्ट था, उसे चिंगू द्वारा भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हालांकि ये बेकार है और यह स्पष्ट नहीं है कि इन शब्दों का वास्तव में क्या मतलब है। कुछ देर तक भ्रमित रहने के बाद चिंगू ने जेब में को लिया और जब वह निर्मी से कुछ दिनों के लिए पूछने वाला था, तो उसने देखा कि कई लोग चिंगू को हैरान आंखों से देख रहे थे। क्या आप अब इस बात को स्वीकार करने में सक्षम हैं? ये ईरिन ने पूछा। पहला था मिर्जा, उसने भौहें सिकुड़कर सिर हिलाकर कहा, नहीं। यूं ये ईरिन और तानजीन ने भी इसे दोबारा आजमाया, लेकिन उन सभी ने पाया कि वे काम नहीं कर सके। क्या ये प्रभु की पहचान हो सकती है? तानजीन ने सुना था कि कुछ खजाने आत्मजागरूक होते हैं। प्रभु को पहचान लेने के बाद यदि दूसरों को यह मिल भी जाए तो वे इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। चिंगू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने कभी देखा है कि जो खजाना मालिक को पहचानता है वह मालिक को भी फंसा देगा? एक दिन तक स्वस्थ रहने के बाद चिंगू लगभग ठीक हो गया था। वो गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था, यानी उसकी तामसिक ऊर्जा बहुत अधिक खर्च हो गई थी और उसे बहुत अधिक काम लिया गया था। कल दान हुई होगा। चिंगू थोड़ी देर के लिए शहर में घूमता रहा और जब वो वापस लौटा तो अचानक उसकी मुलाकात ईरिन से हो गई। ये देखकर कि उसे कुछ कहना है, वह अपने कमरे में आ गई। बात वाले ने नाची से एक नीलम निकाला और चिंगू को सौंप दिया और किंग के उज्जैन का नाम बताया। चिंगू ने अपने मुंह में बुदबुदाते हुए हरी सैज सितार को मिला किया और तुरंत ईरिन की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाई। ये सितार कहाँ से आया? चलिए बेस, एल्डर दांता ने आपको उज्जैन क्यों दिया? चिंगू उज्जैन ने भौहें चढ़ा ली। उनके स्वर में एक अजीब गंध थी। बेशक चिंगू इस तरह के घटिया कारण पर विश्वास नहीं करेंगे। चिंगू पूछा, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? भले ही ईरिन की उम्र 200 साल हो, लेकिन शुद्ध दिमाग और दुनिया में अनुभवहीनता के साथ उन्होंने स्वाभाविक रूप से ध्यान नहीं दिया कि चिंगू अपने शब्दों से खेल रहे थे और कहा, स्विमिंग। दोनों को चिंगू का नाम एक दूसरे के नाम पर रखा गया था। यदि ये दोनों व्यभिचारी नहीं होते तो चिंगू इस पर विश्वास नहीं करते। ऐसे शब्द आज से चिंगू नीम ने मुझे नहीं जुड़ी है। यह विचार अचानक चिंगू के दिमाग में कौन गया? तुरंत उसने अदृश्य रूप से ईरिन पर नजर डाली। ये देखने के बाद कि उसने दूसरे की चिकनाई पर ध्यान नहीं दिया है। चिंगू ने जल्दी से नीम को नाची में एकत्र किया और कहने की कोशिश की, देखो क्या हम लोग चिंगू को रखना चाहते हैं? मुझे इनका नाम बदले। चिंगू ने ईरिन के दृढ़ रवैये को देखा, उसकी आंखें घूम गईं और उसने जारी रखा, फिर मैं इसका नाम बदल दूंगा। क्या ये ठीक है? चूंकि ये तुम्हें दिया गया था, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी तुम चाहते हो। ये ईरिन का स्वर सपाट था। तब आपको लगता है कि ये वो नाम अच्छा है या वही नाम अच्छा है? मोही, ये ईरिन ने हल्की से कहा, कितना अजीब नाम है। क्या वो ये नाम अजीब है? क्या यह अजीब नहीं है? वैसे क्या आपके शरीर पर तारांकन 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 के हाथ के निशान ठीक हो गए हैं? चिंगू को ये ईरिन के जीवन के बारे में याद आया। वह इसे छुटकारा भी नहीं पा सकता। ये ईरिन ऐसा नहीं कहेगा क्योंकि मास्टर की बात सुनने के बाद वो पूछना भूल गया। इसे छुटकारा नहीं मिल सकता। चिंगू हैरान था। जब उसने पहले ही ईरिन की पीठ पर तारांकन 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 के हाथ के निशान की जांच की, तो उसने पाया कि जब तक इस स्वर्गीय क्षेत्र की आत्मा थी, वह अनजाने में तारांकन 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 के हाथ के निशान से छुटकारा पा सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि चोट ज्यादा बढ़ गई हो? मुझे अपनी पीठ पर तारांकन 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 हाथ का निशान फिर से दिखाओ। चिंगू गंभीर दिख रहे थे और ये ईरिन को स्पष्ट और गंभीर आंखों से देखा। कोई जरूरत नहीं है। ये ईरिन ने निश्चित रूप से इनकार कर दिया। अरे देखो चोट ज्यादा बढ़ गई तो नहीं। चिंगू सख्त रवैये के साथ ये कहने से खुद को रोक नहीं सके कि वह काफी हैंडलुक है। थोड़ी देर बाद उसकी गुड़ी और बीता त्वचा चिंगू की आंखों में दिखाई दी। बेशक तारांकन 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 मुद्रा पर विचार किए बिना चिंगू के मन में कोई विचलित करने वाला विचार नहीं था। वो पूरी तरह से ये लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। चिंगू ने ईरिन के चारों ओर लपेटे हुए सफेद कपड़े को कुछ बार ऊपर किया ताकि वह चोट को बेहतर ध्यान से देख सके। जैसे ही चिंगू की उंगलियों ने उसकी त्वचा को छुआ, वह कांप उठा और तुरंत उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर से एक हल्का विद्युत प्रवाह
पुरानी लिंक के अलावा एक बूढ़ा आदमी था जो भूरे रंग के बारी से ढका हुआ था और उस भूरे बारी पर शक्ति की मीडिया का बैच लगा हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिस्टम के संगीतों के अनुसार वह अभी भी 2 सितारे रसूम है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को सिर हिलाया और फिर डेंची और चीन की उड़ान की चल दी है। जिस स्थान पर यह दिन का वायुचक्र किया जाएगा वह आंतरिक क्षेत्र का उत्तरी जिला है। सड़क पर व्यस्त यातायात था, चाहे भाग रहे हों या नहीं, उत्तरी जिले की उड़ती से भाग रहे थे। भले ही आप इस तरह के आयोजन में भाग ले, लेकिन करीब से देखें तो आपको इस जीवन में कोई पछतावा नहीं होगा। तानचीन ने भीड़ को देखा, अपनी गाड़ी को सहलाया और मुस्कुराया। इस साल दिन कभी भागने वाली लोगों की संख्या शायद इतिहास में सबसे बड़ी है। 3000 यान यानों के लिए आए और गिरे। चीन मुस्कुराया और सिर हिलाया, नहीं चिंतित, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। ये 3000 यान हो, वह निर्णय लेने वाले हैं। जब चीन और अन्य लोग आंतरिक क्षेत्र के उत्तरी भाग में पहुंचे तो स्थान की जगह लोगों का समुद्र आ गया था। ऊपर देखने पर यह घने मानव सिरों से भरा हुआ था। सभी के शोर से आसमान हिला देने वाला शोर पैदा हुआ जो सैकड़ों मील की दायरे में था, हल्का हल्का सुना जा सकता है। उनके सामने लगभग 1000 मीटर लंबा एक विशाल चौराहा है। चौक के मध्य हवा में कई पत्थर के मंच हैं जो हवा में तैर रहे हैं। ये पत्थर की चबूतरे की चमक रही है। काओ यन वहां से चली और चीन को अजीब और संदिग्ध आंखों से घूरते देखा और मुस्कुराते हुए समझाया। उसके पीछे वह अभी भी न्याय सॉन्ग का पीछा कर रहा था। इस समय उसने भौहें से कुल्ली और चीन को बुरी नजर से देखा। फिर कभी भाग लेने के लिए सबसे बुनियादी शर्त ये पांचों से ऊपर तक किलोमीटर होना है। फिर आपको पहला स्तर पार करना होगा जिसे भ्रम कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अंदर एक भूत भुलैया की तरह है और यह कुछ हद तक आत्मा की खोज में भी बाधा डालेगा। दूसरी बाधा को बीजी कहा जाता है। यह एक राक्षस द्वारा बनाई गई एक सुनिश्चित दुनिया है। इसमें अनगिनत बहुमूल्य औषधीय सामग्रियां होंगी और जो फार्मासिस्ट स्तर में प्रवेश करने के लिए योग्य हैं उन्हें एक सूची सौंपी जाएगी जिसमें कुछ बहुमूल्य औषधीय सामग्रियां दर्ज की जाएंगी। केवल जब सूची में सभी कीमती औषधीय सामग्री एकत्र की जाती है और अंतरिक्ष पत्थर का निवास स्थान पर आदान प्रदान किया जाता है तो क्या वे नादान सोसाइटी के चैंपियन का पीछा करने के लिए योग्य हो सकते हैं। ये देखकर कि चीन की अभिव्यक्ति सुस्ती काओ यन थोड़ी उबाऊ थी। जब चीन को शर्मिंदा हुई तो उसने कहा कि जब तक आप मुझे जीवांश को देते हैं मैं इन दूसरों के माध्यम से आपकी रक्षा करूंगा। काओ यन चीन के पीछे 3 आश्चर्यजनक महिलाओं को देखने ही वाला था और पूछा क्या वे हैं। तथाकथित महिलाएं महिलाओं को सबसे अच्छी तरह से जानती हैं। मीनू को पता था कि काओ यन के विचार क्या थे। उसने साहूर चीन की बात पकड़ ली और कहा हम सभी उसकी महिलाएं हैं। जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई दूसरों को ईर्ष्या होना स्वाभाविक था। वहां खड़ी 3 तेजस्वी महिलाएं स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। इस समय मीनू की बातें सुनकर ऐसा लगा कि उसका दिल टूट गया है और उसने चीन को ईर्ष्या से देखा। उसके पास इतनी सारी आश्चर्यजनक सुंदरियां होना कितना सौभाग्य की बात है। ये लीले ठंडे स्वभाव के हैं और जो लोग नहीं जानते हैं या जिनके बीच ज्यादा बातचीत नहीं है उन्हें समझाने में बहुत आलसी है और वह समय चुप है। चारों ओर कुछ नरभक्षी निगाहों को महसूस करते हुए चीन ने अपने मुंह के कोनों को घुमाया लेकिन उसने सिर हिलाया और स्वीकार किया। ये देखकर काओ ने अपनी आंखें घुमाई और अलग-अलग शैलियों और स्वभाव वाली 3 आश्चर्यजनक महिलाओं पर फिर से नजर डाली। विशेष रूप से मीनू से उसे भी बहुत सासे महसूस हुई। सॉन्ग ने यूं और अन्य महिलाओं की ओर दृश्य रूप से देखा। उसकी आंखों में चीन की ईर्ष्या की झलक थी। खूबसूरती के मामले में काओ यन की तुलना तीनों महिलाओं से नहीं की जा सकती। मुख्य बात यह है कि एक और सांस है जो काओ यन के पास नहीं है और वह परिपक्वता। लेकिन इस मामले में यंग को चीन के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील होना चाहिए। सॉन्ग के दिल में काओ यन सबसे ज्यादा चिंतित थी। तथाकथित कुत्ता चाट रहा है, अंत चाट रहा है। इस दुनिया में गूंजती घंटी की आवाज के साथ अनगिनत निगाहें दूर की ओर ऊंचे पत्थर के मंच की ओर देखती थी जहां उच्च स्तरीय दान दिखाई देता था। जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी घंटी बजने के तुरंत बाद हवा की लहर पत्थर के मंच पर बह गई और जैसे ही जगत पूरी देर के लिए घूम गई एक गर्जन आकृतियां धीरे-धीरे उभर आई। चीन और अन्य लोगों ने भी देखा। तानचीन ने बीच वाले का परिचय दिया। दांतों के 3 बड़े हुआन कुंगुसी याओ चीन चीन मुंह ने जुबान कुंगुसी की बाईं ओर जोंग पहने एक खूबसूरत महिला पर नजर डाली। वो बेशक कम उम्र की नहीं थी लेकिन शक्ल सूरत के आधार पर वो किसी 30 साल की औरत जैसी लगती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक परिपक्व महिला में एक मजबूत आकर्षण होता है। जब ये पैदल यात्री दिखाई दिया तो उत्तरी जिला जो मूल रूप से शोर था थोड़ी देर के लिए बेहद शांत हो गया। बीच में हुआन कुंगुसी धीरे से बाहर निकले और भीड़ को स्कैन करने के बाद उन्होंने इस भूमिका की बुनियादी प्रक्रियाओं के बारे में बात करना शुरू कर दिया। 3 सरल चरण हैं। दूसरा चरण नैनबल है। इस बार डेनहुई का चैंपियन न केवल दांता विशाल के उम्मीदवार को प्राप्त करने में सक्षम होगा बल्कि यह भी करने में सक्षम होगा 3000 लड्डुओं का भोग और शोधन करे लेकिन प्राचीन आत्मा साधना विधियों की मात्रा भी प्राप्त करे और भविष्य में 8वें या 9वें स्तर पर भी कदम रखेगी वो भी बिल्कुल होने के आसपास। वाह जुबान कुंगुसी के शब्दों ने निस्संदेह उपस्थित सभी फार्मासिस्टों के उत्साह को जगाया और भीड़ उमड़ पड़ी। 8वें और 9वें रैंक के फार्मासिस्ट लगभग इस महाद्वीप के शीर्ष पर हैं और अनगिनत लोगों द्वारा उनकी प्रशंसा और पूजा की जाती है। 3000 ज्वालाओं को निगलने की भी योग्यता है। ये सभी फार्मासिस्टों के लिए घातक अपील है। काओ यन सुन कुइंग और डेंचिन में भी दूरदृष्टि का संकेत था। आत्मा साधना की प्राचीन पद्धति से व्यक्ति की आत्मा की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। 3000 लपटें पौराणिक तकनीक दवा की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार कर सकती है। नदंता विशाल उम्मीदवार की स्थिति भी है। इस बार रैंक क्लब चैंपियन के लिए इनाम पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक है। तारांकन ठीक है अब ज्यादा बकवास मत करो। चूंकि नियम बड़े जटिल हैं तो कृपया 5वें चरण से ऊपर के सभी प्रतियोगियों को आत्मा भ्रम के पहले स्तर में प्रवेश करने के लिए कहें। थोड़ी देर तक सभी को चर्चा करते देखने के बाद जुबान कुंगुसी ने भीड़ के शोर को दबा दिया और अपनी उंगली से चौक के पश्चिम की ओर इशारा किया। वहां गहरे भूरे रंग का स्थान बहुत तेजी से विकृत हो गया जिसने अपने आप में एक अजीब दुनिया का निर्माण किया जो कई रहस्यों को दर्शाता है। जैसे ही शब्द है आकाश में गिरे मैंने उस अजीब दुनिया का प्रवेश द्वार देखा। अचानक एक चांदी का घेरा दिखाई दिया और चांदी के घेरे के बीच में पानी का पर्दा जैसा था। स्थानीय उतार चढ़ाव का अनुभव करता है। यह एक परीक्षण द्वार है जिसका उपयोग लोगों को भ्रमित होने से बचाने के लिए फार्मासिस्ट के पद पर लगाने के लिए किया जाता है। जुबान कुंगुसी ने कहा कृपया परीक्षण द्वार को व्यवस्थित तरीके से पास करें। स्विश फार्मासिस्ट की पोशाक पहने व्यक्तियों का एक समूह भीड़ से अलग हो गया और परीक्षण द्वार की ओर उड़ गया। ये सीमा पार करने वाली टिकट की तरह है। फिल्म मीटिंग का इंतजार करने के बाद मैंने देखा कि लोगों का आना जाना थोड़ा कम था। काओ यन ने मुस्कुराते हुए कहा फिर तीसरा पास अलविदा। एक बूढ़ा व्यक्ति जो हमेशा काओ यन का अनुसरण करता था उसने भी तुरंत उसका अनुसरण किया। सॉन्ग ने कुछ नहीं कहा। उसका बूढ़ा आदमी जो उसकी रक्षा भी कर रहा था काओ यन का करीब से पीछा कर रहा था। चीन चलो डेंचिन चीन को देखकर डरपोक ढंग से मुस्कुराया और जयकार करने का इशारा किया। थोड़ी सी नोक-झोंक के साथ सफेद पंखों की जोड़ी को संगठित किया गया और परीक्षण द्वार की ओर छलांग लगा दी गई। चलो चीन धीरे से मुस्कुराया फिर बूढ़ा और यूं से कई लोगों से कहा इस मामले में मैं नहीं जाऊंगा अपनी अच्छी खबर की प्रतीक्षा में। बोलने के बाद चीन ने इच्छा के बारे में सोचा क्योंकि जगह थोड़ी सी उड़ गई लेकिन पहले चपकती वह के किनारे पर उसकी आकृति अचानक परीक्षण द्वार के सामने आ गई। ऊंचे मंच पर पानी के पर्दे में गायब होती आकृति को देखते हुए जुबान कुंगुसी की आसीन का लवादा धीरे से उसके सामने रखा गया और दूसरे हाथ से चांदी की गाड़ी को सहलाया और कहा निश्चित रूप से यह एक अफवाह की तरह है। यह एक राक्षस है। यहाँ तक कि मैं भी उसकी हकीकत नहीं देख सकता। दांता के 3 बड़े लोगों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से आम लोगों की तुलना में समाचारों के बारे में अधिक जानते हैं और बाजार में वे अफवाहें दूसरों की नजर में आधी सच्चाई है लेकिन वे सभी सच हैं। फजील के अनुसार वो केवल 17 वर्ष की उम्र में कीमिया की संपर्क में आया था और फैंगन सिटी के उपजाऊ से मिली खबर के अनुसार वो पहले से ही 7वीं रैंक कीमियागर है। जुबान कुंगुसी ने कहा 5 साल से भी कम समय में मैं जियाओ भाई से 7वीं रैंक का कीमियागर बन गया। ये प्रतिभा यहाँ तक कि वो भी उतनी सशक्त नहीं है। जुबान कुंगुसी और त्यानी से दोनों हल्के से खांसी
हाथ फैन के सामने मुखौटा फेंकते हुए चिंगू ने व्यंग किया और कहा, चलो मुझे नाटक करना जारी रखने दो। हाथ फैन ने ठंडी सांस ली, उसका तारांकन 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 चेहरा दर्द से पसीने से भर गया था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हाथ फैन ने कहा, तुम मुझे कैसे पहचानते हो? तुम्हें इसके बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बस एक बात पूछूंगा, शिक्षक अभी भी जीवित हैं? चिंगू ने हाथ फैन की आंखों को देखा और अपनी आत्मा की तीक्ष्णता का उपयोग करके हाथ फैन की आंखों को बदलते हुए देखना और उसे जानना चाहता था। क्या कोई झूठ है? यदि आप कहें तो आप मुझे जाने देने को तैयार हैं। हाथ फैन इसे कुछ जीवन पाना चाहता था। चिंगू फिर मुस्कुराए, क्या आप मूर्खतापूर्ण ढंग से सपनों के बारे में बात कर रहे हैं? तो फिर तुम जानना नहीं चाहते? हाथ फैन ने ठंडी सांस ली, भारी दर्द से और कुछ नहीं कहा। मैंने देखा कि चिंगू की हथेली ने हाथ फैन की माथे को हल्के से थपथपाया, उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ गई और हाथ फैन की हौसले बेहोश आत्मा का शरीर बाहर निकल आया। एक और चुटकी के बाद हाथ फैन का आत्मिक शरीर आत्मिक शक्ति में बदल गया और चिंगू ने उसे निगल लिया। तुरंत इसके अलावा देनदारी के प्रवेश द्वार पर मेरी मुलाकात एक परिचित व्यक्ति से हुई। बहुत दिनों से नहीं मिली भाई। देनदारी के अंतरिक्ष मार्ग प्रवेश द्वार में प्रवेश करने से पहले काफी विस्तृत खुली जगह थी। यह एक विश्राम स्थल था। चिंगू ने विश्राम स्थल की ओर देखा और लियो लिन से कहा, जो अपने कुछ साथियों के साथ अपनी सांसें बाहर कर रहा था। लियो लिन और उनका समूह अनिच्छा से ड्रम से बाहर निकले। वे सभी शर्मिंदा थे। वो अपनी सांसें संभाल ही रहा था कि तभी उसे किसी को अपने पास बुलाते हुए सुना और उसकी आवाज सुनी थोड़ा परिचित था। लियो लिन ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई और चिंगू को बहुत दूर नहीं देखा और फिर वो चौंक गया। उसकी आंखों में घबराहट का संकेत था। चिंगू के साथ लियो लिन की बातचीत गहरी नहीं थी, लेकिन उनके साथ उनका थोड़ा मनमुटाव था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अभी भी अपनी महिला नाना यारान को याद करता था। शिक्षक नहीं, पवेलियन मास्टर चेन, लियो लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी प्रतिक्रिया देखकर लियो लिन के साथी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके और तुरंत उनकी ओर देखने लगे। जब उन्होंने चिंगू को देखा तो वे लियो लिन से अलग थे। वे सभी उत्साहित थे। चिंगू को आते देखकर लियो लिन की घबराहट की अभिव्यक्ति और भी तीव्र हो गई। जब लियो लिन ने सोचा कि चिंगू हिसाब किताब करने आएंगे तो चिंगू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम कब आए? मैं यहाँ आधे साल पहले आया था और अध्यक्ष मामा के साथ आया था। लियो लिन ने कांपते हुए कहा, ओह राष्ट्रपति वजीर भी यहाँ हैं। चिंगू ने बहुत पहले लियो लिन के मामले को एक मामले के रूप में नहीं लिया था। ठीक है, मैं दांतों द्वारा व्यवस्थित रेस्तरां में रहता हूँ। चिंगू की लापरवाही देखकर लियो लिन ने राहत की सांस ली। फिर मिलते हैं, मेरे सेफ मास्टर और मैं डैन के घर के रेस्तरां में हैं। चिंगू द्वारा पता देने के बाद वो क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े और उनका इरादा उन्हें अपने साथ जाने के लिए आमंत्रित करने का नहीं था। लेकिन एक निश्चित दूरी चलने के बाद चिंगू ने पलटकर कहा, शिक्षक वहां नहीं है। डैन दुनिया का प्रवेश द्वार। वहां साधारण कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़े आदमी के नीचे एक काले पत्थर का कछुआ लेट रहा था और बूढ़ा आदमी पत्थर की कछुए पर बैठा था। पुराने पत्थर की कछुए से सांस का कोई निशान नहीं निकल रहा था, लेकिन इसने लोगों को एक अथाह एहसास दिया। बूढ़े ने अपनी आंखें बंद रखी। जब उसने चिंगू को आते देखा तो उसने अपनी आंखें खोली, आंखें उठाई और चिंगू की ओर देखा। बहुत देर तक देखने के बाद उसने रिंग से कुछ सामान निकाला और चिंगू को दे दिया। चिंगू इस समय से पर्वत श्रृंखला में थे। चिंगू ने जल्दी से नाची से नक्शा निकाला और पाया कि वर्तमान स्थान जिन थाउजेंड डेमन्स माउंटेन रेंज था। स्थान जानने के बाद चिंगू ने औषधीय सामग्रियों की खोज के लिए तुरंत औषधीय सामग्रियों की सूची नहीं निकाली, बल्कि अपने दिमाग में डूबे रहे और अपनी आंखें बंद कर ली। आपने खोज भाव के मध्य से धीरे-धीरे प्रसारित होने लगी। 100 मीटर, वहां एक राक्षस है जो उस पर हमला करने के लिए तैयार है। किमी, उन्होंने एक टीम में औषधीय सामग्री की तलाश कर रहे कई युवकों को दिखा। मिलियन मीटर, 1 लाख मीटर, इस बार कहां जाओगे? डेनवर्थ, थोड़ा बंजर और उजाड़ मैदान पर, ये मिट्टी के पीले रंग से भरा हुआ है और कभी-कभी इस भूमि पर समुद्री हिरण का सीन जैसी कुछ हरियाली बिखरी हुई होती है। हरे रंग के एक छोटे से समूह में एक हरा बाघ टोपी का किनारा सफेद बालों को छिपा रहा था और बूढ़े चेहरे वाला बूढ़ा आदमी यहाँ छिपा हुआ था। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी सारी सांसें रोकी और आकाश में उड़ रहे लोगों के समूह को करीब से देखता रहा। बूढ़े आदमी के ऊपर आकाश में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कहीं शून्य स्थान है जो सही नहीं है। आसमान में कई काले धब्बे और करीब आते जा रहे हैं। हरे वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति को नहीं पता था कि यात्री कौन था, क्योंकि आश्चर्यजनक सांपों के डर से उसने अपनी आत्मशक्ति का उपयोग करके जांच करने की हिम्मत नहीं की थी। वह इंतजार कर रहा है, पैदल चलने वालों के घेरे में प्रवेश करने का इंतजार कर रहा है और अगर उसे पता चलता है कि चैंपियन सबसे ऊपर है तो वह बंद करने का आदेश देगा। उन सभी लोगों से छुटकारा पाएं जिनके पास चैंपियनशिप की अंतिम खोज है। फिर वह हिस्सा के डैन की चैंपियनशिप के लिए उम्मीदवार है। मैदान के ऊपर काव्य ने अपने हाथ में मौजूद औषधीय सामग्रियों की सूची को देखा, फिर अपनी आंखों के नीचे के इलाके को देखा और बुदबुदाया, जहां तक पर्यावरणीय कारकों का सवाल है, यहाँ लुंगियान पत्ती वाली घास के निशान हो सकते हैं। लुंगियान पत्ती वाली घास को सूखा, गर्मी पसंद है और यह चट्टानों की दरार में उगती है और इसकी जीवन शक्ति दृढ़ है। एक योग्य फार्मासिस्ट के रूप में प्रत्येक पौधे की सामान्य जानकारी से परिचित होना सीखने की नींव में से एक है। डियर सिंह, काव्य यहाँ है। ये मेरा वास्तव में एक रिश्ता है। सौंगे ने औषधीय सामग्रियों की सूची हवा में उठाई ताकि काव्य भाव जो उसके बदन में उड़ रहा था उसे देख सके। काव्य इच्छा से मुस्कुराए। इस समय अचानक आत्मा की शक्ति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया और काव्य और सौंगे के भाव बदल गए जल्दी से, लेकिन उन्होंने उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया था। उनके स्थान के चारों कोनों पर स्थान तुरंत विकृत हो गया और विकृत स्थान से काली धूप बनने लगी। साथ ही काली कोहरे का हुआ, चार भुजाएं मुझे पति थी और रहस्यमय शिलालेखों से घिरी हुई जंजीरें काली कोहरे से हिंसक रूप से टूट गईं। बाहर गोली मार दी, जैसे चीन को जोर से खींचा गया, बढ़ते काली कोहरे में एक आकृति हल्की हल्की दिखाई दे रही थी और वे तेजी से इंजन को बदल रहे थे। लेकिन पलक झपकते ही काव्य और सूंघने की रक्षा करने वाले बूढ़े लोग जिनकी आत्माएं जंजीरों से बंधी हुई थी अचानक उनके शरीर से बाहर खींच लिए गए। शरीर ने आत्मा शरीर और श्रृंखला पर नियंत्रण खो दिया और नीचे गिर गया। जिन दो लोगों को एल्डरशिप और एल्डरपिन कहा जाता था वे प्रतिक्रिया करने से पहले अचानक एक आत्मा शरीर बन गए। जब उन्होंने अपने शरीर पर जंजीरें देखी और उन पर देखा तो उनके भाव काफी बदल गए और एल्डरशिप ने भयभीत होकर कहा, आदरणीय सोलहॉल, ये कैसे संभव है? सोलहॉल के लोग अंदर कैसे आए? ये सुनकर काव्य और सौंगे के शरीर कांपते थे और उन्हें ठंड लगने लगी। इसके विपरीत आपकी स्थिति जितनी अधिक महान होगी, आत्मा हमें लोगों के जीवन में अधिक होगी। ढूंढना, बुजुर्ग बेंग आगे पीछे चिल्लाया। उन्होंने पाया कि इस काली श्रृंखला का आत्मिक शरीर पर बड़ा निर्धात्मक प्रभाव पड़ता है। एक आत्मिक शरीर के रूप में वो लूज़ की शक्ति का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर सका, इसलिए स्वाभाविक रूप से बहुमुख नहीं हो सका। ये सुनकर काव्य और सौंगे को बीमारी की गंभीरता का एहसास हुआ और उन्होंने राजी से अपने जीवन रक्षक का तोड़ दिए। हालांकि कुछ देर इंतजार करने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। अपने प्रयासों को बर्बाद मत करो। आपके प्रवेश करते ही बूढ़े व्यक्ति ने इस स्थान को अवरुद्ध कर दिया था। भले ही आप अंतरिक्ष पत्थर का उपयोग करते हो, आप इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जब हरे रंग की आकृति निकट आई तो उन्होंने पाया कि हरे रंग का वस्त्र पहने हुए झुकी हुई नाक वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। पुराने का सम्मान करें। जब हरा वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी आया तो चौकड़ी के आदमी आत्मा ने आदरपूर्वक कहा, बड़ों का सम्मान करें। काव्य की पुतियां सिकुड़ गईं और जिसे एक सम्मानित बुजुर्ग कहा जा सकता है उसकी आत्मा ने बहुत ऊंची स्थिति है। आप कौन हैं? काव्य का चेहरा अचानक डूब गया और निश्चित रूप से जैसा कि हरे बागी बूढ़े व्यक्ति ने कहा उसके द्वारा कुछ भी आकर्षण का कोई जवाब नहीं था। अप्रत्याशित रूप से इस बार मेरे वास्तव में दो बड़ी मछलियां पकड़ी। का परिवार की दान लड़की और महान बुजुर्ग दानता की शिष्या जी। हरा बागा पहले बूढ़ा आदमी गंभीर रूप से मुस्कुराया और
क्षेत्र की आत्मा है जो पिछले जमानों की आत्मिक शक्ति से कहीं अधिक मजबूत है। चीन को संग्रहित किया गया था और फिलहाल कोई शुद्ध नहीं हुआ था। चूंकि उसकी वर्तमान आत्मिक शक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र की शिखर पर पहुंच चुकी है, अब इसे निगलना निस्संदेह व्यर्थ है। बूढ़े आदमी युगों के शरीर से हाय जिन्यान को बाहर निकालने के बाद उसे सिस्टम में छीन लिया और तुरंत उसके शरीर को जला दिया। यह मामला अगला पैराग्राफ है। इस समय चीन के पास काओ यन की देखभाल करने का समय था। मूल रूप से चीन ने काओ यन को पकड़ रखा था, लेकिन काओ यन ने चीन को पकड़ रखा है। मुझे कहना होगा कि काओ यन मानसल है, वह चीन को बदले करती है, जिससे चीन को बहुत सहज महसूस होता है। काओ यन को देर होने का डर था, उसने अनजाने में चीन को बदले लगा लिया, लेकिन इसके बजाय उसने उसे और कसकर गले लगाया। इस समय चीन के शब्दों को सुनकर काओ यन जाग गई। उसके दिमाग में पिछला दृश्य याद आ गया और उसकी आंखों के कोनों से अनजाने में आंसू बहने लगे। काओ यन ने कभी भी मौत को अपने इतने करीब महसूस नहीं किया था। जब बूढ़े आदमी युगों की उंगलियां उसकी गर्दन से गुजरी तो उसे मौत के आने का एहसास हुआ। काओ यन की मुट्ठी नरम और कमजोर थी और चीन को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसे सहज महसूस हुआ तो उसने उसे हथौड़ा मान लिया। काओ यन हथौड़े से थोड़ा थक गई थी, इसलिए उसने चीन की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाई और कहा, अगर वह भी महत्वपूर्ण क्षण में घबराया नहीं तो क्या आप हमको नीचे गिर जाएगा। काओ यन ने अपना सिर नीचे किया और चीन को कसकर गले लगाया। जाहिर तौर पर वह चीन के जवाब से संतुष्ट थी। क्या तुम्हें एक और औरत रखने में कोई आपत्ति है? काओ यन और चीन ने एक दूसरे को देखा। पूर्व की माया चलने के पानी से भरी हुई थी। फूल हृदय मुड़ी पर खिली थी। पुनश्च अहम नई जन्मनी शुरू हुई है और औरंगजेब सभी समर्थन मानने के लिए यहाँ है। आपके मासिक और अनुशन से टिकटों के लिए धन्यवाद। सो पैलेस बूम बूम बूम। इस विशाल हॉल में लकड़ी की नींव पर थाप जैसी एक लयबद्ध ध्वनि गूंजती थी, जिससे गूंज की लहरें वापस आ जाती थी। हॉल ऑफ सूज के प्रमुख सो मशीन इसी के आर्मिस को हल्के से थपथपाया और हॉल के सभी स्वर्गीय दिग्गज चुप थे। उनकी अभिव्यक्तियां गरिमापूर्ण थी। लंबे समय के बाद सो मशीन की उंगलियां धड़कना बंद हो गईं और उनकी आवाज सपाट थी। म्यू गिर गया है और एक साथ 4 आदमी हैं। हथियार विज्ञान मंडप का मुख्य मंडप चीन है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? अधीनस्थों ने प्रस्ताव दिया कि जब चीन अभी भी बैठक में भाग लेने के लिए हुई स्थिति में है, तो हम लोगों को उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यूनियन मंडप को नष्ट करने के लिए भेज सकते हैं। उन्हें बताएं कि वे मेसूल के भाग्य को ठेस पहुंचाएंगे। गुयू तुरंत मुख्य हॉल में अंधेरे से बाहर आया। आंखें का खुलासा करते हुए कहा, हाँ, हम मशीन ने विचार के क्षण में कहा। अधीनस्थों ने प्रस्ताव दिया कि जब कीमिया तोड़ने की कीमिया आयोजित की जाती है तो 3000 लुप्तों को जबरन छुड़ा जा सकता है ताकि यह पवित्र कीमिया शहर को जला सके और मेरी आत्मा चीन को मारने के लिए राजता का फायदा उठा सकती है जो कि कीमिया समाप्त होने के बाद कमजोर है। आप 3000 लुप्तों को इकट्ठा करने के लिए स्थिति का लाभ उठा सकते हैं। सेंटिया ने कहा, अधीनस्थों ने सुझाव दिया कि हम डेल्टा को थोड़ी अधिक विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। क्या हुआ लियो याओ चीन के बीच संबंध सामान्य नहीं है? हम पहले डेल्टा और चीन के बीच विरोधाभास को भड़का सकते हैं। सेंटिया ने कहा, कर सकना। अधीनस्थों ने सुझाव दिया कि आप प्राचीन कबीलों और स्काई मॉन्स्टर फीनिक्स कबीले को कुछ समाचार भेज सकते हैं ताकि वे कार्रवाई कर सकें। वो आपने फिर कहा, कर सकना। अधीनस्थों ने सुझाव दिया कि हम ये खबर भी जारी कर सकते हैं कि उसके हाथ में तुष्य प्राचीन सम्राट सेट है। उस समय नहीं, तुष्य प्राचीन सम्राट सेट बहुत ही सामान्य है, इसलिए फिलहाल इसके बारे में बहुत से लोगों को न बताएं। इससे पहले कि ही तियानसुन ने बोलना समाप्त किया, 1901 एक्सटेंशन द्वारा वीटो कर दिया गया। प्रस्ताव समाप्त होने के बाद अगला कदम यात्रा के लिए कुछ विस्तृत योजनाएं तैयार करना और निश्चित होना है जो होना। नए दुनिया के उजाड़ मैदान में कहीं चीन को यह नहीं मिला और पंजे के निशान जो काओ यन ने बूढ़े आदमी युगों द्वारा खरोंचे थे बेंगनी और काले हो गए। इसका मतलब ये भी है कि बूढ़े व्यक्ति युगों की उंगलियों में अभी भी जहर छिपा हुआ है। यदि आप निशान नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप केवल एक अलग से घाव से विषाक्त पदार्थों को खत्म कर सकते हैं और फिर अच्छे आघात को लगा सकते हैं। अन्यथा केवल त्वचा का परिवर्तन होता है। एक महिला वो व्यक्ति है जो खुद को खुश करती है। हालांकि काओ यन अपने चेहरे पर चोट नहीं पहुंचाती है और खाने के लिए अपने चेहरे पर निर्भर नहीं रहती है। वह स्पष्ट स्थिति में कुछ निशान छोड़ देती है। मेरा मानना है कि बहुत कम लोग इसे स्वीकार कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप काओ यन ने अपने दांत की सीई और चींगू से इसे एक अलग से बाहर निकालने के लिए कहा। तभी उपरोक्त दृश्य था। 10 मिनट से अधिक समय के बाद अंततः विषय हटा दिया गया। चींगू ने नाची से एक छोटी सी बोतल निकाली, उसमें से कुछ पाउडर गिराया और काओ यन की गर्दन पर ढांप कर लगा दिया। ठीक है, पाउडर वाली जैद बोतल काओ यन के पास छोड़ दी गई और चींगू मुस्कुराए। शब्द सुनो, काओ यन उठ बैठी, लेकिन चींगू की उठ पीट कर ली और नाची से एक छोटे कांस्य दर्पण के साथ एक तस्वीर ली। हालांकि विषाक्त पदार्थ हटा दिए गए थे, घाव अभी भी बदसूरत था। काओ यन ने थोड़ी सी नाराजगी जताई, अंगूठी से एक सफेद दुपट्टा निकाला और धीरे से उसे अपनी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। ये देखकर कि घाव ढक गया है, उसने राहत की सांस ली और पलट गई। अगला, यह मेरे और चींगू के बीच संबंधों की जांच करना है। काओ यन को यह उम्मीद नहीं थी कि जब उसने पूछा कि क्या वह एक अतिरिक्त महिला के साथ रहना चाहता है तो उसने परीक्षा के बारे में सूचना नहीं से हिला दिया। जब मैंने उससे पूछा कि वो तुम्हें कब पसंद करता है तो उसने वास्तव में जवाब दिया, मुझे दुनिया की सभी खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं। मैं इसे पूरे दिन छोड़ दूंगा। तब काओ यन को नहीं पता था कि चींगू ने जो कहा वो सच है या गलत, इसलिए उसने और कुछ नहीं पूछा। क्या ये सच है? मुझे अपनी स्त्री समझो। काओ यन ने अपनी गाल थपथपाई और चींगू की आंखों को गंभीरता से देखा। बेशक ये सच है, जैसा कि कहा जाता है, एक सज्जन महिला एक सज्जन पुरुष होती है। क्या कहावत में यह वाक्य है? ओह, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जो कहता हूं वो सच है। लेकिन मेरे अलावा आपके आसपास कुछ महिलाएं नहीं है, क्या और नहीं होंगी? ठीक है, जैसा कि कहा जाता है, 3000 कप दूध पानी, मैं केवल 1000 लेता हूं। क्या आप बस एक स्कूप नहीं लेते? मुझे बड़ी भूख है। काओ यन, ओह, तो फिर मुझे किस स्थान पर रैंक करना है? काओ यन ने अपने लाल होंठ काटे और पूछा, मुझे गिनने दो। गिनती। काओ यन फिर से स्तब्ध रह गया और तुरंत खड़ा उठा। क्या केवल 3 नहीं है? अभी भी गिनती है। किसने कहा कि केवल 3 है? काओ यन, अफसोस जेपीजी, एंडरशी और एल्डरपिन की आत्मा के शरीर ने चीन को और अन्य को विदाई देने के बाद कीमिया दुनिया को छोड़ने के लिए अंतरिक्ष पत्थर का उपयोग किया। ये लोग नौ पत्ती वाली घास है। एक घाटी की चट्टान की दरार में काओ यन ने 9 पंखुड़ियों वाली औषधीय जड़ी बूटी को देखा जो चट्टान में लगभग उड़ रही थी और चिल्लाया। पत्थर की दरारों से लोग 9 पत्ती वाली घास को उठाते हुए काओ यन को आश्चर्य हुआ। ऐसी छिपी हुई जगह में तुम्हें कैसे पता चला कि यह यहाँ उगी है? यह महज एक संयोग है। चीन ने आधा सच और आधा सच कहा। जब दोनों यहाँ से गुजरी तो सिस्टम की आवाज बजी जिससे पता चला कि उंगलियों 9 पत्ती वाला घास है। ये देखकर कि वो कुछ भी कहना नहीं चाहता, काओ यन मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपने होठों को मोड़ लिया और आगे झुक गई। ये देखने की कोशिश की कि चीन की औषधीय सामग्रियों की सूची में किस तरह की औषधीय सामग्रियां थी। चीन ने उसे थोड़ी देर के लिए दिखाया। काओ यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे देखो, हमारे पास वही थी जो इन दिया है। चीन ने भी उस पर नजर डाली और पाया कि पैलेस ड्यूक्सन, मिंगसन, सुगु और थाउजेंड ईयर्स पावरफुल की 3 औषधीय सामग्रियां लिखी थी। औषधीय सामग्री सूची में विभिन्न औषधीय सामग्रियों की आदतों के अनुसार चीन और काओ यन ने इस मैदान पर कुछ और औषधियां सामग्री पूछने के बाद मानव पर्वत श्रृंखला की ओर भागे। मैं जा रहा हूं, बड़े आदमी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अभी भी मानव पर्वत श्रृंखला के मालिक हैं और आप बहुत प्रतिष्ठित हैं। मानव पर्वत श्रृंखला की गहराई में जियान ने जिउसान के सामने देखते हुए राक्षसों के एक समूह को देखा और तुरंत कहा, इस तरह मैं सिस्टर जिलान को उनकी जरूरत की औषधीय सामग्री खोजने में मदद कर सकता हूं। भाभी दादी, बस मुझे बताएं कि आपको कौन सी औषधीय सामग्री चाहिए। मैं जिउसान हूं जिसने लोगों को भेजा है तुम्हारे लिए पता लगाओ। बदले में जिउसान ने अपनी छाती थपथपाते हुए वादा किया। पुनश्च पिछला परिवर्तन थोड़ा सा था, यानी दांतों को बड़े-बड़े और छोटे-बड़े में विभाजित किया गया है। पूर्व की स्थिति दांता के अध्यक्ष के बाद दूसरे स्थान पर है। उत्तरार्ध की पहचान दांता की दिशा को नियंत्रित कर सकती है। सौ की महान वजूद दांता का शिष्य मात्र था। देन दायरे का क्षेत्रफल क्रमिक गिरावट के कारण देन दायरे के आकार के केवल 1/2 से भी कम रह गया है। लेकिन अगले इसी तिहाई के साथ ये दांता में दुर्लभ औषधीय सामग्रियों का एक अटूट खजाना बन गया है और मानव पर्वत श्रृंखला में पूरी दुनिया की 2/3 औषधीय सामग्री शामिल है। बेशक इतनी सारी औषधीय सामग्रियों के साथ मानव पर्वत श्रृंखला की कीमिया दुनिया में सबसे खतरनाक स्थानों में से एक है जहां पे उच्च स्तरीय राक्षस रहते हैं। विशेष रूप से कुछ दुर्लभ औषधीय सामग्रियां अक्सर राक्षसों के रक्षकों के साथ राक्षसों के लिए कुछ औषधीय सामग्रियों की जीवनदायी होती हैं। चीन और काओ यन की गति से वे उजाड़ मैदान से मानव पर्वत श्रृंखला तक पहुंचे, लेकिन केवल 1 घंटे में। इस रास्ते पर आते हुए चीन को आध्यात्मिक शक्ति की धारणा के तहत वो कई अन्य प्रतियोगियों से मिले और यहाँ तक कि कुछ जानवरों को भी देखी, लेकिन क्योंकि वो इस विशाल व्यक्ति को नहीं जानती थी और औषधीय सामग्री वो नहीं थी जो चीन को चाहिए थी। इन प्रतियोगिताओं में दोनों की संख्या बहुत अधिक थी। उसके बाद 200 थे और कीमियागरों के अधिकांश रैंक 6ठी रैंक में थी। जब दोनों मानव पर्वत श्रृंखला के आसपास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पर्वत श्रृंखला के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे और कुछ ने तो मौके पर तंबू भी लगा लिया था। उन्होंने चीन को की कान की शक्ति पर भरोसा करते हुए बहुत सारी बातें की। ये स्वाभाविक रूप से स्पष्ट था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। संक्षेप करें, ये वो पर्वत श्रृंखला है जिसमें कई जानवर हैं और इन जानवरों का निदान अद्वितीय जानवर है जिसकी ताकत 8वें चरण तक पहुंच गई है। यहाँ तक कि 8वें चरण की मध्य तक भी पहुंच गई है। साधना का ये स्तर मनुष्य के 3 से 5 सितारा दूसरों के स्तर के बराबर है। इसे निपटने के बारे में सोचे भी नहीं। साथ में वे इस अद्वितीय जानवर के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। आप इस राक्षस का गुफा घर ढूंढना चाहते हैं। काओ यन ने हल्के से कहा। उसे चीन के बारे में चिंता नहीं थी। चीन के पिछले कार्यों को देखते हुए बाहरी दुनिया से उसके बारे में अफवाहें सच होनी चाहिए। बैंगनी रंग के कपड़े पहने चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी एक वशी लड़की कई लोगों को कई लंबे गलियारों से होते हुए एक बड़े हॉल के अंदर ले गई और इस हॉल में ढेर सारी दुर्लभ औषधीय सामग्रियां भरी हुई हैं। जैसे ही कुछ लोगों ने इस हॉल में कदम रखा उन्हें अपने चेहरे पर तेज और अत्यधिक औषधीय सुगंध महसूस हुई। सिस्टर जिलान, कृपया कोई भी औषधीय सामग्री चुनिए। यदि आपके पास कोई औषधीय सामग्री नहीं है तो बस कहें, मैं बड़े आदमी को इसे ढूंढने दूंगा। जिया ने अपनी पीछे गुलाबी पोशाक में आकर्षक महिला को देखते हुए कहा। सिस्टर जिलान नामक महिला ने अपने बगल में चीन की आंख पर नजर डाली और तुरंत दिखावा करते हुए कहा, यह अच्छा नहीं है। ये ठीक है, वैसे भी यहाँ बहुत सारी औषधीय सामग्रियां हैं। बड़े आदमी के लिए इसे रखना बर्बादी है। इसके अलावा उसे बाद में छोड़ना होगा ताकि इसे दूसरों को न देना पड़े, है ना? बड़ा आदमी, जिया ने शिनलैंग का हाथ पकड़ा और जिउसान से एक तरफ कहा। ये सुनकर जिउसान ने अपना मुंह खोला और फिर वो केवल हंस सका। हालांकि उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी छाती थपथपाई, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतनी मांग करेगा। हालांकि वो छूना चाहता है, वह इसे स्वयं नहीं जा सकता है। अंत में उसने सिर हिलाया। ये देखकर शिनलैंग की आंखों में आग की किरण चमक उठी। यहाँ तक कि उसके बगल में चीन की आंधी उज्ज्वल था। उसके सामने बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री होने से वो औषधीय सामग्रियों की सूची में सब कुछ पा सकता है। सबसे खास बात यह है कि उन्हें एक औषधीय पौधा भी मिला जो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ले इन दो, सिस्टर जिलान, क्या आपने देखा? बड़ा आदमी सहमत था। आप उसके साथ जो चाहे चुन सकती हैं। जिया ने जिलान का हाथ छोड़ा। चीन की आंख को फिर से देखा और नीचे मुस्कान दी। फिर धन्यवाद। शिनलैंग ने जिउसान और जियान को गले लगाने के बाद वे चीन की आंख को चुनने
चली गई। हालांकि जीव इंसान का लहजा पेनासुरी जैसा होने की ठीक बात क्यों यूं जिसने कई युगों के पीछे बात नहीं की थी का चेहरा गंभीर था और उसने गंभीरता से कहा कोई
कौन जानता है कि अगर उन्होंने इस वीक को स्वीकार कर लिया तो किसे नुकसान होगा। यद्यपि प्रतिद्वंदी एक तेज चाकू है, जियान और क्यों घबरा नहीं है, क्योंकि टाइक्सो प्राचीन ड्रैगन तो लिए हैं और उनके पास सिर्फ पूंजी है। लेकिन मन को उल्लेख नहीं करना, भले ही वो सुपेलिसु या उसके पीछे सूरिसु टाइक्सो प्राचीन ड्रैगन परिवार के सामने वे अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं करते। टाइक्सो प्राचीन ड्रैगन के जागीरदार के रूप में जियोंजांग स्वाभाविक रूप से घबराया हुआ रूप नहीं दिखाता है। भले ही प्रतिद्वंदी मजबूत हो, जियोंजांग उसकी गति को कमजोर नहीं करेगा। चीन की अभिव्यक्ति शांत थी और उसने जियोंजांग की ओर हल्के से देखा, तुम्हें क्या चाहिए? ये देखते हुए कि दूसरे पक्ष का रवैया उतना मजबूत नहीं है, जियोंजांग के चेहरे पर गरिमापूर्ण भाव स्वाभाविक रूप से बहुत कम है और उन्होंने कहा, ये बहुत सरल है, केवल आप स्तरीय हुई जो मेरी ताकत बढ़ा सकती है। जियोंजांग के स्तर पर उसे केवल अपने वाली हुई की आवश्यकता थी। चीन की पास निश्चित रूप से अपनी खेती में सुधार करने के लिए 8 स्तरीय हुई नहीं थी, इसलिए जियोंजांग के शब्दों को सुनने के बाद चीन ने काव्यन पर नजर डाली। काव्यन ने अपना सिर हिलाया और फुसफुसाया, मेरे पास 8 रैंक की हुई है, लेकिन जो ताकत और खेती में सुधार करती है वो 8वें चरण के मध्य स्तर पर है और मैं विधि से परिष्कृत नहीं कर सकती। जब ये शब्द गिरे तो हर कोई चौंक गया। भले ही वो जो पक्ष में 7वीं रैंक की कीमियागर थी, उसे 8वीं रैंक पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन उसने 8वीं रैंक की गोली को परिष्कृत करते हुए ये सुनिश्चित करने की हिम्मत नहीं की कि वो परिष्कृत करने में सफल हो सकती है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह अभी भी 8वीं रैंक की मध्य रैंक की गोली के करीब थी। काव्यन का दिल संदेह से भरा था। जियोंजांग ने सभ्यता के क्षण से तुरंत प्रतिक्रिया की। कुछ आश्चर्य के साथ चीन की छाती पर लगी बैच को देखा और संदेह से पूछा, क्या आप 7वीं श्रेणी की कीमियागर नहीं है? क्या आपने ये बैच कहा? चीन ने अपनी सीढ़ी पर 7वीं रैंक की कीमियागर का प्रतिनिधित्व करने वाले बैच की ओर इशारा किया और तुरंत कहा, ये तभी गया था जब मैंने इसके लिए पंजीकरण कराया था कुछ महीने पहले क्लब। जियोंजांग ने जब ये सुना तो वह फिर से दंग रह गया। इसका अभिव्यक्त करने का क्या मतलब था? वास्तव में 1 महीने पहले मैं पहले से ही 8 रैंक का कीमियागर था। चीन ने जारी रखा। जब चीन ने ये कहा तो वे सभी स्तब्ध होकर चीन की ओर देखने लगे। जियोंजांग की अभिव्यक्ति का थोड़ा उपयोग किया गया था, 8 रैंक कीमियागर। आप इसे कैसे साबित करेंगे? प्रमाण। चीन थोड़ा मुस्कुराया और खुले बाल जाने बिना हवा की उड़े और इस समय एक सामान्य रूप से विशाल और राशि आत्मा का दबाव धीरे-धीरे उसकी भौहों की टीम से फैल गया। चीन के भौहों से फैलती हुई विशाल आत्मिक शक्ति को महसूस करते हुए काव्यन को गुप्त रूप से झटका लगा। अगर वो आत्मिक शक्ति के अत्याचार की बात करें तो चीन की आत्मिक शक्ति उनसे कहीं बेहतर है। और शर्म की बात यह है कि उसे राक्षस कन्या का ताज इसलिए पहनाया गया क्योंकि उसने 30 साल की उम्र में कीमिया में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। लेकिन चीन की तुलना में वह अचानक भारी पड़ गया। उसे एक राक्षस लड़की कहा जाता है और उसके बारे में क्या? जियोंजांग और अन्य लोगों, विशेषकर चीन की आंखों में आश्चर्य का एक स्पष्ट चमक था। उसकी पुतलियां थोड़ी सी टूट गई और उसकी 5 उंगलियों वाली अंगुठियां चिकन रूप से भींच गईं। अप्रत्याशित रूप से इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के बाद उसके और उसके बीच का अंतर और बड़ा हो जाएगा। ये देखकर कि वांछित प्रभाव प्राप्त हो गया, चीन ने धीरे-धीरे अपनी आत्मिक शक्ति पुनः प्राप्त की और मुस्कुराते हुए कहा, कैसे? आध्यात्मिक क्षेत्र की आत्मा 8 स्तरीय दूरी को परिष्कृत करने का आधार है। नींद तक पहुंच गया है। 8वीं कक्षा की दूरी को परिष्कृत करना और 8वीं कक्षा के फार्मासिस्ट को बढ़ावा देना भी यही की का मामला है। जियोंजांग के बड़े आकार को मत देखो, लेकिन उसका दिमाग अभी भी अच्छा है। थोड़े समय के विचार के बाद मैंने उन बेवकूफी भरी बातों के बारे में नहीं पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप दिलदारी से बाहर जाने की बात अपना वादा निभाएंगे या नहीं। वो तुरंत मुस्कुराया और बोला, कृपया अंदर जाएं। जियोंजांग की वादी को इतनी तत्परता से देखकर चीन ने भी हल्की सी अभिव्यक्ति दी। उन्होंने नाची से इज्जत पत्रिका निकाली जो इंडियन मंडप के मुख्य मंडप की पहचान का प्रतीक थी और मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं नैनोबी में नहीं हूं तो आप मुझे ढूंढने के लिए इंडिया शहर या फैमिली शहर में इंडियन मंडप में आ सकते हैं। हाँ हाँ, मैं शब्दों को हटा दूंगा। जब समय आएगा मेरा पुराना जीवन इसके लिए पूछने आएगा। चीन को द्वारा सौंपे गए Z कार्ड को प्राप्त करने के बाद जियोंजांग थोड़ी देर के लिए हंसे। चीन के बारे में उनकी धारणा अचानक बेहतर हो रही थी। जियोंजांग के नेतृत्व में चीन और काव्यन गुफा की ओर चले। जब तुम आओगे तो तुम्हें भीड़ सहना पड़ेगा। चीन ने जीन तियांग को वापस जाते हुए देखकर अपने दिल में बड़बड़ाया। उसे ये देखना था कि जिन्ना मूल रूप से यही रहना चाहता था, लेकिन वह जीन तियांग के फैसले को रोक नहीं सका। चीन की जीन तियांग की यादें केवल प्राचीन खंडहरों में ही रही जो तारांकन उनके लिए लड़ाई का दृश्य था। जियांग की रुचि अचानक गायब हो गई। जब जियोंजांग ने उनका नेतृत्व किया तो जियांग भीड़ के पीछे था। निस्संदेह केवल नाम पहचान आदि के बारे में कुछ नहीं कहा गया। चीन ने जियांग से बात करने की कोशिश की। आखिरकार दूसरी पार्टी टाइक्सो प्राचीन ड्रैगन कबीले की राजकुमारी थी। यदि वह अपना पक्ष हासिल कर सकती है और टाइक्सो प्राचीन ड्रैगन के साथ गठबंधन बनाने का अवसर प्राप्त कर सकती है तो इंडियन मंडप के बाकी काल का विकास निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगा। लेकिन चीन के बारे में जियांग की धारणा अच्छी नहीं थी। चीन ने कनान कॉलेज में जो दृश्य दिखाया था उसे छोड़ दी। अब ये भी उसके अत्याचारी रवैये ने जियांग को थोड़ा असहज कर दिया था। लेकिन काव्यन ने चीन को अजीब नजर से देखा और उसकी भौहें थोड़ी सी खुल गईं। क्यों आपने चीन की बातों पर थोड़ा ध्यान दिया? क्योंकि उन्होंने बीसलन के बारे में पूछने की कहा कि उन्होंने जानबूझकर यहाँ जाने में ड्रैगन वीक का भी उल्लेख किया जिससे कि को थोड़ा संदेह हुआ। चीन को उनकी पहचान नहीं पता थी। इस हॉल में औषधीय सामग्री मान्यताओं पर श्रृंखला का लगभग संपूर्ण संग्रह है। बहुत सारे प्रकार की औषधीय सामग्रियां हैं और उन दोनों के लिए औषधीय सामग्रियों की सूची में सभी औषधीय सामग्रियों को लाने में कुछ समय लगा। पुनश्च कीमिया दुनिया काव्यन को जियांग की व्यवस्था करना है और अगला अध्याय कीमिया को परिष्कृत करना शुरू करेगा। नए दायरे में प्रवेश करने के बाद से एक दिन भी नहीं बीता है और चीन और काव्यन के कार्यों को पूरा करना बहुत आसान था। चीन ने और कुछ नहीं किया। यद्यपि यहाँ की औषधीय सामग्रियां दुर्लभ थी, उन्होंने उसके साथ बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन काव्यन ने अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ चुन लिया। उनमें चीवान सुगु भी शामिल है। ये देखकर कि चीवान सुगु को पूछने के बाद उसने चीन की अजीब आंखों को देखा जिससे चीन को थोड़ा कड़वा महसूस हुआ। उन दोनों ने विशाल महल में औषधीय सामग्री चुनने के बाद ज्यादा इंतजार नहीं किया। आखिरकार दोनों पक्षों के बीच संबंध बहुत परिचित नहीं थे और जियोंजांग ने मुट्ठी पकड़कर सिर हिलाया और फिर पूरी दुनिया से बाहर निकलने की ओर चल दिया। चीन को चले जाने के तुरंत बाद जियोंजांग और अन्य लोगों ने विशाल हॉल में सभी औषधीय सामग्रियों को नाची में पैक किया और जियान और किवियू के साथ मानव पर्वत श्रृंखला छोड़ दी। जब वह निगसों चीन जियांग के युवा गुरु सोंगकिन लोगों का एक समूह गुफा हवेली की ओर दौड़ा तो उन्होंने पाया कि वे गुफा हवेली से औषधीय सामग्रियों से भरी हुई थी, लेकिन इस समय उन्हें एक भी औषधीय सामग्री की छाया भी नहीं दिखी। चीन और काव्यन को ये सब नहीं पता था। फिर दायरे का विकास उत्तरी क्षेत्र में स्थित था, मानव पर्वत श्रृंखला से कुछ दूरी पर, लेकिन चीन की गति से उसने काव्यन के कमर को गले लगाया, लेकिन 2 घंटे से अधिक समय तक विकास पर पहुंचा। रास्ते में बहुत सारे प्रतियोगी नहीं थे। कुछ प्रतियोगियों को इस समय औषधीय सामग्री सूची में एक भी औषधीय सामग्री नहीं मिली थी। वे बाहर कैसे जा सकते थे? कुछ प्रतियोगी इस रास्ते पर सिर्फ औषधीय सामग्री की तलाश में हैं। नीचे का विकास सफेद विशाल चट्टान से बना एक विशाल चौराहा है जो बहुत से घिरा हुआ है। हालांकि उनमें से कुछ की नजर दायरे से बाहर निकलने पर पड़ी। आखिरकार किसी को यह महसूस नहीं होगा कि केवल एक दिन पहले ही किसी ने औषधीय सामग्रियों की सूची में कार्य आइटम पाया और कार्य पूरा किया। उन्होंने बहुत बातें की और वे सभी चर्चा कर रहे थे कि कुछ दिनों में गुली की दुनिया से बाहर आने वाला पहला व्यक्ति कौन होगा और किसे गुली की चैंपियनशिप जीतने की उम्मीद है। यहाँ तक कि कुछ जानकार लोग भी थे जो जुए का खेल आयोजित करते थे। उदाहरण के लिए काव्यन चैंपियनशिप जीतने की संभावना 1.0002 है। चीन को 1 से 1.08। संभावनाएं बहुत अधिक नहीं है, लेकिन यदि आप बहुत अधिक दबाव डालते हैं तो फसल भी बहुत समृद्ध है। अब सबसे लोकप्रिय आवाजें स्वाभाविक रूप से काव्यन, चीन और सोंगकिन है और उन्हें दबाने वाले लोगों की संख्या भी दर्शकों की तिहाई है। चीन और अन्य के पास भी है। आखिरकार संभावनाएं अधिक है और यह चोटी के साथ बड़ी है। यदि प्रतिद्वंदी तारांकन भाग्य का सहारा लेता है और लगातार डेढ़वीं चैंपियनशिप जीता है तो क्या है एक बड़ा लाभ नहीं होगा। चीन को इसे पूरा नीचे दबाओ। एक्स3 मिर्जा यूं और तांजीन ने कुछ कीमती वस्तुएं चुनी और बाकी को रिंग में डाल दिया और उन्हें जवाब खेलने के लिए पत्थर के मंच पर थपथपाया। चीन को जीतने के लिए दबाव डाला। दिया एक चतुर बूढ़ा व्यक्ति प्रतीत होता था। अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई और उन तीनों पर नजर डालने के बाद उसने नरेन की सामग्री की जांच की और तुरंत प्रश्न उठाया और सफेद कागज से क्षेत्र पर कुछ लिखा। थोड़ी देर के बाद छोटे बूढ़े व्यक्ति ने रिंग से 3 बेकार दिखने वाली सफेद जेब निकाली और इसे लिखे कागज के साथ कई लोगों की ओर धकेलते हुए कहा, कागज पर हस्ताक्षर करें और इसे सूल पर रखें। आपकी आत्मा का निशान। खेल का परिणाम सामने आने के बाद यदि आपके जैसा ही है तो आप रजत पवेलियन में इसे सम्मानित करने के लिए इन 2 चीजों का उपयोग कर सकते हैं। तीनों ने सिर हिलाया और यह पुष्टि करने की बात की वे सही थे। उन्होंने अपने नामों पर हस्ताक्षर किए और उन्हें चित्रित किया। तीनों ने सिर हिलाया और तांजीन ने कहा, लौटे को मुमकिन नहीं करते। क्या आप पवेलियन मास्टर चीन के बारे में आशावादी नहीं है? इस ध्वनि के कारण ये वो ध्वनि नहीं थी जो पहले से बनाई गई थी क्योंकि इसमें आने वाले खतरे और अंतरिक्ष पत्थर के जलने से संचालित होना था। यह आवाज थी कि किसी ने नैन दायरे का कार्य पूरा कर लिया है। प्रभारी व्यक्ति को जांच करने के लिए कहा और फिर उड़ने बजा गया जो पहले ही विस्तृत कर लिया गया था। सचमुच ये दिन बीता नहीं, खत्म हो गया। क्या मजाक है? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने सोचा कि वे कार्य पूरा नहीं कर सकते और जानबूझकर दांत खिला? अगर कोई वास्तव में ऐसा करता है तो वे दांत से कूदने के लिए प्रतिशोध का इस्तेमाल नहीं करता। भाई मुझे एक ले लो। आप लोग क्या हैं? अगर यह सचमुच हो गया तो ईमानत से कूदने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए हुई अपनी स्थिति में नंगा होकर बनूंगा और फिर उसे खाऊंगा। भाई दबन मेरा आदर्श चौराहे पर थोड़ी देर के लिए शांत था और फिर यह फिर उबल पड़ा। प्रश्न जारी है और संदेह की इस आवाज में चौक के केंद्र में स्थान अचानक विकृत हो गया और दांता वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति अंतरिक्ष में विरूपण से बाहर चला गया। बूढ़े आदमी की हैंड उसके चेहरे की त्वचा पीली की छाल जैसी है और उसकी छाती पर दांता का प्रतीक है और उस पर टोपी का प्रतीक बहुत उज्ज्वल कैपिटल रंग है। दांता के 8 बुजुर्गों में से एक। जैसे ही बूढ़ा आदमी बाहर आया उसकी पहचान पहचानने वाला व्यक्ति तुरंत चुप हो गया। कुछ देर बाद चौराहे पर फिर सन्नाटा छा गया। कागज जैसे मंच पर बिखरे रैंक गुलदस्ते स्थायी रूप से चले गए थे। वे भी इस समय नैन दायरे के विकास द्वार को घूरते हुए दिखाई दिए। इस समय विस्मयादित बुद्ध की एक श्रृंखला आकाश तक उठी और तुरंत उन दोनों को आश्चर्य से देखा क्योंकि यहाँ जो 2 लोग नजर आए वो वही 2 लोग हैं जो इस वक्त टीवी में सुर्खियों में हैं। एक काव्यन है जिसे काव्य परिवार के राक्षस लड़की का ताज पहनाया गया है जो इस बार जीतने वाली पसंदीदा है। पवेलियन मास्टर चीन वास्तव में है। चौक के चारों ओर एक ऊंचे मंच पर जब तांजीन ने 2 लोगों को आते देखा उनमें से एक चीन था तो वह आश्चर्य में डूब गया और चीन को वर्णन करने के लिए कुछ भी नहीं सोच सका। ये बच्चा अभी भी बहुत हक्का मुक्की कर रहा है। मिर्जा ने अपनी बाहें अपनी बाहों में मोड़ ली। हालांकि यह शिकायत थी लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान किसी और की तुलना में अधिक प्रसन्न थी। क्या आप दोनों ने ही दूरी की दुनिया का मूल्यांकन पूरा कर लिया है? अंतरिक्ष से बाहर आने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने एकाग्रता में प्रवेश करते हुए एक बूढ़े साधु की तरह अपनी आंखें बंद कर ली। इसी समय उसने अचानक अपनी आंखें
चिन्ह काव्य के पास बैसाखी वाले मुनि के शब्द गिरे। इस चौराहे पर हंगामा मच गया और अविश्वसनीय निगाहें उन दोनों पर पड़ी। गुहे क्षेत्र से औषधीय सामग्री एकत्र करने का कार्य एक दिन के भीतर पूरा कर लिया। पिछले कुछ सत्रों में ऐसा कौन कर सकता है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि बीवी ऐसे युग है जो हुई बेइज्जती में नग्न होकर टूटेंगे? भाई, मुझे बस बिग ब्रदर का आकार देखने को मिला। मैंने सुना है कि वो बुढ़ा आदमी उधर खड़ा होकर खाना खाने जा रहा है। बात अचानक भटक गई। पुष्टिकरण पारित होने के बाद चिन्ह और काव्य एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और चौक से चले गए। चौक के मध्य हवा में कई पत्थर के मंच निलंबित हैं। ये पत्थर के मंच में प्रतियोगी हैं जो किमिया की दुनिया से गुजरे हैं। वे इस स्थान पर जा सकेंगे जहां अंतिम किमिया तक शुरू होगा। लेकिन आखिरकार ये केवल पहला दिन था और डैन रेलों को बंद होने में 9 दिन लगे थे। जाहिर है दूर के वे इस पत्थर के चबूतरे पर नहीं रहेंगे। मीनू ने उस दृश्य को देखा जहां चिन्ह और काव्य बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए थे। उसके दिल में आग भरी और धीरे से कहा, हमें एक और बहन की आवश्यकता हो सकती है। ये हीरे ने सुना नहीं। चिन्ह की दुनिया से बाहर आने के बाद आखिरी कोई बैठक अभी तक शुरू नहीं हुई थी और यूं मीनू ये हीरे को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अंत में मैंने आराम करने के लिए रेस्तरां में वापस जाने और डैन दुनिया के अंत से एक दिन पहले तक इंतजार करने का फैसला किया। आखिरकार काव्य ने केवल मौखिक रूप से चिन्ह के साथ संबंध की पुष्टि की और चिन्ह के साथ उसका घनिष्ठ शारीरिक संबंध नहीं था। हालांकि उसका व्यक्तित्व साहसी था, फिर भी वो चिन्ह के पीछे रेस्तरां में जाने में शर्मिंदा नहीं थी। वापस जाते समय यूं को तानजीन के कारण कुछ में शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन मीनू ने एक तरफ मुड़कर सीधे चिन्ह और काव्य के बीच संबंध के बारे में पूछा। बाहरी लोगों की उपस्थिति के कारण चिन्ह इसे केवल स्पष्ट रूप से ही पारित कर सका। फिर मैंने चैंपियनशिप के बारे में बात की। शर्ट चिन्ह को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने यूं मीनू और तानजीन को अपनी सारी संपत्ति उस पर दबाते हुए सुना। यूं और मीनू ठीक है, आखिरकार वे अपनी महिलाएं हैं, लेकिन तानजीन के जोरदार दांव ने फिर भी चिन्ह को छू लिया। इसके बजाय उन्होंने अपना दिमाग स्वर्गीय क्षेत्र की आत्मा में कदम रखने और आत्मा कौशल विकसित करने में बिताया। यद्यपि उसकी आत्मिक शक्ति प्रबल है, फिर भी अभी तक उसने आत्मिक शक्ति के हमलों को नियंत्रित करने का कोई साधन विकसित नहीं किया है। चिन्ह ने सिस्टम के माध्यम से खोज की और अंततः स्वर्गीय उच्च रैंक के साथ 3000 डोमेन सोल के नाम के आत्मा कौशल के बदले में 110,000 की मिलियन पॉइंट खर्च किए। माने लोग सोलैरी के परिचय के अनुसार आत्मा को मार्गदर्शक माने। आत्मा को बाहर निकालो, आत्मा को परिष्कृत करना ही नेत्र है। ये गठन दुनिया की सभी चीजों को सीख कर सकता है। जब चिन्ह ने सोल की सभी सामग्री को पढ़ना समाप्त कर लिया तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अंदर ही अंदर मैं को पूछने लगा। 3000 डोमेन सोल का सामान्य अर्थ यह है कि चिन्ह को सोल की पद्धति के अनुसार शतरंज की मिसाल बनाने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। फिर आत्मा शरीर को शतरंज की मोहरी में परिष्कृत करे। उस समय आध्यात्मिक शक्ति के साथ बनाई गई शतरंज की मिसाल को बाहर निकालने के लिए केवल चिन्ह के विचारों की चाल की आवश्यकता थी और इसे सोई यहाँ तक कि एक की त्रिज्या के साथ शतरंज की मिसाल में ढक दिया जाएगा। चिन्ह को छोड़कर हर कोई शतरंज का मोहरा है और शतरंज की मिसाल द्वारा दृढ़ता से दबा दिया जाएगा और यहाँ तक कि उनकी आत्मा की शक्ति भी खींची जाएगी। चिन्ह द्वारा परिष्कृत शतरंज की मोहरी शतरंज की मिसाल से आत्मिक शक्ति प्राप्त करेंगे और उनकी ताकत सीमित रूप से बढ़ जाएगी। बेशक ये सब चिन्ह की आत्मा की ताकत शतरंज की मिसाल की गुणवत्ता और शतरंज की टुकड़ी की गुणवत्ता के अनुसार तय किया जाना है। तथाकथित गुणवत्ता ऊपरी सीमा निर्धारित करती है। जब गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है तो 3000 डोमेन सोल की शक्ति स्वाभाविक रूप से असंतुष्ट होगी। चिन्ह स्वाभाविक रूप से इस सच्चाई को समझते हैं। दोपहर में ये हीरे का संगीत सुनने के अलावा बाकी समय शतरंज की मिसाल बनाने और शतरंज की मोहरों को दिखाने में व्यतीत होता है। जहाँ तक शतरंज की मोहरों की बात है, 3 आत्मा शरीर है जो लॉर्ड स्वॉर्ड, लॉर्ड थंडर और लॉर्ड विंड द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है। यही कारण है कि चिन्ह ने जल्दबाजी में कहा, अगर उसे यह पता होता तो चिन्ह बुरे आदमी का आत्मा शरीर पीछे रह जाता। आत्मा भवन के 4 ऋषि भी हैं। देखते ही देखते 8 दिन बीत गए। जैसे जैसे दुनिया में अधिक से अधिक बाहर आने लगे। नाम चिन्ह, मरम्मत का आधार, रोहन 6 सितारे, युद्ध कौशल, अंधबल का भाला, स्वतंत्रता के पंख, देवताओं का युद्ध वस्त्र, क्षत्रिय भट्टी, स्वर्गीय सम्राट, प्रोफाउंड थंडर सील, 3000 थंडर मैजिक बॉडी, स्काई ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सट्रीम फ्लेम ड्यू, बॉडी लाइक ए ड्रैगन, 1000 थंडर ड्यू। सो स्किल 10,000 डोमेन सोल लोकी तेरे। पुनश्च नाम की बिल्ली के पास पानी के शब्द नहीं है। अंडरस्कोर लगभग 100 अध्याय सामने नहीं आए हैं। मुझे डर है कि आप भूल जाएंगे, इसे लिखें। यह एक खजाली है जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र की ऊंचाई वाला निकटतम अंतरिक्ष में पथ है। तो जल्दी जाओ, ये काम मेरे मालिक ने तुम्हें दिया है, इसलिए मैं इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। मैं इस मिशन के फोकस को फिर से समझाऊंगा। हालांकि लिंगन मंडप के मुख्य मंडप चिन्ह अभी भी पूरी बैठक में भाग लेने के लिए सीक्रेट स्थिति में है, लेकिन उनके पीछे के 2-4 जानवरों को अभी तक नहीं दिखा गया है पड़ा। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें अभी भी रुकना चाहिए उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, इसलिए हम इस बार लड़ना नहीं चाहते, बस निकटतम व्यक्ति को हम लाना चाहते हैं। हाँ, पवित्र भूमि शहर आंतरिक क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र के चौक में 30 आवाज़ी थी और जैसे जैसे अधिक से अधिक प्रतियोगी ईमानदारी से बाहर चले गए, हर किसी का मुंह बेहद उम्मीद भरा हो गया। ये चैंपियनशिप कौन जीतेगा? हवा में लटके कई पत्थर के प्लेटफार्मों में से एक पर सौंग की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने औषधीय सामग्री सूची में सभी औषधीय सामग्रियों को खोजने की कोशिश में 6 दिन बिताए। किमिया जगत से बाहर आकर उसने देखा कि पत्थर के चबूतरे पर कोई नहीं है। वो खुश था कि वो सबसे पहले बाहर आया था और उसके मुंह से विजयी खुशी निकल रही थी। दिखावा करते समय सौंग को पता चला कि यह चिन्ह और काव्यन थे। हालांकि उनकी बदसूरत चेहरे की यह कारण नहीं है। महत्वपूर्ण कारण यह है कि चिन्ह ने उस दिन सूट में लिपटी गई के हाथों से काव्यन को बचाया होगा और शायद उसने बागवानी के दिल पर कब्जा कर लिया होगा। आखिरकार हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका को बचाने वाले नायक अश्लील लग सकते हैं, लेकिन प्रभाव विश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक है। सौंग जल्दी से काव्यन से मिलना चाहता था, चिन्ह के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछना चाहता था और बताना चाहता था कि उस दिन क्या हुआ था। जब चिन्ह और उनकी पार्टी पहुंची, पत्थर का मंच जो मूल रूप से मध्य हवा में लटका हुआ था और खाली था, लगभग लोगों से भरा हुआ था। चिन्ह की नजर चारों ओर घूमी और उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य झलक उठा। आत्मा ब्रह्म और कीमिया दुनिया में दूर की स्क्रीनिंग के बाद लगभग 1000 लोग ऐसे थे जो तीसरे स्तर तक पहुंचे। विकास हुआ कि वो देखने पर अभी भी वहां से लोगों का आना जाना लगा हुआ है। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव शब्दहीन है। चिन्ह की नजर अचानक रुक गई और वो जैसे मंच की ओर देखने लगा। चौंक से पहले एक खूबसूरत महिला ने उसे जाने वाले इरादे से देखा। चिन्ह एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। जब उसे याद आया कि तानजीन ने कहा था कि उसने और लाओ चीन में चिकनापन था, तो चिन्ह ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई और सीधे जुबान की ओर देखा। उसके मुंह के कोने थोड़ी ऊपर थे, जिससे एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। शांत हो जाओ, यह लाओ को उकसाने वाला सूट पेलिस है। जुबान को अंग्रेजी की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। इस खबर को देखते हुए कि सूट पेलिस को फिर से सौंप दिया गया। याओ चीन पूरी संभावना में चिन्ह के हाथों में पड़ गया। लेकिन वे इस वजह से चिन्ह की योग्यताओं को रद्द नहीं कर सकते, अन्यथा उनके पास कानूनी की तथाकथित योग्यताएं रह जाएंगी जो कि तांत्रिक प्राथमिकताओं पर आधारित होंगी। इसके अलावा वो निर्णय नहीं ले सका। मैं बहुत शांत हूं, लेकिन मैंने सुना है कि आपका शिष्य चिन्ह के बहुत करीब चला गया था। जुबान ने फुसफुसाए, यद्यपि वह मेरी शिष्या है, मैं उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। जुबान को अंग्रेजी स्वाभाविक रूप से उस दिन का और चिन्ह की मूर्तापूर्ण प्रकृति को देख सकते हैं। ठीक है, कीमिया खत्म होने के बाद इन पर चर्चा करते हैं। इस कीमिया को अभी भी एक सफल निष्कर्ष पर लाया जाएगा। तियान लीजी ने अचानक कहा। बैठक के बाद काव्यन भी आए। पत्थर के मंच पर सौंकिन, जो हमेशा काव्यन पर ध्यान दे रहा था, ने तुरंत इशारा किया और यंगर को आत्मीयता से बुलाया। लेकिन ऐसा लगता है कि काव्यन ने इसे सुना नहीं था, इसलिए उसने थोड़ी देर इंतजार किया और देखा और सीधे चिन्ह के चेहरे पर गई और यहाँ तक कि हंसी और उसके साथ खुलकर बात की। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है, जल्दी वो समय आ गया जब दिन बंद हो गया। इस समय चौक की कौन समझ में शांत हो गया। विकास द्वार को घूर रहा था जो बंद होने वाला था। उनके हृदय में एक अनिर्वचनीय भावना थी। फिर क्षेत्र से गुजरने वाली ये प्रतियोगी क्योंकि महावीर के सभी हिस्सों से लगभग उत्कृष्ट परफॉर्मेंस है और इन उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के बीच वे दुनिया के इस सत्र के चैंपियन के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। यहाँ के लोगों के सिर पर कदम रखने और कदम दर कदम ऊपर चढ़ने का एक तरीका है जब तक कि आप शीर्ष पर नहीं पहुंच जाते। बूम, जिस वक्त विकास द्वार पूरी तरह से बंद था, इस देखने वाली सभी की निगाहें ऊंचे चबूतरे पर थी। ऊंचे मंच पर जुबान को गजीब ने दर्शकों की ओर देखा और ऊंची आवाज और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, सबसे पहले दुनिया के दूसरे दौर में उत्तीर्ण होने वाले प्रतियोगियों को बधाई। आप चैंपियनशिप के लिए अंतिम प्रतियोगिता के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा वहां इस बार कुछ छोटे बदलाव हैं, यानी कि कीमिया में शीर्ष 10 क्षेत्र में प्रवेश करने और 3000 लोगों को निगलने के पात्र हैं। ठीक है, अब दुनिया के दूसरे दौर में उत्तीर्ण होने वाले सभी प्रतियोगियों को ऊपर पत्थर के मंच पर चढ़ने के लिए कहा जाता है। जुबान को के शब्द विस्फोट करने वाली चिंगारी की तरह अचानक इस दुनिया में उबल पड़े। विदेशी आग वो अस्तित्व जिसका सपना सभी परफॉर्मेंस दिखते हैं और शीर्ष 10 विदेशी आग को निगलने के योग्य हो सकते हैं। इसलिए कई लोगों को चैंपियनशिप पर भरोसा नहीं है, लेकिन शीर्ष 10 परफॉर्मेंस के लिए जो प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, ये निसंदेह एक बड़ी अच्छी खबर है। काव्यन भी बहुत उत्साहित थे। इस तरह हम चिन्ह के साथ स्टार टेरिटरी जा सकते हैं। हालांकि चिन्ह को हमेशा यह महसूस होता था कि यह उसके लिए है। हालांकि चिन्ह ने ज्यादा नहीं सोचा। यूं से बात करने के बाद उन्होंने काव्यन के साथ हवा में लटके पत्थर के मंच पर उड़ान भरी। आकाश में कई पत्थर के मंच हैं और दूसरे दौर में उत्तीर्ण होने वाले प्रतियोगियों को समायोजित करने में कोई समस्या नहीं है। काव्यन को उड़ते हुए देखकर सौंकिन के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। इस कारण से उन्होंने काव्यन के करीबी पत्थर के मंच पर एक व्यक्ति के साथ स्थिति में बदली। काव्यन के पक्ष में आने के बाद सौंकिन ने शर्त से फुसफुसाया, यंगर मुझे ये देखकर राहत मिली है कि तुम ठीक हो।
चीन को बाहर निकाल लिया याओडिन। जैसे ही चीन को याओडिन उतरा, कुछ लोग जो चीन पर ध्यान दे रहे थे, अचानक चीन उन्होंने तुरंत चीन को याओडिन का नाम पहचान लिया। फार्मासिस्ट के लिए अजीबा के अलावा एकमात्र चीज जो वो सबसे ज्यादा चाहता था वो थी एक अच्छी दवा की कड़ाही। त्यानी सूची में शामिल 13 दवा के बर्तन अलग-अलग दवा की तरह कीमती नहीं है, लेकिन वे अलग-अलग दवा की तुलना में कहीं अधिक दुर्लभ हैं। शीन याओडिन की उपस्थिति ने तुरंत उसके आसपास के अधिकांश कीमियागरों में ईर्ष्या पैदा कर दी, लेकिन ईर्ष्या से संबंधित है और उनके हाथ में जो है वो जल्दी करना और दूरी को परिष्कृत करना है। काओ यंग और सॉन्ग किंग की आश्चर्यचकित निगाहें कुछ देर तक चीन के शरीर पर टिकने के बाद वे जो कर रहे थे उसमें व्यस्त थे। काओ यंग ने दवा का बर्तन रखने के बाद अपनी उंगलियों को सभी की आंखों के नीचे हल्के से थपथपाया और लाल टुकड़ी समूह जिससे लोगों की आंखों को चुभने लगा। धीरे-धीरे उसकी उंगलियों से ऊपर उठ गया। अपनी उंगली के एक झटके से उसे दवा के बर्तन में फेंक दिया गया। लाल चमकदार लोग को देखते हुए सिस्टम रॉक तुरंत बच उठा। रक्तदान व आतिशबाजी लगभग 1000 गुण वाले राक्षसों की रक्त की ऊर्जा से संघटित तेज वाला। इसकी शक्ति अलग-अलग से कम नहीं है जो अलग-अलग की सूची में सबसे नीचे है। जिस समय रक्तदान की आतिशबाजी निकली उसके चारों ओर कीमियागरों की दवा की कड़ाही की लपटें झेलनी पड़ी। आपकी लपटें जितना परस्पर अन्य है, ये देखते हुए कि आसपास की लपटें उसकी लपटों जितनी अच्छी नहीं थी। रक्तदान व आतिशबाजी ने स्वाभाविक रूप से अपनी गति बढ़ा दी और आसपास की लपटें अपने से नहीं उठा सकी। यदि फार्मासिस्ट इसे नियंत्रित करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग नहीं करता तो कड़ाही को मौके पर ही विस्फोट करना संभव हो सकता था। उसकी लपटें भी जानवरों के आग के कई समूहों से बनी थी। यद्यपि काओ यंग से तुलना नहीं की जा सकती, फिर भी कीमिया पर्याप्त से कहीं अधिक थी। लेकिन जब उसने दांडी में लौकी की थी और औषधीय सामग्री डालने ही वाला था तो उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई, लेकिन इसके बजाय वो उदास लग रहा था और कुछ दूरी पर चीन को देख रहा था। मैंने देखा कि चीन ने अपनी हथेली को निचोड़ा और उसके हाथ की हथेली से एक लाल रंग की लौ थी, फिर आग के सांप में बदल गई और फिर उसके शरीर के चारों ओर मंडराने लगी और नृत्य करने लगी। बस तुरंत ध्वनि की आवाज देकर चीन के आसपास कीमियागरों की दवा कड़ाही अचानक फट गई और गर्म हवा ने दवा कड़ाही को पत्थर के मन से लगभग एक साथ उठा लिया। हालांकि सॉन्ग किंग की दवा की कड़ाही में विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन उसने दवा की कड़ाही में जो जानवर की आग फीकी थी वह सम्राट को आग में देखने जैसा था। तापमान और रोशनी तुरंत गिर गई और उसने चीन के शरीर के चारों ओर फंसे हुए सांप की पूजा की। इस दृश्य को देखकर चौंक से मेरी आंखें अचानक एक बार उसमें अद्भुत ध्वनियों के साथ ऊपर की ओर उठी। अधिकांश लोगों के लिए ये पहली बार था जब उन्होंने अपने जीवन में एक अजीब आग देखी। पत्थर के मंच पर फार्मासिस्ट ने दवा के बर्तन में आग की लपटों को विभिन्न आग से प्रभावित होने से रोकने के लिए तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति जुटाई। काओ यंग की आंखें चमक उठी और बुदबुदाया, क्या यह एक अजीब आग है? यहाँ तक कि वह जिसे काओ परिवार के नाम लड़की का ताज पहनाया गया था, ने अपने जीवन में पहली बार एक अजीब आग देखी थी। मैंने सुना है कि चीन को अकेले 3 अलग-अलग आग देखकर जा रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह लाल रंग की लौ कौन सी है। अब ऐसे कई लोग हैं जो चीन को की पहचान जानते हैं और उन्होंने इस समय अपना संदेह जताया है। ऊंचे मंच पर जुबान को गुजी और अन्य लोगों ने भी आश्चर्य का भाव दिखाया। लाल रंग के अग्नि सांप को देखकर अपनी बाहों को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, ये गिरती हुई दिल की लौ होनी चाहिए जो उसने किनारे आदमी से छीनी थी, है ना? ये भी अजीब है, क्या इंसान के शरीर में इतनी अजीब आग हो सकती है? त्यान लीजी को भी आश्चर्य हुआ। मैंने सुना है कि जीवित रहने से पहले याओ चीन के पास भी जीवनावृत्ति का अभ्यास था। इसे विशेष रूप से अजीब आग को देखने के लिए डिजाइन किया गया था, आप कहते हैं? अचानक हुआ ने किनारे पर कहा। ये सुनकर जुबान को गुजी और त्यान लीजी दोनों ने थोड़ा सा हिलाया और उनके दिलों में अनुमान दृढ़ था। सॉन्ग किंग ने चीन को ऊपर ठंडी नजर डाली और एक बार फिर से जानवर की आग को शांत करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति जुटाई, लेकिन चीन उसके खिलाफ लड़ रहा था। चीन के चारों ओर फंसा हुआ सांप अचानक बाहर निकला और सॉन्ग किंग पर हमला कर दिया। ये नजारा देखकर किसी के हाव-भाव तक बदल जुबान को नजरी और उच्च मंच पर मौजूद अन्य लोगों ने ये सोचकर बाहें चढ़ा दी कि चीन सॉन्ग किंग के खिलाफ कार्रवाई करेगा। सॉन्ग किंग एक पल में चौंक गया, वो ठंडे पसीने से लग रही थी और घबराहट में चिल्लाई, तुम क्या करना चाहते हो चीन? हालांकि उड़ता हुआ आदमी सांप सॉन्ग किंग के सिर के ऊपर से उड़ गया और उसकी दवा की कड़ाही में आग जलाने वाले जानवर पर धार लगाई और फिर गायब हो गया। लेकिन अलग-अलग से गरजने वाले जानवर की आग इस समय अचानक बुझ गई। सॉन्ग किंग का चेहरा उदास था, उसकी बाहों में नील नसें हिंसक थीं। अपमान, नग्न प्रदर्शन अपमान। चौराहे पर सभी ने एक दूसरे को देखा और समझ नहीं पाए कि चीन और सॉन्ग किंग कैसे मिले। लेकिन काओ यंग अपने दिल में बहुत खुश थी, ये सोचकर कि चीन यह अपनी कर रही थी और देनदारी के कारण उसने सॉन्ग किंग को अपने लिए सबक सिखाया। थोड़ी सी सजा के बाद चीन ने सॉन्ग किंग को दोबारा निशाना नहीं बनाया और अपनी आंखें हल्के से झटक दी। उसके चारों ओर फंसा हुआ लाल रंग का अग्नि सट-सट किया और कड़ाही में घुस गया और उड़ आग की लपटें कड़ाही में तेजी से जलने लगी। एन.एस. उसी समय चीन ने नाची से इस बार औषधीय सामग्री निकाली। इस बार चीन जिस दूरी को परिष्कृत करने जा रहा है उसे सूची में कहा जाता है, जो 8वीं श्रेणी की मध्यवर्ती दूरी है। दो जून को 9 सितारों से एक रैंक ऊपर उठाना संभव है, लेकिन एक व्यक्ति इस जीवन में केवल एक को ही मिल सकता है। जून स्प्रिंग न केवल 8वीं रैंक तक महंगा है, बल्कि इस दूरी तक भी पहुंच सकता है। एक बार लेकिन बाद में चीन को पता चला कि किसी ने 8वीं रैंक की मध्यवर्ती दूरी को भी परिष्कृत किया था, तो चीन को तुरंत भावना बढ़ा सकते थे और समझी दूरी की रैंक बढ़ा सकते थे। चीन को द्वारा नाची से औषधीय सामग्री के अवशेष निकाले गए और उनमें पत्थर के मंच के चारों ओर लटका दिए गए। मोटे तौर पर कहीं तो लगभग 500 प्रकार की औषधीय सामग्रियां थीं। इतनी सारी औषधीय सामग्रियों के साथ शोधन की ऊंची डिग्री काफी चमकदार है। मजबूत आत्मिक शक्ति के बिना इतनी सारी औषधीय सामग्रियों के शोधन में हेरफेर करना ही पर्याप्त नहीं है। शोधन और शुद्धिकरण के सटीक चरणों की तो बात ही छोड़ दें। चीन के हाथ ने उसके आसपास के फार्मासिस्टों को आश्चर्यचकित कर दिया। कोई भी अनुभवी फार्मासिस्ट यह अनुमान लगा सकता है कि दूसरा पक्ष कितनी औषधीय सामग्री का उपयोग करता है, वह किस प्रकार की दूरी को परिष्कृत करना चाहता है। चीन को इतनी सारी औषधीय सामग्रियों के साथ परिष्कृत करने के लिए आवश्यक न्यूनतम 8 की दूरी भी है। ऊंचे मंच पर जुबान को गुजी ने अपनी चांदी की गाड़ी को सहलाया, आखिरी और फुसफुसाया, ऐसा लगता है कि वो तैयार होकर आया है। 21 वर्षीय आर्ट स्तरीय फार्मासिस्ट, ये प्रतिभा टीएस। त्यान लीजी ने थोड़ी देर के लिए आह भरी। जुबान की बाहें थोड़ी सी खुल गईं, उसकी आंखें खली हो गईं। इस दृश्य को देखकर सॉन्ग किंग ने थोड़ी देर के लिए नाची का हाथ रगड़ा, फिर अपने दांत की स्लीव अपनी मूल योजना छोड़ने और लड़ने के लिए तैयार हो गया। सॉन्ग किंग ने फिर से आग पकड़ ली और एक क्षण बाद पहला औषधीय पौधा दवा के बर्तन में डाल दिया। औषधीय सामग्री को दवा के बर्तन में डाल दिया गया था और उनका फिर से जलने के बाद वे तुरंत सूख गए। चीन ने जल्दी से गर्मी को नियंत्रित किया और अलग-अलग से औषधीय सामग्री को जलने नहीं दिया। 10 मिनट से अधिक समय के बाद जैसे ही 2 और औषधीय सामग्रियों को दवा के बर्तन में डाला गया, चीन को अगला कदम औषधीय सामग्रियों को परिष्कृत और मिश्रित करने का पहला कदम उठाना पड़ा। जबकि ऊपर परिष्करण पूरी जरूर पर था, नीचे चौक में कहीं बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक नाजुक लड़की जो चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह कैंडी हाउस खा रही थी, बुदबुदाती हुई बोली, बड़े आदमी, ऐसा लगता है कि उसने आपसे झूठ नहीं बोला, वह वास्तव में प्रसिद्ध है। आपकी श्रेणी के कीमियागर, धन्य है आप। जब च्योंग ये शब्द सुने तो वह बहुत अच्छी मूड में खुशी से मुस्कुराया। मिस, गड़बड़ मत करो, ये ड्रैगन नहीं है। क्यों आप इस यान के शब्द सुने और उसकी अभिव्यक्ति फिर से देखी। इस तरह से कि वह गड़बड़ कर दी थी, वह उसे याद दिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आधे घंटे के बाद चीन का औषधीय सामग्रियों की तरकीब और संगठन का पहला चरण भी पूरा हो गया। ये चीन की कल्पना से भी अधिक सच था और बिना किसी परेशानी के बिल्कुल सही भी। बिना ब्रेक लिए चीन तेजी से अगले कदम पर आगे बढ़ गए। एक झटके में पत्थर के मंच के चारों ओर लटकी हुई कई औषधीय सामग्रियों में से कई औषधीय सामग्रियां उनसे अलग हो गईं और दवा की कड़ाही में उड़ गईं। नीचे के चौक में अचानक आश्चर्य की आवाज गूंज उठी, क्योंकि वे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि वे जो परिष्कृत कर रहे थे वह 8 रैंक की दूरी थी और यह भी जल्दी था कि वे दूसरे चरण पर पहुंच गए थे। सॉन्ग किंग युवान ने इस दृश्य को देखा, वह चढ़ाई अपने माथे पर पसीना पोंछा और उसकी हरकतें बहुत तेज हो गईं। सॉन्ग किंग पूरा घबराया हुआ है, जुबान को नजी जो चीन सॉन्ग किंग काओ यंग और डैन चीन को घूर रही थे। वे इस समय सॉन्ग किंग पर नजर डाली और बाहें चढ़ा दी। उसे चीन से प्रभावित होना चाहिए था। ऐसा लगता है कि चीन के भयभीत हाथ ने अभी-अभी उसके मुख को प्रभावित किया है। त्यान लीजी ने अपनी आंखें मूंदी और कहा, मन की स्थिति में अभी भी प्रशिक्षण की कमी है। गुई बैठक समाप्त होने के बाद बड़े बुजुर्ग को उसे प्रशिक्षित करना होगा। जुबान ने गंभीरता से कहा। ये सुनकर हुआंग को गुजी और त्यान लीजी दोनों ने सिर हिलाया। गुई का शोधन एक अत्यंत समय लेने वाला कार्य है, विशेष रूप से गुई का शोधन जो अक्सर 1.5 दिन तक चलता है। छठी कक्षा की गुई के कुछ सफल शोधन को छोड़कर प्रेम के पास कोई 7 श्रेणी की गुई है, यहाँ तक कि 8वीं कक्षा की गुई भी है। दूसरा पहलू, डॉक्टर किंग याओ, नांग यानरान और अन्य जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। इस वक्त चीन ने त्यानली शहर में एक सुंदर प्रशिक्षु को स्वीकार कर लिया है और चीन के जाने के तुरंत बाद वे त्यानली शहर चले गए। जब मैं त्यानली शहर पहुंचा तो मुझे पता चला कि वे अभी भी बहनों की जोड़ी थी। कुछ महिलाएं जो जानती थी कि चीन को मास्टर और बहन ने भी जाने नहीं दिया, उन्हें अचानक थोड़ा कुछ महसूस हुआ। एक-एक करके वे हांसू से खुद को बहन कहने के लिए कहने लगी। इससे पहले हांसू उसकी अपनी बहन बन गई थी। परिणाम स्वरूप हांसू के पास कुछ समय के लिए 4 और मास्टर्स थे। हांसू वास्तव में उनके इतने उत्साह से हैरान था। इसी तरह हांसू को भी पता था कि उसका सस्ता मालिक कितना आकर्षक था। सफेद घोड़ा अंतर को पार कर गया। 3 दिन और बीत गए। हुई पैलेस सिटी के आंतरिक क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र में चौक के ऊपर के आकाश ने नैली के जंग के साथ तुरंत चौक के हंगामे को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। गुई की गड़गड़ाहट की उपस्थिति ने ये भी संकेत दिया कि कम से कम 7वीं रैंक या उससे अधिक की गुई को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया था। एक के बाद एक उसने नजर डाली और पाया कि वो सिर्फ एक अज्ञात मध्यम आयु वर्ग का आदमी था और उसके सिर के ऊपर वज्रपात भी बहुत कमजोर था। संभवतः जो गुई पैदा होने वाली थी वह भी 7वीं उत्पाद के प्राथमिक स्तर पर होनी चाहिए। सभी की निगाहें एक नजर में ही थम गईं। शायद अधीर उनके आदमी की वजह से नैली ने कहीं और सनसनी फैला दी होगी, लेकिन नैली के लिए ये पर्याप्त नहीं था। सभी की निगाहें चीन, काओ यंग, सॉन्ग किंग और अन्य पर टिक गईं। 10 दिन बीत गए। इस बार वे चीन और अन्य लोगों की दवा की कड़ाही से मजबूत ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते थे। इस मजबूत उतार चढ़ाव के प्रक्षेप रूप से ये स्पष्ट रूप से रैंक बनने से पहले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के उतार चढ़ाव से अधिक मजबूत है। जाहिर है चैंपियनशिप जीतना इन्हीं लोगों पर निर्भर करता है। एक और दिन बाद पत्थर के मंच पर कहीं एक मजबूत ऊर्जा उतार चढ़ाव ने चूइंग का ध्यान आकर्षित किया। ये साधारण शक्ति सूरत वाला भूरे रंग का बागा पहने एक आदमी था, लेकिन उसकी दवा की कड़ाही में ऊर्जा के उतार चढ़ाव को देखते हुए ये सॉन्ग किंग और काओ यंग की तुलना में बुरा नहीं था। जैसा कि दांता परीक्षा के लिए प्रसिद्ध भूरे वस्त्र वाले व्यक्ति ने कुछ दिन पहले खुलासा किया था, उसे तुरंत पहचान लिया गया था। ये चीन त्यान दामाद है जिसने ये की स्थिति बदल दी। क्या वो 7वीं श्रेणी का मध्यवर्ती रसायन नहीं है? वो इतने शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव का कारण कैसे बन सकता है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। नीचे भीड़ में खूब चर्चा हुई। यूं ने पत्थर के मंच पर चीन त्यान को देखा और एक परिचित एहसास के साथ अपनी बाहें ऊपर उठाई। ऊंचे मंच पर जुबान को गुजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि दुनिया पर ये 70 क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक दिलचस्प है। ये परिवार को जिन जुबान नाम का बच्चा कहाँ मिला? त्यान लीजी हैरान थी। मैंने सुना है कि यह उत्तर पश्चिम क्षेत्र से आया है। दांता के राष्ट्रपति के रूप में हुआंग
वैसे हम लोगों से अधिक जानते हैं। उदाहरण के लिए जिन तियान वास्तव में ये परिवार के दामाद के बारे में नहीं है। ओह, तियान ने इसी दिलचस्पी दिखाते हुए आई। जुआन ने भी विचार किया और कहा, वह जब निहाल ने वास्तव में प्रतिभाशाली रही है।
फिर रात की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। काले बादलों का इकट्ठा होना और बिखरना, बिखरना और इकट्ठा होना इस आकाश में आम बात हो गई है। अपने जीवन को प्रभावित न करने के लिए उन्होंने फिल्म मीटिंग का विरोध किया और इससे बचने के अलावा